हाँ मेरे सून टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो गाइस अपन लोगों ने न्यूमेरिकल को तो इतने अच्छे से कवर कर लिया ना विद द रिवीजन वीडियोस एंड सुपर 100 सीरीज। ठीक है, अब बारी है थ्योरी की। ठीक है, एंड गाइस थ्योरी छोड़ने का अगर तुम सोच रहे हो, मत करना ही गलती। थ्योरी मत छोड़ना। लेट मी टेल यू कि तुम्हें थ्योरी क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं छोड़नी चाहिए, एंड किस तरीके से कवर करनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी क्यों नहीं छोड़नी चाहिए गाइस, देखो थ्योरी क्या करती है ना, अगर आपका पेपर गलती से थोड़ा डिफिकल्ट आ गया या आपकी अनकंट्रोलेबल लग रहा है आपको पेपर कि यार बिखर गया है पेपर, समझ में नहीं आ रहा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन लेंदी है, तो उस केस में थ्योरी आपके लिए क्वेश्चन का वर्क करती है। ठीक है, एटलीस्ट थ्योरी अटेम्प्ट करके लेट्स से 10 मार्क्स की है। ठीक है, तो वैसे भी मेरी मैराथन आप ये देखोगे तो मैंने इतने अच्छे से डिज़ाइन करी है, इतना एग्जॉस्टिव कवरेज किया है कि 10 में से आप 8 मार्क्स का तो आप अटेम्प्ट करके पोजीशन में आ ही जाओगे इजीली। ठीक है, उसमें से 8 में से आपके 6 से 7 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। इन थ्योरी को अटेम्प्ट करने में टाइम भी कम लगेगा, एफर्ट भी कम लगेगा, मार्क्स लॉक होंगे वो अलग। न्यूमेरिकल में सब नहीं होता। ठीक है, तो जब पेपर बिगड़ता है ना तब थ्योरी एक्ट्स एज अ क्वेश्चन। ये मैंने डीटी की मेरी फाइनल की जो स्ट्रैटेजी उस पर मैंने शेयर किया था। सीए फाइनल डीटी के अंदर गाइस इतना डिफिकल्ट पेपर आया था, मेरे लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पेपर जो था वो डीटी का था। वो बचाया है मेरा डीटी ने, डीटी का पेपर मेरा थ्योरी ने। थ्योरी करके गया था तो उसने क्वेश्चन प्रोवाइड किया, उससे मार्क्स बड़े, कंफर्ट आया, कॉन्फिडेंस आया, न्यूमेरिकल भी अच्छा हो गया उसके चक्कर में। तो थ्योरी वो वर्क करती है, तो प्लीज़ छोड़ने की गलती मत करना। सर मतलब फिर हमें 9 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे ऐसे ही कि थ्योरी के नहीं करने पड़ेंगे। मैंने आप लोगों के लिए थ्योरी का ट्रेंड एनालिसिस किया है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बहुत स्मार्टली कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा कवरेज कर पाएंगे थ्योरी के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो थ्योरी का आपको पता ही है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है वो अपना थ्योरी का आता है, जिसको अपन एग्जाम के अंदर छोड़ सकते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स का रहता है। ठीक है, उस 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी इंटरनल चॉइस रहती है लास्ट वाले पार्ट के अंदर, सी पार्ट के अंदर। सी पार्ट के अंदर इंटरनल चॉइस रहती है, 2-2 मार्क्स का रहता है वो। ठीक है, तो बेसिकली आपको 4A 4B फुल्ली अटेम्प्ट करना पड़ता है। 4C के अंदर 2 ऑप्शन रहते हैं, उनमें से आपको एक चूज करना होता है। आप देख सकते हो सारे ट्रेंड एनालिसिस में से आपको पता भी होगा ऑलरेडी कि टाइप्स ऑफ फाइनेंस का 4 मार्क्स, 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट के अंदर शॉर्ट आता ही आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंस का। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तक लिख रखे हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन किस किस अटेम्प्ट के अंदर आए हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइनेंस, टाइप्स ऑफ फाइनेंस, टाइप्स ऑफ फाइनेंस, टाइप्स ऑफ फाइनेंस। इस अटेम्प्ट के अंदर सितंबर के अंदर तो 6 मार्क्स का कंपल्सरी आया था टाइप्स ऑफ फाइनेंस का। ठीक है, देन उसके बाद ठीक है, May 24 के अंदर वापस से 4 मार्क्स का यहाँ पे, 2 मार्क्स का अल्टरनेटिव के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 4 मार्क्स का से लेकर 6 मार्क्स का तो ये टाइप्स ऑफ फाइनेंस आता ही आता है। ठीक है, देन स्कोप, उस स्कोप का मोस्ट ऑफ द टाइम्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 का चल जाता है, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं आता स्कोप का, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ये 2 चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चैप्टर से हमारा इजीली 6 से 8 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को तो अपन बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरे स्टडी मेट पढ़ाने वाला हूँ। बहुत स्मार्टली कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? May 24, ठीक है, सॉरी May 24 नहीं, May 2004 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, MTP RTP एग्जाम पेपर जितने भी आए हैं, उनके अंदर जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे न्यू स्कीम के अंदर आ सकते हैं, वो सारे मैं तुमको कराने वाला हूँ। ठीक है, देखो मेरी जो थ्योरी की बुक है, थ्योरी का जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उसमें से आपको कराने वाला हूँ। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है, बट तुम्हारे टाइम के लिए इतने रेलिवेंट नहीं है, तो उनको मैं आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो न्यू स्कीम के लायक नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वो करूँगा जो आपकी न्यू स्कीम के अंदर आ सकते हैं। सिलेक्टिव जाएंगे, स्मार्ट जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ समझो कि जो मैं आपको कवरेज कराऊंगा ना, ठीक है, देखो आइडियली इसके अलावा पहले समझो कि होता क्या है। देखो ये 2 चैप्टर्स तो अपन इस तरीके से कवर करने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, आपने देखोगे हर अटेम्प्ट के अंदर अल्टरनेटिवली स्विच करते करते जो अपने बाकी के 7 न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, उनका भी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है 2 से लेकर 4 मार्क्स का। 2 से लेकर 4 मार्क्स का कैरी करता है, कोई भी चैप्टर हो सकता है। जैसे इस अटेम्प्ट में डिविडेंड आया था, ठीक है, उससे पहले तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज का 2-2 मार्क्स का ऑप्शनल में आया था। देन यहाँ वर्किंग कैपिटल आया था और इन्वेस्टमेंट के अंदर 2-2 मार्क्स का था। देन सितंबर 24 के अंदर डिविडेंड का 4 मार्क्स का कंपलसरी था। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का 2 मार्क्स का ऑप्शनल में था। तो ऐसे बदल बदल के आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है तुम्हारे चैप्टर? कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर योर फर्स्ट 2 थ्योरी चैप्टर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की थ्योरी उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद अपने बाकी के चैप्टर्स बच जाते हैं, उनकी थ्योरी आती है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये 4 चैप्टर तो बहुत अच्छे से करेंगे। कौन सा? स्कोप वाला, ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग वाला, अपना डिविडेंड वाला, सॉरी डिविडेंड नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला, देन अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला। ठीक है, बाकी के जो अपने चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल वाले, उनको भी अपन कवर करेंगे स्मार्टली, सिलेक्टिवली। ठीक है, जो मुझे क्वेश्चन लगते हैं, जो भी टॉपिक्स मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, उन्हीं के थ्रू कराऊंगा। ऐसे खुद से बना के नहीं, कुछ नहीं कराने वाला मैं तुमको। ठीक है, एंड इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ मैं कि ये मैराथन
ठीक है, देखो मैं चाहता तो मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे की मैराथन बना सकता था, 2 सवा 2 घंटे की, ठीक है, बट उसके अंदर फिर रह जाता कि तुम्हारी कवरेज थोड़ी आधी रह जाती, छूट जाती। अब मेरा पर्पस ये है कि अगर तुम थ्योरी करने आई हो, तुम्हें थ्योरी करनी ही है, ठीक है, तो भले से तुम्हें आधे से 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, आधे से 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन तुम्हारे एग्जाम के अंदर मार्क्स सिक्योर जरूर होने चाहिए। तुम इस पोजीशन में जरूर आने चाहिए कि 6 से 8 मार्क्स तो तुम इस मैराथन के बाद में अटेम्प्ट कर पाओ इजीली, ठीक है, ये मैं कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ। अगर साथ दिया भगवान ने अपना, ठीक है, किस्मत ने साथ दिया, तो इसमें से तुम्हारे 10 मार्क्स का भी पूरा कवरेज हो सकता है, दैट इज ऑल्सो इज वेरी पॉसिबल। बट 6 से 8 तो कहीं नहीं जा रहे, वो तो तुम कर ही लोगे, इतना मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अपन ने सारे चैप्टर्स अच्छे तरीके से कवर किए हैं, सो स्टे विथ मी, ठीक है। अपन लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बस आपको छोटी मोटी चीज़ें आपको बता दूँ, ठीक है, क्या चीज़ें हैं अपनी छोटी मोटी चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले तो आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं थ्योरी के अंदर, ठीक है। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं अपने, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंटर्स वाले क्वेश्चन रहता है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मार्क्स मिलते हैं किस चीज़ के, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के मार्क्स मिल जाते हैं, ईजिली मिल जाते हैं, समझना, ठीक है। एक क्वेश्चन रहता है बुलेट पॉइंटर्स वाला, एक क्वेश्चन रहता है पैराग्राफ वाला। मेजॉरिटी क्वेश्चन तुम्हारे जो आएंगे वो बुलेट पॉइंटर्स वाले ही आएंगे, पैराग्राफ वाले लिमिटेड आते हैं। बुलेट पॉइंटर्स के अंदर भी तुम्हारे अगेन मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर तुम्हें 1-2 बुलेट पॉइंट लिखने होते हैं और उनके आगे 1-2 एक्सप्लेनेशन की लाइनें लिखनी होती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन अपना है ना, जैसे बुलेट पॉइंटर्स है, ठीक है। मेन मार्क्स आधा मार्क्स तुम्हारे इस बुलेट पॉइंटर्स का ही है, ठीक है। बाकी अंदर की लाइन का आधा मार्क्स और हो जाता है, तो अंदर तुम्हें 1-2 लाइन और लिखनी है, तुम्हारे मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, सारे कीवर्ड्स जो है इस नोट इस बुक के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर हाईलाइटेड है। आपको एग्जाम में कौन सी लाइन लिख के आनी, कौन सा क्या पॉइंट लिख के आना है, सब हाईलाइटेड है। आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया वो लिख के आ जाना, आपके मार्क्स पूरे के पूरे सिक्योर है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन करता बताता चलूँगा कि आपको कितने पॉइंट लिखने हैं किस क्वेश्चन में। जनरली 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चंस के अंदर आप 4 + 1 5 पॉइंट लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन जिनके अंदर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन नहीं है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, उसके अंदर जितने मार्क्स का है, जैसे 4 मार्क्स का है तो 8 से 9 पॉइंट लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन रहते हैं, पैराग्राफ वाले के अंदर बुलेट पॉइंट्स नहीं होते, हमें कीवर्ड लिखने होते हैं, 1-2 लाइनें लिखनी होती है, वो भी मैं आपको हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उनके बताता चलूँगा कि किस टाइप से लिखना है, ठीक है। चलो ये हो गया। देन लीव करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो बता दिया मैंने आपको। कवर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली कवर करनी चाहिए, स्मार्टली सिलेक्टिवली कवर करनी चाहिए, लेकिन कवर कर रहे हो तो इस तरीके से करनी चाहिए कि हाँ पूरे मार्क्स सिक्योर कर सको। जो अपन इस मैराथन के थ्रू करने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट आइडियल वे टू कवर थ्योरी। मैंने खुद ने इस तरीके से करी है, मैं खुद इस तरीके से एसएफएम फाइनल में 87 लेके आया था, इंटर में अच्छा स्कोर लेके आया था, सो आपको उस तरीके से ही कवर कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। थ्योरी का रिवीजन पीडीएफ आपको काम मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले राजा देख, काफ़ी मेहनत लगी है तुम लोगों के लिए से क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करने में एंड ये सारे ट्रेंड एनालिसिस करने में, ठीक है। चाहता तो बिना इसके भी कर सकता था, लेकिन मज़ा नहीं आता ना फिर। तो इस मेहनत के लिए अगर तुम लोग वीडियो पर लाइक कर दोगे तो दिल से खुशी मिलेगी, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक कर दो एंड हाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि सर हम तो कवरेज करने वाले हैं पूरे 8 से 10 मार्क्स का थ्योरी में, अगर एग्जाम में अगर अटेम्प्ट करना पड़ा थ्योरी तो पूरे मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, और पॉसिबल हो तो वीडियो को हाइप भी कर देना, ठीक है गाइस। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अपन स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाद में बताता हूँ क्यों नहीं करना है। पहले अपन आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। पहले नंबर पर सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन, वाह, ठीक है। ये आया था नवंबर 18 में, 2 मार्क्स का, सिंपल सा ही है। क्या 2 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। एफएम बेसिक्स में कवर कर लिया था। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपको एक लाइन लिख के आनी है, ठीक है। वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या होती है, शेयर होल्डर्स की जो शेयर्स की प्राइस है अपने वो निकालनी होती है, ठीक है। इसके अंदर सिंपल लिखेंगे अपन कि कंपनी की वेल्थ क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। सिंपल एनपीवी वाला रूल कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस था उसकी जगह पे बेनिफिट्स लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लोस था उसकी जगह पे कॉस्ट लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। कंपनी की वैल्यूएशन इसी तरीके से होती है। एक आपको ध्यान हो तो अपन ने इन्वेस्टमेंट के अंदर एक वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन भी किया था, उसके अंदर अपन ने सेम चीज़ ही करी थी ऑलमोस्ट, ठीक है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, रियल ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर आप क्या लाइन लिखोगे कि देखो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो कंपनी है, कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही है ना। कंपनी तो मेन प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहती है, इसलिए कंपनी प्रॉफिट्स कमाना चाहती है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी अपन एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट्स का ले लेते हैं, ठीक है। तो इवन दो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंपनी का है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। ये चीज़ अपने को लिखनी है। चलो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब इसी के अराउंड बहुत सारे टाइप्स के वेरिएंट्स निकलते जाएंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ। जैसे कि 4 मार्क्स का है जिसमें आपका आता है कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है प्रॉफिट के अंदर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर,
ठीक है, या फिर आपको बताना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलो आप क्या लिखोगे इसके अंदर कि देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एंड ये अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कंपनी का, क्योंकि अपन ने बात करी एफएम बेसिक्स के अंदर कि प्रॉफिट एक बार की बात है। ठीक है, प्रॉफिट को अगर आप मैक्सिमाइज करने गए तो आप लॉन्ग टर्म वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप कॉस्ट कटिंग करने लग जाओगे। ठीक है, आप शेयर्स की आप सेल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने गए तो। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होगा कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, उससे आपकी लॉन्ग टर्म वैल्यू कॉम्प्रोमाइज होती है, तो इट कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर प्रॉफिट को हमने अनडू इंपॉर्टेंस दे दी ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है आपके अगर आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे दिया तो। वो क्या प्रॉब्लम्स है उसका एक अलग से आप आएगा नीचे क्वेश्चन, मैं भी आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट में लिखा हुआ है वो। ठीक है, कि प्रॉफिट इज वेग, कि प्रॉफिट का मतलब क्या है आपको नहीं पता, प्रॉफिट इज वेग, टर्म प्रॉफिट इज वेग, मतलब क्या आप ग्रॉस प्रॉफिट बोलना चाहते हो, क्या आप नेट प्रॉफिट बोलना चाहते हो, क्या आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलना चाहते हो। ठीक है, क्या आप नेट प्रॉफिट रेशियो बोलना चाहते हो, आपका मतलब क्या है प्रॉफिट से, वो वेग है। ठीक है, तो क्योंकि मतलब ही क्लियर नहीं है तो इसको अपन ऑब्जेक्टिव कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है पहला तो कि ये वेग है। ठीक है, और प्रॉफिट मैक्सिमेशन को अगर अपने को ध्यान में अगर अपने को उसको लेना है ना तो अपने को थोड़ा बहुत ना रिस्क का भी ध्यान देना होता है। ठीक है, कि अपना क्या बात है, देखो रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, सिंपल सा चीज़ है, रिस्क है तो इसके कब से पढ़ते आ रहे अपन। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जितना अपन रिस्क बढ़ाते जाएंगे उतना अपना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, पता है ना, प्रॉफिट्स बोलो रिटर्न बोलो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर प्रॉफिट मैक्सिमेशन पे अगर तुमने ध्यान दिया तो तुम तो बोलोगे अंधा रिस्क ले ले, अंधा रिस्क ले ले, जितना रिस्क ले सकता ले ले क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है उससे। बट ऐसा लॉजिकल थोड़ी है, ऐसा करेंगे थोड़ी अपन, प्रॉफिट का अंधा होने के चक्कर में अपन रिस्क थोड़ी अंधाधुंध ले लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिस्क का मतलब है ड्यूअल इन नेचर, रिस्क का मतलब है कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ भी सकता है और गंदा वाला नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो रिस्क को ध्यान में रखना होगा अपने को, अपन रिस्क को इग्नोर, अगर प्रॉफिट मैक्सिमेशन की तरफ अपन ने ध्यान दिया तो आदमी तो रिस्क को बिल्कुल इग्नोर ही कर देगा, बोले एकदम हाईएस्ट रिस्क ले रहे जितनी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है क्योंकि उसमें नुकसान होने के चांसेस भी रहते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमेशन को अपन पूरा फोकस नहीं दे सकते, अपने को उसके साथ में रिस्क को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, हैज़ टू बी डन विद द रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, दूसरा जो प्रॉफिट है वो 1 साल की बात करता है। ठीक है, प्रॉफिट 1 साल की बात करता है कि इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, उसको मतलब नहीं है कि अगले साल तुम्हारे क्या होगा, प्रॉफिट्स के अंदर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता कि आपका कैश फ्लो कब आने वाला है एक्चुअल में। ठीक है, मतलब देखो अपन ने सेल कर ली आज, ठीक है, अपन ने उसको सेल्स में अकाउंट में डाल दिया, वो नेट प्रॉफिट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होने लग गया, लेकिन उसका कैश फ्लो आ रहा है तुम्हारा 10 साल बाद, तुम्हारा डेटर पेमेंट 10 साल बाद कर रहा है। तो मुझे बताओ आइडियली क्या तुम्हें आपको उस कैश फ्लो को इस साल के अंदर कंसिडर करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अरे जब तुम्हारी जेब में कैश ही नहीं आया तो तुम इस साल उसको बुक क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो प्रॉफिट्स के अंदर कैश कब मिलने वाला है, रिसीव कब होने वाली है, एक्चुअल इनकम कब होने वाली है, उससे मतलब नहीं रहता। ठीक है, इसलिए ये टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स को इग्नोर करता है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, एंड एज एन ऑब्जेक्टिव इट इज टू नैरो, बहुत छोटी सोच का ये, बहुत छोटी सोच का ये। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन बहुत बड़ी सोच रखता है कि ठीक है एक बार का नुकसान हो जाए चलेगा अपने को, एक बार नुकसान हो जाए चलेगा अपने को, लेकिन अपने कस्टमर्स को अपन पसंद आने चाहिए, उनके दिल में अपन बैठने चाहिए, ताकि आगे तो प्रॉफिट अपने को हो जाएंगे ना। कस्टमर आज हमें पसंद करेगा, हमारे प्रॉफिट एक बार के नुकसान होंगे चलेगा, लेकिन लॉन्ग तक तो हमारे साथ बना रहने वाला है कस्टमर। वो बात करता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसलिए एज एन ऑब्जेक्टिव इट इज टू नैरो। तो 4 पॉइंट है कि पहला तो वेग है, दूसरा इट हैज टू बी अटेम्प्टेड विद द रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। अच्छा ये आगे नीचे आएगा अलग से एक बुलेट पॉइंट इसके साथ में, इसमें एक साथ लिख दिया है। ठीक है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स, एंड चौथा इट इज टू नैरो। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है इट मीन्स दैट द कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज इन अ गुड मैनर। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, द कंपनी विल प्रमोट ओनली दोज पॉलिसीज दैट विल लीड टू एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आप वेल्थ मैक्सिमेशन को अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलोगे ना तो आप उन्हीं पॉलिसीज को चूज़ करोगे जिससे आपका रिसोर्स एलोकेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, जैसे अपन ने बात करी कि ये लॉन्ग टर्म देखता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये शॉर्ट टर्म नहीं देखता, ये रिस्क को भी कंसिडर करता हुआ चलता है, एंड ये क्लियर है कि हाँ शेयर प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन ये वाला अपने को नहीं करना है, ये अपना ऑलरेडी कवर हो गया। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं देखना है अपने को। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ। ये मल्टीपल टाइम्स आ रखा है, MTP 1 May 24 के अंदर आ रखा है, 4 मार्क्स का, RTP के अंदर आ रखा है, RTP के अंदर आ रखा है। क्या बोलता है,
अपने को बताना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिमिटेशंस, ठीक है। अलग अलग नाम से सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए लिमिटेशंस बता दो, बस अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करके सेम ही क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। सोल्यूशन आपका सिंपल आएगा, जो अपन ने अभी 4 पॉइंट डिस्कस करे वही आपके लिमिटेशंस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, ठीक है। 4 आपको लिखने। पहला क्या है, प्रॉफिट इज वेक, ठीक है। क्या ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात हो रही है, क्या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात हो रही है, क्या टोटल प्रॉफिट की बात हो रही है, क्या रेट ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है, नहीं पता अपने को। दूसरा, इट हैज़ टू बी अटेम्प्टेड विद रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स होगी, ठीक है। तो अगर अपन ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ये ओनली गोल बना दिया तो रिस्क फैक्टर तो पूरा पूरा इग्नोर ही हो जाएगा, जो अपन नहीं कर सकते ना अपन, ठीक है। दैट्स वाई रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन हैज टू बी बैलेंस्ड विद द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स। मैंने आपको बोला कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 2 प्रोजेक्ट्स है, प्रपोजल ए, ठीक है, एंड दूसरा प्रपोजल बी, ठीक है। अब हो सकता है कि प्रपोजल ए जो है, प्रपोजल, अच्छा ये प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है ना, ये वो वाला प्रपोजल नहीं है, प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है प्रपोजल, ठीक है। तो आपका प्रपोजल ए जो है वो हो सकता है आपको हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रहा हो आज के आज ही, ठीक है, हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स दे रहा हो, तो आप उसको चूज कर लोगे, ठीक है। भले से प्रपोजल ए जो है उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो 10 साल बाद आ रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट्स हाई आ रहे हैं उसके, ठीक है। और प्रपोजल बी है, उसके प्रॉफिट्स आज आ रहे हैं लेकिन थोड़े कम आ रहे हैं। तो अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को चूज़ करने गए तो आप इसको चूज़ कर लोगे क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन नहीं, आपको टाइम पैटर्न भी तो सोचना है ना कि इसमें आज मिल रहा है रिटर्न, तो इसमें थोड़ा सा कम मिलेगा चलेगा, कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू देखनी है अपने को, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी कम होगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसलिए अपने को आइडियली चूज़ ये करना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट वाला बोलेगा कि नहीं तो ये चूज़ कर, इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गलत बात बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है ये, प्रपोजल ए में गिव हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कम्पेयर टू प्रपोजल बी, येट इफ द रिटर्न्स ऑफ प्रपोजल ए बिगिन टू फ्लो से 10 years later, प्रपोजल बी में बी प्रिफर्ड विच में हैव लोअर ओवरऑल प्रॉफिट बट द रिटर्न्स फ्लो इज मोर अर्ली एंड क्विक। यही मैंने आपको बात बताई थी, वो रिसीवेबल्स का एग्जांपल देके, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इज टू नैरो, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना बहुत सारे कंसिडरेशन को इग्नोर कर देता है, जैसे आपका सोशल कंसिडरेशंस, ठीक है, जैसे आपके वर्कर्स के प्रति आपकी जो ऑब्लिगेशंस है उसको इग्नोर कर देता है। देखो, अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने चले गए तो आप अपने वर्कर्स को दुखी कर दोगे, नहीं उनको पैसा काट दोगे, उनको एक्स्ट्रा काम कराओगे, उनको पैसा नहीं दोगे, ठीक है। लेकिन वर्कर्स अगर नाराज़ हो गए ना तो आगे जाके आपका कंपनी में नुकसान होने वाला है, ठीक है। दूसरा, आपके कंज्यूमर्स, मैंने बोला कस्टमर्स जो भी आपके हैं, आपको उनको भगवान बना के रखना चाहिए, ठीक है। आप भले इस बार थोड़ा सा नुकसान हो जाए अपने को, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो फायदा होगा ना। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अगर आपने ध्यान दिया तो आप कंज्यूमर्स को इग्नोर करोगे, आप उनसे भी लूट मचाओगे, ठीक है। सोसाइटी को अगर आप इग्नोर कर दोगे, सोसाइटी कंसिडरेशन इग्नोर कर दोगे आप, ठीक है। अगर ये फैक्टर्स आपने इग्नोर कर दिया तो कंपनी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के 4 पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है। ये चारों आपको लिख के आना लिमिटेशंस के अंदर, 1-2 लाइन लिख दोगे, जो अपन ने मार्क कर रखा है चल जाएगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद अपना क्या है, हाउ इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेम वही चीज़ है, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या बोलते हैं कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जो है वो सारे फ्यूचर कैश फ्लोज कंसिडर करती है, ठीक है। देखो, शेयर प्राइस, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या है, शेयर प्राइस, आपको पता है जो शेयर प्राइस होती है उसके अंदर सारी चीज़ें अपने आप ऑलरेडी फैक्टर हो जाती है, ठीक है। आप कितना फ्यूचर में कैश फ्लो देने वाले हो, आप कितना डिविडेंड देने वाले हो, आप कितना अर्निंग्स करने वाले हो, आपकी कंपनी की रेपुटेशन कितनी है, सब चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। तो ये ऑल कंप्रेहेंसिव बेंचमार्क है शेयर, आपका शेयर प्राइस विच इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, आपका फ्यूचर कैश फ्लो, डिविडेंड, अर्निंग पर शेयर, रिस्क ऑफ डिसीजन एक्सेट्रा, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं होती, इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है। अगर कोई कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्रेफर करेगी, ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, तो वो रेगुलर डिविडेंड देगी अपनी कंपनी को, अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ध्यान दिया तो वो डिविडेंड पेमेंट करने से चुकेगी, ठीक है, वो अपने पास ज़्यादा रखना चाहेगी। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, शेयर होल्डर्स नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के अंदर शेयर होल्डर्स की ध्यान में रख के ही अपन डिविडेंड देंगे, तो वो खुश रहने वाले शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स वुड प्रेफर एन इंक्रीज इन द फर्म्स वेल्थ अगेंस्ट द जनरेशन ऑफ इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब वही बात है, शेयर होल्डर्स को भी ज़्यादा मतलब अपने शेयर की प्राइस से ना, उसको थोड़ी मतलब है कि नहीं तुम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, अपने को अपनी वेल्थ से मतलब है, ठीक है। The market price of a share reflects the shareholders' expected return, considering the long-term prospects of the firm, reflects the differences in timing of the returns, considers risk and recognizes the importance of distribution of returns. मतलब वही सारी चीज़ें कि इसके अंदर shareholders कितना चाहते हैं वो आ गया आपके शेयर प्राइस के अंदर, आपकी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आ गए फर्म के कि लॉन्ग टर्म तक कितना पोटेंशियल रखती है कंपनी, वो भी कंसिडर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। आपकी अगर कोई डिफरेंस है टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स के अंदर, वो भी कंसिडर हो जाता है। तो मतलब बेसिकली ऑल कंप्रेहेंसिव नंबर है, ठीक है, आपका जो शेयर प्राइस है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। इस चक्कर में आपका जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, शेयर मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर है टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। क्या था, 4 पॉइंट्स ही थे, ठीक है। अभी तक अपन सेम पॉइंट्स ही बोले जा रहे हैं बार बार, ठीक है।
चलो फिर आया था, फिर ये अलग क्वेश्चन है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब इनमें से क्वेश्चन बनता है जनरली कि कभी इसके एडवांटेज के ऊपर पूछ लिया, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, कभी इसके डिसएडवांटेज पूछ लिए, कभी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के एडवांटेज पूछ लिए, कभी इसके डिसएडवांटेज पूछ लिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके चांसेस रहते हैं आने के, ठीक है। देखो अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव लिखा है, इसका एडवांटेज लिखा है, इसका डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। सेम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव लिखा है, इसका एडवांटेज लिखा है, इसका डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ समझना, डिसएडवांटेज ये वो नहीं है जो तुम पहले पढ़ के आए हो, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना, लिमिटेशंस अगर बोलेगा तो अपन ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे, डिसएडवांटेज अगर बोलेगा तो अपन ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे। क्लियर? देखो लिमिटेशंस का मतलब होता है कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो उसका डिसएडवांटेज नहीं है, वो ये है कि हाँ ये कहाँ चूक जाता है ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डिसएडवांटेज हो गया कि इससे नुकसान क्या होने वाला है। अब देखो अगर एकदम डीप लेवल जाकर सोचोगे तो बोलोगे सर सेम ही तो हो गया, लेकिन तुम्हें मार्क्स लेने से मतलब है ना, ऐसे ही जो बोलेगा तुम यही करना है, ठीक है। लिमिटेशंस में वो, डिसएडवांटेज के अंदर ये है, ठीक है। चलो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, देखो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना ना सिंपल है, निकालते आ रहे हो तुम कब से, ठीक है। तो इट्स इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड दूसरा, आप फाइनेंशियल डिसीजन जो भी लेने वाले हो एंड प्रॉफिट के बीच का लिंकेज निकालना भी बहुत ईजी होता है कि हाँ मैं ये डिसीजन लेने वाला हूँ, उसका प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट होगा, सिंपल निकाल लो। तो ये ईजी टू कैलकुलेट है, ईजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। अब जो इसके एडवांटेज है वो वेल्थ के डिसएडवांटेज है, तो उल्टे करना है बस, ठीक है। अब शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिसएडवांटेज यही है कि शेयर होल्डर की वेल्थ में कैलकुलेट कैसे करूँ, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, अर्निंग्स पर शेयर, आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी की रेपुटेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं डिटरमाइन कैसे करूं कि भाई मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे प्रॉब्लम तो वही है कि वो कैलकुलेट करना ईजी नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो अपन यहाँ पे बात करी थी कि जबकि फाइनेंशियल डिसीजन से प्रॉफिट कैसे इंपैक्ट होने वाले, वो प्रॉफिट पे तो इजीली निकल जाता है, लेकिन शेयर प्राइस पे कैसे निकालोगे सर, पी रेशो, अरे वो पी रेशो तो अपन को दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ में तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ना कि कितना निकल के आएगा, कैसे निकालोगे। सबसे ज़्यादा मेहनत तो वही है कि निकाल के लेके आओ, क्वेश्चन में तो मेन काम आपको करके दिया जाता है कि ले ये पी रेशो, तो बस कैलकुलेट कर। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको निकालना पड़ेगा कि इस डिसीजन से क्या इंपैक्ट होने वाला है पी रेशो पे, जो निकालना इतना ईजी नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि क्लियर रिलेशनशिप ही नहीं बताता बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस। कैसे बताऊँ कि इस डिसीजन से क्या इंपैक्ट होने वाला है शेयर प्राइस के ऊपर। ईपीएस तक का काम बहुत ईजी है, शेयर प्राइस पे काम मुश्किल है थोड़ा डिटरमाइन करना, ठीक है। एंड अगर वो डिसीजन से आपको पता ही नहीं चल रहा है इंपैक्ट क्या होने वाला है, तो इससे क्या हो सकता है आपकी मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, सर पकड़ के बैठ जाएंगे अपने को, हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है। तो एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन लेके आ सकता है मैनेजमेंट के दिमाग में, ठीक है। अब वापस अपन आते हैं अब प्रॉफिट मैक्सिमम के डिसएडवांटेज की तरफ, ये इसके एडवांटेज बन जाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते थे आप, इट इज़ थोड़ा डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द शेयर प्राइस मूवमेंट्स, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये लोगों ने 2 लिखे हैं वो लिख देना, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहला तो वही जो अपन पढ़े थे उससे मिलते जुलते पॉइंट्स ही हैं कि ये शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर ध्यान देता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। कि रिस्क और अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है, बात कर लिया अपन ने ऑलरेडी। इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज, उसको चाहिए कि हाँ इमीडिएट जो काम हो जाए वो चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। अब देखो मैंने कहा था लिमिटेशन से मिलते जुलते ही हैं, लेकिन लिख के आपको ये 4 पॉइंट्स आने डिसएडवांटेज अगर बोलेगा तो वो नहीं लिख के आना, मिलते जुलते हैं लेकिन मार्क्स इसी के मिलने वाले अपने को, ठीक है। और इन्हीं का एडवांटेज बन जाएगा आपको प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर। क्या है, जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन्स को एम्फसाइज करता है वो इसका डिसएडवांटेज है, ये एम्फसाइज करता है लॉन्ग टर्म गेन्स के ऊपर। देखो क्या करना है, उल्टा करना है बस, क्या होता है विलोम शब्द, ठीक है। इग्नोर्स रिस्क और अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है रिस्क और अनसर्टेनिटी को, बताओ, ठीक है। इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स, इट रिकॉग्नाइज द टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। फिर यहाँ पे रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज, उसकी जगह पे कर दिया ये लोगों ने कंसिडर्स शेयर होल्डर्स रिटर्न। अब ठीक है, बन सकता था उसका भी विलोम, लेकिन इनको नहीं सूझा होगा कि लास्ट वाले का भी विलोम बनाया, तो ये लोगों ने नया पॉइंट डाल दिया कंसिडर्स शेयर होल्डर्स रिटर्न, ठीक है। नाम ही तो वही है, उसका तुम एडवांटेज कैसे बोल सकते हो भाई, ठीक है। चलो कंसिडर शेयर होल्डर रिटर्न लिख के आ जाना, बस खत्म ये वाला क्वेश्चन भी। चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी वही है, इसको देखने का ज़रूरत नहीं है, सेम उसके अंदर कवर्ड हो गया, ये भी अपन ने कर लिया, इसको देखने का ज़रूरत नहीं है, इसको भी देखने का ज़रूरत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो प्रॉफिट और वेल्थ वाला मैटर अपना खत्म हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि आपको बताना है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी ना वो सदियों से चलती आ रही है, से लेके यहाँ तक, जैसे इंसान बंदर से लेके इंसान बना, ठीक है, वापस उल्टा जा रहा है लेकिन ठीक है। तो जैसे इंसानों का एवोल्यूशन हुआ वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सदियों से कैसे इवॉल्व हुई है अपने को वो बताना है,
ठीक है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमारे को 3 फेज लिखने होते हैं। एक है अपना ट्रेडिशनल फेज, ठीक है, दूसरा अपना है ट्रांजिशनल फेज। अच्छा लिखा हुआ है ना, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, एक ट्रेडिशनल फेज, एक ट्रांजिशनल फेज, एक मॉडर्न फेज। ठीक है, देखो तो अब इस फेज के अंदर क्या लिखना है। जो आपका ट्रेडिशनल फेज था ना, उसके अंदर क्या होता था कि जो बहुत मेजर इवेंट्स होते थे, सिर्फ उस टाइम पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को थोड़ी सी इज्जत दी जाती थी, वरना उसको इग्नोर कर देते बेचारी को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिर्फ उसको इज्जत मिलती थी तब जब बहुत इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजंस होते थे। तो आपको क्या लिखा है, इट वाज कंसिडर्ड नेसेसरी ओनली ड्यूरिंग ओकेजनल इवेंट सच एज टेक ओवर हो गया, मर्जर हो गया, एक्सपेंशन हो गया, लिक्विडेशन हो गया वहाँ पे। ठीक है, एंड उस टाइम पे करते करते ना सिर्फ आउटसाइडर्स जो होते थे ना, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया, जो आपको लेंडर्स हैं, सिर्फ उनकी बातों को ध्यान में रखा जाता था, उनकी नीड्स को ध्यान में रखा जाता था। तो ये बहुत ही पुरानी सोच थी। फिर बीच में थोड़ी सी इसको इज्जत मिलना स्टार्ट हुई ट्रांजिशनल फेज के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ, उसको डे टू डे प्रॉब्लम्स के अंदर इन्वॉल्व किया गया। ये तुम वही समझ लो जैसे तुम बचपन से लेकर अब तक बड़े हुए हो, वैसा ही है। बचपन के अंदर पूछा कभी पापा ने कि बेटा क्या करना है पैसे का, नहीं ना, नहीं, वैसे बीच में थोड़ी थोड़ी इज्जत मिलने लग जाती है, बाद में और मिलने लग जाती है, वैसा ही है। ठीक है, द डे टू डे प्रॉब्लम्स को आपको थोड़ा, जो भी कंपनी थी उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस मिलने लग गई। ठीक है, जनरल प्रॉब्लम्स कौन सी थी, फंड एनालिसिस वाली, प्लानिंग एंड कंट्रोल वाली, वो उनको अटेंशन मिलने लग गई इस फेज़ के अंदर। तो डे टू डे बेसिस पर आपकी फंड एनालिसिस होती थी, प्लानिंग होती थी, कंट्रोल होता था। ठीक है, मॉडर्न फेज़ के अंदर तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वाइडन हो चुकी है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, आपकी नई नई थ्योरीज आ चुकी हैं। ठीक है, जैसे आपकी मैनी थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड रिगार्डिंग एफिशिएंट मार्केट्स, कि मार्केट्स किस तरीके से एफिशिएंट होते हैं, कैपिटल बजटिंग की थ्योरीज आ चुकी है, ऑप्शन प्राइसिंग किस तरीके से करना है वो आ चुका है, वैल्यूएशन मॉडल्स नए नए बन चुके हैं, ये पहले नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है। ठीक है, तो स्कोप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अब वो डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉपर हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपकी डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर भी आपको हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, तो बस ये लाइनें लिख के आ जाना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, जो अपन ने बात करी वो लिख के आ जाना, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 2 मार्क्स का है, 3 का है, इतना ही लिख के आना, मार्क्स पूरे हैं तुम्हारे। ठीक है, अब पूछता है कि व्हाट आर द 2 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस फंक्शन, एक्सप्लेन ब्रीफली द 3 फाइनेंस फंक्शन डिसीजंस। ठीक है, अब इनको यहाँ पे 2 नहीं लिखना चाहिए था, इनको 3 बोलना चाहिए था, बट ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन ब्रीफली द 3 फाइनेंस फंक्शन डिसीजंस। कौन से 3 मेन फंक्शन होते हैं, क्योंकि तुम बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ के आए हो, अपन ने FM बेसिक्स के अंदर पढ़ा था कि 3 टाइप के डिसीजन होते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया, दूसरा अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, तीसरा अपना फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, तीसरा अपना हो गया डिविडेंड डिसीजंस। ये अपने 3 डिसीजंस होते हैं। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि जो आपके 3 फाइनेंस फंक्शन डिसीजन है वो ये 3 डिसीजन ही हैं। उसके बाद में क्या बोलता है, जो वैल्यू ऑफ फर्म है ना वो डिटरमाइन होती है आपके इन 3 फंक्शंस के ऊपर। तो उसने क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ फर्म V इज ए फंक्शन ऑफ, ये F फंक्शन ऑफ I इन्वेस्टमेंट डिसीजन, F फाइनेंसिंग डिसीजन, D डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, तो ये आपके 3 मेन डिसीजंस हैं। ये 3 डिसीजन जो होते हैं अपने हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, तो अपन ने बात करी थी कि अपने लॉन्ग टर्म डिसीजंस के अंदर ये 3 आते हैं, I, F और D। ठीक है, फिर अपने आ जाते हैं कुछ शॉर्ट टर्म डिसीजंस। शॉर्ट टर्म के अंदर अपन सिंपल करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस। ठीक है, तो बस वही है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फंक्शंस के अंदर आपके ये 3 आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस फंक्शन डिसीजन के अंदर आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब आइडियली ये तो 3 है। ठीक है, तो 3 बोलेगा तो आपको 3 लिखने लगे हाथ, आपको ये शॉर्ट टर्म वाला भी लिख के आ जाना है कि चल लगे हाथ ये भी लिख के आ जाओ भाई, रिस्क नहीं दे सकते ना, मार्क्स लिख रहे हैं तो पूरा मार्क्स मिलना चाहिए ना अपने को 4 में से 4। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर ये बोले व्हाट आर 2 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस फंक्शन, ठीक है, तो भी आप यही लिख के आओगे, ये चारों लिख के आओगे। क्यों इनके अंदर ही क्यों लिख के आओगे, क्योंकि उसका 2 मेन एस्पेक्ट से मतलब क्या हो गया, एक तो आपका लॉन्ग टर्म वाला हो गया एंड दूसरा आपका शॉर्ट टर्म वाला हो गया। तो उसने ऊपर मेन कैटेगरी को पकड़ लिया कि मेन 2 टाइप के डिसीजन कौन से होते हैं, उसके अंदर के डिसीजन को नहीं पकड़ा उसने, उसके अंदर उसने मेन फंक्शन के डिसीजन को पकड़ लिया, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड वाला। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप क्या लिखोगे, ठीक है, जो अपन करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर वो लिख दोगे बस। अपन क्या करते हैं, हमें सिलेक्शन करने होता है ऐसे सेट्स का जिसके अंदर फंड्स इन्वेस्टेड होंगे फर्म के। ठीक है, इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि अपना बेस्ट असेट्स प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो सके। बस ये लिख के आ जाना, वैसे तो ये एक लाइन से काम हो जाएगा आपका, लेकिन आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर अपना मेन पर्पस क्या होता है अपन बात करते हैं। देखो दूसरा अपना डिसीजन कौन सा है, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर अपने को क्या होता है कि अपने को ऑप्टिमम फाइनेंस रेस करना है, कहाँ से एक्वायर करना है अपने को ऑप्टिमम फाइनेंस, अपने को वो डिसाइड करना होता है, अपने सोर्सेस कौन कौन से होने चाहिए। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमम फाइनेंस। देखो जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया ना, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इनमें से मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। तो आपको ऑप्टिमम फाइनेंस कहाँ से एक्वायर करना है वो आपको डिसाइड करना होता है आपकी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव रेस करने के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि ये लाइनें भी एक्स्ट्रा लिख देना कि आप प्रॉपर बैलेंस बना सको इक्विटी एंड डेब्ट का।
ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स का, ये भी आपको लिख के आना है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंसिंग डिसीजन से आपको क्या मिल के आता है, आपको पता चलता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, KO, राइट। एंड ये KO आपका इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि मैं जो भी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम जो मैं रिटर्न कमाऊँ वो एटलीस्ट इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर तो हो, मिनिमम से मिनिमम इतना तो हो। देखो, आप जहाँ से पैसा लेके आओ, अब उसको लेके आने के लिए इतना कॉस्ट बेयर कर रहे हो, तब तो चाहोगे ना कि जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ वो मिनिमम इतनी तो मुझे कमाई करके दे दे, इसके जीते तो करके दे दे, इससे ज़्यादा करेगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन इतनी तो करके दे दे। तो ठीक है, ये बेसिक है, ये लिखना नहीं अपने को, बस समझा रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ डॉट्स विद द न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो, समझोगे तो लिख के आओगे ना, याद करने से थोड़ी रिटेन हो जाएगा, समझदारी से रिटेन होने वाला है, समझने से, ठीक है। तीसरा है डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजन के अंदर अपने को क्या करना होता है, अपने को देखना होता है कि हाउ मच एंड हाउ फ्रीक्वेंटली कैश कैन बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं उसमें से कितना मुझे डिविडेंड देना चाहिए एंड कितना फ्रीक्वेंटली देना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ओनर जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा और लेके जाना कि आपके जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं, ठीक है, वो जो अपना रिवॉर्ड ढूंढ रहे होते हैं, अपना जो रिटर्न ढूंढ रहे होते हैं, वो दो तरीके से ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। एक तो जो उन्होंने पैसा लगाया है, ठीक है, मैंने आपको डिविडेंड डिसीजंस के रिवीजन के अंदर बहुत अच्छे से समझा था कि उनको दो तरीके से रिटर्न मिलता है। एक उनको मिलता है कैपिटल की ग्रोथ से, जिसको अपन कैपिटल गेन बोलते हैं, क्योंकि शेयर की जो प्राइस ग्रो करेगी, एक उनको उससे रिटर्न मिलता है। दूसरा उनको रिटर्न मिलता है कि जो भी उनको कैश मिलता है एज एन इनकम थ्रू डिविडेंड, दूसरा वो उससे कमाते हैं, ठीक है। तो बस आप ये लाइन लिख के आ जाना, ठीक है। आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि डिविडेंड डिसीजन शुड बी डन इन सच अ वे कि उसको दोनों जगह से जो उसको रिवॉर्ड मिले, जो उसको प्रॉफिट्स मिले, जो उसको अर्निंग मिले, वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। मतलब ये भी ध्यान देना है कि उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी बेस्ट मिले एंड डिविडेंड डिसीजन भी जो हो, डिविडेंड भी जो उसको मिले वो भी अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, कि जिससे उसका टोटल बेनिफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये लिखना नहीं अपने को, बस हाँ, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, कनेक्ट कर लिया न्यूमेरिकल से। लिखना तो आपको बस इतना ही है कि वो दो तरीके से रिवॉर्ड ढूंढ रहा होता है, इन दो तरीके से, ठीक है। चलो, अब शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी करना है, बस खत्म, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब अपना अगला कौन सा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। ये आपको उसमें वही सारी चीज़ें लिखनी जो मैंने आपको भी बताई कि तीनों इंटरकनेक्टेड किस तरीके से, ठीक है। देखो, ये यहाँ पे जो अपने को लिखना है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड के अंदर, ये तो आपको वही सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो अपन ने पहले बात करी थी इंटरकनेक्शन के अंदर, ठीक है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा 3-4 लाइनें और लिखनी है, बस उससे आपको बस उतना ध्यान दे देना, ठीक है। क्या करना है, दीज डिसीजंस आर इंटर रिलेटेड बिकॉज द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज डिसीजंस इज सेम, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। इंटरकनेक्टेड क्यों है, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव सेम है, ठीक है। दूसरा, इसलिए अपने को क्या करना होता है, अपने को इनका जॉइंट इंपैक्ट कंसिडर करना होता है शेयर होल्डर्स वेल्थ के ऊपर, शेयर होल्डर की कंपनी के शेयर की प्राइस के ऊपर इनका जॉइंट इंपैक्ट कंसिडर करना होता है, ठीक है। लिंकेज उसने क्या बताया, देखो, इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट नीड्स द फाइनेंस फॉर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हमें किसी में नया इन्वेस्ट करना है तो अपने को फाइनेंस चाहिए, वो फाइनेंस करने के लिए हमें फाइनेंसिंग डिसीजन करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स इन्फ्लुएंस बाय एन इन्फ्लुएंस डिविडेंड डिसीजन। तो होता क्या है, देखो समझो, मैंने आपको बताया कि आप जिस तरीके से फाइनेंसिंग करके आओगे, ठीक है, वो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि आपको मिनिमम उतना रिटर्न तो चाहिए होगा, तो जहाँ से आप फाइनेंस करके वो आपका इन्फ्लुएंस करेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। अब डिविडेंड डिसीजन भी जो होता है वो भी आपका फाइनेंसिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है। क्यों करता है, क्योंकि डिविडेंड अगर मैंने रोक लिया ज़्यादा, मैंने रिटर्न ज़्यादा कर लिया, तो मुझे फाइनेंस रेस कम करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कम रेस करना पड़ेगा फाइनेंस, तो डिविडेंड डिसीजन मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस करेगा, फाइनेंसिंग मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, समझ रहे हो। एंड इन्वेस्टमेंट एट दी एंड, अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही से ले लोगे तो आपके आगे जाके प्रॉफिट्स बढ़ने वाले, वो प्रॉफिट्स अगर आपका डिविडेंड डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है, सब कुछ कनेक्टेड है, इट्स अ लूप, मैट्रिक्स के अंदर है अपन, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। बाकी जो अंदर की लाइनें हैं वो अपने को वही लिखनी है जो अपन पहले लिख के आते हैं, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंस कंट्रोलर, अरे ये छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा, टाइम मिलेगा तो बाद में देख लेंगे, लेकिन इसके इतने चांसेस कम है, ठीक है। चलो, ये है अपना डिस्कस द रोल ऑफ अ CFO और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देखो, CFO बोले, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बोले, एक ही बात है, ठीक है। September 24 में आता है 2 मार्क्स का, अच्छा क्वेश्चन है। या फिर इसकी जगह बोल सकता है व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ CFO ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये 5 चीज़ें लिख के आनी है, 4 मार्क्स का है, 5 लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहला उसको करना होता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। अब इसके अंदर लाइन एक लिखी हुई, तुम क्या लिखोगे, उसको फाइनेंशियल एनालिसिस करना है और प्लानिंग करनी है, ठीक है। देखो, डिटरमाइनिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी एम्प्लॉयड इन द फर्म, ठीक है, नहीं लिखो, चलता है, ये लिख के आ जाना बस।
फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस करनी है, उसके अंदर कुछ भी मन से लिख के आ जाना कि उसको एनालिसिस करना होता है, उसको प्लानिंग करनी होती है रिसोर्सेज की, बहुत गहन कुछ भी लिख के आ जाना। ये क्या लिखोगे तुम इसके अंदर, इतना याद थोड़ी कर पाओगे तुम, ठीक है, लिख के आ जाना। वैसे भी इसके अंदर के कीवर्ड्स एज इट इज़ नहीं मिलेंगे, इसके मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे, जहाँ पे है वहाँ पे बता दूंगा मैं कि इसके कीवर्ड्स एज इट इज़ लिखने हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना होता है उसको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर वही एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स करना होता है, वो तो अपन को पता ही है, ठीक है। फाइनेंशियल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेने होते हैं। तो बेसिकली जो 3 अपने डिसीजन थे ना, वही घुमा फिरा के यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक उसने ले लिया, ठीक है। दूसरा फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन उन लोगों ने ले लिया, ठीक है, कि कहाँ से फंड्स रेस करना है, वो जो जहाँ से रेस करना हो फेवरेबल टर्म्स पे होना चाहिए, वही पॉइंट लिख के आ जाना जो अपन ने पहले लिखा था। अंदर का अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग थोड़ी याद करोगे तुम, ठीक है। तीसरा, तुम इन्होंने डिविडेंड डिसीजन नहीं लिखा, वो भी तुम लिख देना, डिविडेंड डिसीजन भी लिख के आ जाना। नहीं लिखा है ना, तुम लिख के आ जाना। 6 पॉइंट लिख देना, क्या तकलीफ है तुमको, याद थोड़ी करोगे कि नहीं डिविडेंड डिसीजंस को मुझे हटा देना है इस क्वेश्चन के लिए, लिख के आ जाना लगे याद, ठीक है। और अपन को एक्स्ट्रा जो पॉइंट लिखना है अपन याद पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 तो अपने डिसीजन वैसेटिस हो गए, बाकी अपने क्या लिखना है, उसको फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग करना है। अच्छा, ये भी अपने चैप्टर है, अपना जो रेशो है ना वो यही तो है, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, उसका मेन नाम यही है, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। उसके आगे उसका सब टाइटल है नाम का, रेशियो एनालिसिस, लेकिन मेन नाम तो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग ही उस चैप्टर का, आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर। तो बेसिकली जो तुम्हारे चैप्टर्स है ना, उन्हीं का नाम यहाँ पे आ रहा है, वही आपको लिखना है। तो ये रेशियो का नाम आ गया, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ गया, फाइनेंशियल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आ गया, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखो वर्किंग कैपिटल, तो इसको लिख सकते हो तो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज सच एज वर्किंग कैपिटल, ये एक और चैप्टर तुम्हारा आ गया। डिविडेंड मिस हो गया तो तुम डिविडेंड भी लिख देना। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो ऑलरेडी तुम्हारे फाइनेंसिंग के अंदर आ गया। सर लेवरेज वो भी तुम्हारे इसके अंदर आ गया, ठीक है। मोटा मोटी चैप्टर्स तुम्हारे कवर हो गए, ठीक है। एक लास्ट चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट, ये तुम पढ़ते हो फाइनल लेवल के ऊपर, ये तुम्हारे इंटर में इतना कवर नहीं है, पहले होता था इंटर के ओल्ड सिलेबस के अंदर, अब नहीं है तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया, प्रोटेक्टिंग असेट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर तुम वो 6 पॉइंट्स लिख दोगे ना, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। अंदर का तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इसी की लैंग्वेज एज इट इज रिप्रोड्यूस करो, जहाँ पे लिखना है मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे क्या बोलता है, लिस्ट द एमर्जिंग इशूज एनी 4, खुद ही बता रहा है एनी 4 अफेक्टिंग द फ्यूचर रोल ऑफ अ CFO, ठीक है। ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो अभी उभर रहे हैं जिनसे CFO का जो फ्यूचर रोल है वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 मार्क्स का है ना, आप 6 याद कर लो कोई से भी, ठीक है। एग्जाम में उसमें से 4 तो तुम्हें याद आ ही जाएंगे, वो लिख के आ जाना, ठीक है। कौन कौन से लिखने, देखो इसको याद करने का तरीका है S2R3GT, S2R3GT, ठीक है। S2 कौन से अपने, देखो सबसे पहला उसको देखना है स्ट्रैटेजी, ठीक है। अच्छा इसके अंदर भी इंटरनल जहाँ जहाँ पे मेरे को लगा कि अच्छा यहाँ पे अपने कीवर्ड्स रेलेवेंट हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं, बाकी तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रैटेजी के अंदर भी उसको ग्रेटर रोल प्ले करना होगा फ्यूचर के अंदर, खत्म, इतना ही है, ठीक है। ग्रेटर रोल टू प्ले इन स्ट्रैटेजी वैलिडेशन एंड एग्जीक्यूशन, बस इतना ही है। पहला चीज़ ये स्ट्रैटेजी का हो गया, दूसरा S2 था, दूसरा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ठीक है। वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्यूचर में CFO के लिए, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद था अपना R3, ठीक है। पता है प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे के साथ में, उसको पॉइंट्स तो याद हो जाते हैं, अब अंदर क्या लिखना है वो पता नहीं, हर के अंदर कुछ ना कुछ नया लिखना है, तो ऐसे एक एक के अंदर क्या क्या लिखना है वो याद करने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है बच्चे को। तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ क्या लिखना है, वो तुम लिखते जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा बस इतना लिख देना, यहाँ पे ग्रेटर रोल टू प्ले आ जाएगा, बस खत्म, ठीक है। R3 के अंदर अपना कौन सा आ गया, सबसे पहले तो एक अपना रिस्क आ गया, ठीक है। रिस्क उसको रिस्क बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम्स के अंदर, आने वाले टाइम्स के अंदर, हाँ आने वाली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो रिस्क का नेचर बहुत ज़्यादा अपडेट होता जा रहा है। कुछ टाइम पहले तक साइबर रिस्क होती ही नहीं थी, आज साइबर रिस्क इतनी सिग्निफिकेंट है, तो रिस्क अपडेट हो रही है, ठीक है। तो वो उसका भी ध्यान देना होगा अपने को। नेचर ऑफ द रिस्क आर चेंजिंग रिक्वायरिंग मोर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट अप्रोचेस, तो रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, पिछले पॉइंट में पढ़ा था, तो आपको अप्रोचेस भी अपडेट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द रिस्क लेवल, ठीक है। ये हो गया अपना। देन उसके बाद में क्या बोलता है, रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशंस भी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं, बस इतना ही है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है GT की तरफ, GT में आ गया अपना ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि अपने को ग्लोबल स्टेज पे काम करना है, ठीक है, तो अपने को एक ग्लोबल फाइनेंस फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अपने को ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स ध्यान रखनी होगी, ग्लोबल फाइनेंस फंक्शन बनेगा अपना। देखो MNCs वगैरह होती हैं अपनी आजकल के टाइम में, तो आपका फाइनेंस फंक्शन हैज़ टू बी अलाइंड ग्लोबली, ठीक है, बस वही है, दैट वर्क्स इफेक्टिवली ऑन द ग्लोबल स्टेज, ठीक है। देन था अपना T टेक्नोलॉजी, खत्म। टेक्नोलॉजी के अंदर आपको रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा अपने फाइनेंस प्रोसेस को एंड ड्राइव करने के बिजनेस इनसाइट्स, मतलब आपको कंटिन्यूसली अपने बिजनेस के जो भी प्रोसेसेस है ना, फाइनेंस के प्रोसेसेस, उसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करते रहना, जो भी नई आती, जैसे AI आ गया तो AI को भी तुम अपने प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करते जाओ, ठीक है, वैसा है। चलो खत्म, ये लिख देना एक्स्ट्रा, ठीक है। R3 था ना अपना, ठीक है। एक रिपोर्टिंग भी हो गया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स विल ब्रॉडन,
कि कौन कौन से अपने रिपोर्टिंग करने तो वो ब्रोडन होते हैं, ठीक है। अपने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए, ये 5 और ये 2, 7 पढ़ लिए, तुम कोई से भी 6 याद कर लेना, एग्जाम में 4 लिख के आ जाना, मार्क्स पूरे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोलता है, लिस्ट आउट द रोल ऑफ अ CFO इन मॉडर्न वर्ल्ड और इन टूडेज वर्ल्ड। देखो अलग अलग क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग अलग है, तो अलग अलग आंसर लिख के आना है। से तो आप रटा रहे हो तो मैं क्या करूँ, थ्योरी में रटना ही पड़ेगा, जहाँ नहीं रटाना होता मैं नहीं रटाता। न्यूमेरिकल के अंदर मैं एक चीज़ नहीं रटाता तुमको, सिर्फ लॉजिक। अब यहाँ क्या करें भाई, रटने की नंबर है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अगर आपको बोले कि रोल फंक्शन ऑफ CFO तो ये लिख के आना है, ठीक है। एमर्जिंग इश्यूज बोले तो आपको ये लिख के आना है। टुडेज वर्ल्ड लिख दे, रोल ऑफ CFO इन टुडेज वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, तो आपको ये पॉइंट्स लिख के आने हैं, ठीक है। अगेन 2 मार्क्स का आया था ये May 18 में, 3 का भी आ सकता है, ठीक है। अगर आ जाए तो कुछ नहीं, आप 8 पॉइंट लिख दो, 8 पॉइंट याद कर लो, 8 में से जितने मार्क्स आ जाए उसका इंटू 2 या इंटू 2 + 1 लिख के आ जाना। 2 मार्क्स का आ जाए तो 4 + 1 5 लिख के आ जाना, ठीक है। मैंने 8 मार्क कर दिए, वो 8 याद कर लो। कौन कौन से हैं देखो, पहले पी पे हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्राइसिंग एनालिसिस, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करनी होती है, प्राइसिंग एनालिसिस करनी होती है उसको, ठीक है। उसको रेगुलेटरी कंप्लायंस करना होता है, उसको रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। उसको IT फंक्शन भी ओवरसी करना होता है, जबकि प्रैक्टिकली नहीं करना होता है, बट ठीक है। IT फंक्शन भी फाइनेंस को दे दिया है लोगों ने, वैसे इसके लिए अलग होता है बंदा, बट ठीक है, जो लिखा है अपन पढ़ लेते हैं। ओवरसीइंग द IT फंक्शन, ओवरसीइंग द HR फंक्शन, ठीक है। देन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, तो मोटा मोटी वही पॉइंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस करना था, उसको अपन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग बोलते हैं, बजटिंग फोरकास्टिंग यहाँ पे आ गया। प्रॉफिट एनालिसिस करना होता है, प्राइसिंग एनालिसिस करना होता है, IT फंक्शन, HR फंक्शन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कर लेना, देख लेना, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। अब ये फाइनेंस मैनेजर की बात हो रही है, ठीक है। CFO चला गया, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव चला गया, ये फाइनेंस मैनेजर है। इसका बोले तो ये 4 पॉइंट्स लिख के आने, ठीक है। इसके अंदर की कुछ चीज़ें याद मत करो, बस मेन पॉइंट्स लिख दो, अंदर लिख लेना कुछ भी, ठीक है। एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कि फंड्स कौन कौन से कहाँ से रिक्वायरमेंट है वो रेस करना है, वो सोचना है कि कहाँ से कितना फंड्स रेस करना है, ठीक है। उसके बाद कहाँ से रेस करना है वो सोचना है, पहले सोचा कि कितना रिक्वायरमेंट है, दूसरा सोचा कि कहाँ से रेस करना है, ठीक है। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोचा अपन ने, फिर अपन ने डिविडेंड डिसीजन लिया, देखा वही चीज़ है, वही सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। देन देखना है कि अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है, एनालिसिस करना है एट द एंड, वही सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। कि पहले देखना है कितना रेस करना है, कहाँ से रेस करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, डिविडेंड कितना देना है, देन उसके बाद एनालिसिस करना है परफॉर्मेंस का। अंदर वही सारी चीज़ें लिख देना जो अपन ने बात करी, अलग अलग नहीं याद करोगे तो एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम हमारे पास नहीं है, स्मार्टली पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ अ CFO, ये अपन ने देख लिया, इसको मत देखना, यहाँ पे ये लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर लिखा हुआ है, इतना बच्चा याद नहीं कर सकता है, ठीक है, इसको मत देखना। एक्सप्लेन फाइनेंस फंक्शन, चांस कम है, नहीं आएगा, ठीक है। डिस्क्राइब सम ऑफ द टास्क दैट, हाँ ये आ सकता है, डिस्क्राइब सम ऑफ द टास्क दैट डिमॉन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब अगर डिस्क्राइब सम ऑफ द टास्क दैट डिमॉन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर क्वेश्चन इतना भी आए, डिमॉन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तब भी आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। इसके अंदर लोगों ने क्या किया कि हमें इंपॉर्टेंस बताने है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो हम ऐसे टास्क बता देंगे जो एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें करने होते हैं, ठीक है। क्या है, टेकिंग केयर नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट जो है उसके अंदर ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर देना अपने को, ठीक है। कैश आउटफ्लोज के साथ में हमें कैश इनफ्लोज बैलेंस करने हैं, ठीक है। सफिशिएंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू ऐसे सेट करने जिससे ग्रोथ डिलीवर हो, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू के टारगेट सेट करने जैसे ग्रोथ डिलीवर हो, मतलब ग्रोथ लेने के लिए आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे सेल्स लेवल के ऊपर, वो सेट करने, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको इंक्रीज करना है बाय करेक्ट प्राइसिंग आपको सेट करनी होती है, तो आप इस लेवल पर प्राइसिंग सेट करो जिससे कि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाए। जैसे वन ने ऊपर पढ़ा था ना प्राइसिंग एनालिसिस, ध्यान है, प्राइसिंग एनालिसिस यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोलता है, ठीक है, कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बाय फाइंडिंग मोर कॉस्ट एफिशिएंट वेज ऑफ रनिंग द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, तो कॉस्ट एफिशिएंसी आपको लेके आनी है एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। टैक्स प्लानिंग करनी है ताकि आपका टैक्सेस मिनिमाइज हो सके, खत्म, ठीक है। अब आपका ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही ताज़ा क्वेश्चन है, May 24 का आया हुआ है, ठीक है। क्या बोलता है, मैक्सिमाइजिंग MPS एज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव विच मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, ट्रू है, ठीक है। अगर हमने मार्केट प्राइस मैक्सिमाइज कर दिया, दैट इज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ही तो है हमारा शेयर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, ठीक है। तो ठीक है, ये ट्रू है, ट्रू लिख देना, ठीक है। रीजन के अंदर यही सेम लिख देना, क्या लिखोगे, मैक्सिमाइजिंग MPS ऑफ मार्केट वैल्यू एज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव विल एंश्योर द मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है, ठीक है। चलो रीजन के अंदर तुम क्या ही लिखोगे, बेसिक सही लिखोगे, और क्या लिखोगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर रिस्क एंड हायर रिटर्न इज नोन एज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, मतलब लोअर रिस्क एंड हायर रिटर्न
को अपन बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, एंड एट दिस लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि लोअर रिस्क के ऊपर हाई रिटर्न कैसे हो सकता है? रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, ठीक है। रिस्क है तो इसके रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रिस्क भी कम हो गया एंड आपका रिटर्न भी बढ़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है, फॉल्स। दिस अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट, हायर द रिस्क हायर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, सिंपल। अगला क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज अ पोजिशन व्हेन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म आर सफिशिएंट टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। ये गलत बात है, ठीक है। अगर आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है मतलब आप अपनी ऑब्लिगेशंस को पे ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन है प्रॉपर, फॉल्स। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तब होता है जब आपके जो प्रॉफिट्स हैं इतने सफिशिएंट नहीं है कि आप अपनी ऑब्लिगेशंस को पे कर पा रहे हो। ये तो उल्टा बोल रहा है, आर सफिशिएंट, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर, परी, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर, ये उसका क्वेश्चन है, इसके साथ में मिक्स होकर आ गया था। एंजल इन्वेस्टर इज वन हु प्रोवाइड्स फंड्स फॉर स्टार्टअप इन एक्सचेंज फॉर एन ओनरशिप और इक्विटी। यस, ये करेक्ट है, ट्रू, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन इसको, ट्रू। इसका जो रीज़न है बहुत गलत लिखा हुआ है, तो इसको मत देखना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अपन आगे आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंस बताओ। ये मैंने क्लास के अंदर डिटेल में तुम्हें समझाया था, ठीक है। FM बेसिक्स के अंदर भी बताया था मैंने ये चीज़, ठीक है। चलो इसके अंदर दो चीज़ें मेन डिफरेंस आता है। एक तो फंड्स को ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो फंड्स को किस तरीके से ट्रीट करती है, वो बात करती है प्रॉफिट्स की, एंड वो चलती है अक्रूवल के ऊपर, ठीक है। एंड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो चलती है कैश बेसिस के ऊपर। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फंड्स इज बेस्ड ऑन द अक्रूवल प्रिंसिपल, ठीक है। वेल द ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोस, सिंपल। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड, जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था, ठीक है। एंड एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, ठीक है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है, मतलब बेसिक इसका काम क्या है, डिसीजन मेकिंग या फिर काम क्या है। देखो जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, ठीक है, उसका काम होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको डेटा कलेक्ट करना है एंड उसको प्रेजेंट करना है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना है आपको, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना है आपको, उसका मेन काम वहाँ पे खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल डेटा को यूज़ करके डिसीजन लेना, ठीक है। तो मतलब ये बोलते जहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होती है वहाँ से फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू होती है। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ इसकी सोच शुरू होती है, ठीक है। लेकिन 100 मार्क्स तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही हैं, वो ध्यान रखना। FM के 50 ही है मार्क्स, ठीक है। वाइल द फाइनेंशियल मैनेजर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आगे क्या बोला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगिंस वे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड्स, ठीक है। चलो आगे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला था। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज अ पोजीशन वेयर कैश इनफ्लोस ऑफ अ फर्म आर इनएडिक्वेट टू मीट ऑल इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। एक्सप्लेन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अलॉन्ग विद इंसॉल्वेंसी। अच्छा, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अलग चीज़ है, इंसॉल्वेंसी अलग चीज़ है, ठीक है। उसका हमने को उसमें समझना है, ठीक है। देखो क्या बोलता है कि देयर आर वेरियस फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, डिमांड, प्राइस ऑफ इनपुट्स। ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, उसकी डिमांड कितनी चल रही है, हमारे जो इनपुट्स उसकी प्राइस कितनी चल रही है, ठीक है। एंड ये सारे हमें मैनेज करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। दूसरा, आपका प्रोपोर्शन ऑफ डेट कितना है, वो भी आपका एक फैक्टर हो जाता है, ठीक है, कि आपने डेट कितना ले रखा है। ये सारे फैक्टर्स को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। जब भी आपने इनके मैनेजमेंट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर दी, कुछ गड़बड़ी हो गई, आपने प्राइस सही से सेट नहीं करी, आपने डिमांड ढंग से प्रेडिक्ट नहीं करी, आपने कॉस्ट इनपुट्स की कॉस्ट को ढंग से मैनेज नहीं किया, डेट को बहुत ज़्यादा ले लिया, तो उससे पोजीशन थोड़ी सी खराब होने लग जाती है, कंपनी की हालत बिगड़ जाती है। उससे क्या होगा, कंपनी के प्रॉफिट्स लुढ़केंगे, कंपनी का कैश इनफ्लो खराब होगा। वो खराब होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, करंट ऑब्लिगेशंस, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन सबको मीट करने के लिए कैश इनफ्लो ही जनरेट नहीं कर पाएगी। तो क्या बोल रहे हैं, इफ ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स आर नॉट वेल मैनेज्ड बाय द फर्म, इट कैन क्रिएट सिचुएशन नोन एज डिस्ट्रेस। उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इट्स अ पोजीशन वेयर कैश इनफ्लोस ऑफ अ फर्म आर इनएडिक्वेट टू मीट ऑल इट्स करंट ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ये चीज़ है। अब पॉइंट वही है कि अगर आपका डिस्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चलता जाएगा, इफ इट कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको क्या करना होगा, आपको अपनी एसेट्स बेचनी पड़ जाएगी, आपको अपनी एसेट्स बेचनी पड़ेगी, और कभी कभी तो कोड़ियों के दाम पे बेचनी पड़ेगी, ठीक है, इवन एट अ लोअर प्राइस। देखो इन लोगों ने इज्जत से लिखा है लोअर प्राइस, लेकिन कोड़ियों के दाम पे बिकती है कभी कभी तो, ठीक है, ताकि आप शॉर्ट टर्म अपनी ऑब्लिगेशन को मीट कर सको, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही आपकी, तो फिर अब कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विड हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, ठीक है। When the revenue is inadequate to drive the situation, firm will not be able to meet its obligations and becomes insolvent, ठीक है। तो insolvency basically means inability of firm to repay various debts and is a result of continuous financial distress। खत्म, ये क्वेश्चन भी खत्म। अब इसके अंदर कुछ एक और क्वेश्चन है एजेंसी कॉस्ट वाला, ठीक है, एजेंसी कॉस्ट एंड एजेंसी वाला मैटर एक, वो अपना कैपिटल, उसके क्वेश्चंस
कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर मिक्स हो गए हमारे, मैं आपको वहां से दिखा देता हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत लिंकेज ना कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर भी है, तो इसलिए वो वहां पे चले गए। मैं आपको वहां से करा दूंगा, लेकिन वो है इसी चैप्टर का पार्ट। ये रहा, डिस्कस एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। ये कौन सी एजेंसी आ गई सर? देखो देखो, ये तो तुमको पता ही है कि कंपनी के अंदर क्या होता है कि कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, और मैनेजमेंट अलग होती है। अलग अलग लोग होते हैं ना, अलग अलग लोग होते हैं। देखो, ओनर्स का फ़ायदा किसके अंदर है? शेयर प्राइस मैक्सिमाइज होने में। तो ओनर्स का फ़ायदा उसके अंदर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैनेजमेंट का फ़ायदा भी उसके अंदर ही हो। मैनेजमेंट अलग इंसान है, मैनेजमेंट के अंदर अलग लोग हैं, उनको अपना फ़ायदे से मतलब है कि सर हमारे जेब में मोटा पैसा बैठना चाहिए, हमें क्या मतलब, ओनर्स को क्या चाहिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में एक एजेंसी रिलेशनशिप है। एक तरीके से मैनेजमेंट जो है वो ओनर्स के एजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके इंटरेस्ट अलग अलग है। मैनेजमेंट अपना फ़ायदा सोचेगी, ओनर्स को अपने फ़ायदे से मतलब है, बट ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। कि आप मैनेजमेंट, आप ओनर्स के हो तो एजेंट, लेकिन आप उनका फ़ायदा नहीं सोच रहे, आप अपना फ़ायदा देख रहे हो, इसको अपन एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। एंड उसको ठीक करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए जो हमें खर्चे करने पड़ते हैं, उसको अपन बोलते हैं एजेंसी कॉस्ट, ठीक है। ओनर्स हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठे रहेंगे कि हाँ तुम अपना फ़ायदा देखो, तो हमने हायर किया तो कुछ तो सोचेंगे, हम तुम्हारे मालिक हैं, कुछ सोचा होगा हमने, तो उसको खर्चा, उसके लिए जो खर्चा बेयर करना पड़ता है उसको अपन एजेंसी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो एजेंसी प्रॉब्लम पहले समझते हैं, ठीक है। देखो वही चीज़ है कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन ओनर एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है, इन कॉर्पोरेट्स देयर इज सेपरेशन बिटवीन ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स, ठीक है। देयर इज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड ओनर्स व्हिच इज नोन एज एजेंसी प्रॉब्लम, ठीक है। एजेंसी प्रॉब्लम इज द चांसेस दैट मैनेजर्स में प्लेस पर्सनल गोल्स अहेड ऑफ द गोल ऑफ ओनर्स। ये बात करिए अपन ने कि वो पर्सनल गोल्स को आगे रख देंगे, ठीक है। मतलब सोचो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे शेयर प्राइस मैक्सिमाइज होती, लेकिन उससे मैनेजमेंट को अंडर द टेबल कट नहीं मिलता, तो मना कर देंगे। अंडर द टेबल समझ रहे हो ना, समझ रहे हो अंडर द टेबल, हाँ ठीक है। तो मैनेजमेंट को कट नहीं मिलता, वो लोग तो मना कर देंगे, बोले नहीं हमें प्रोजेक्ट लेंगे ही नहीं, लेकिन उसका शेयर प्राइस, लेकिन उसका शेयर प्राइस मैक्सिमाइज होता, वो उनको करना चाहिए था। ये लोग उस प्रोजेक्ट को लेंगे जिसमें इनका कट मैक्सिमाइज होगा, बट उसमें शेयर होल्डर्स का नुकसान हो सकता है ना, बस वही चीज़ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, एजेंसी प्रॉब्लम लीड्स टू एजेंसी कॉस्ट, ठीक है। एजेंसी कॉस्ट क्या होती है? एडिशनल कॉस्ट बॉर्न बाय द शेयर होल्डर्स टू मॉनिटर द मैनेजर को मॉनिटर करने के लिए एंड कंट्रोल देयर बिहेवियर, कंट्रोल करने के लिए उनको, ताकि उनका मैक्सिमाइज हो सके वेल्थ, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 4 चीज़ें लिखनी होती है, मॉनिटरिंग, बॉन्डिंग, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रक्चरिंग। अब चारों के अलग अलग मतलब है, लेकिन लिखना तो तुमको यही है। मॉनिटरिंग मतलब उसको मॉनिटर करने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे तुमको, उनसे बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेसिकली, कि आप कितना ही कर लो उसके बाद में भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आपको पेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो आपकी लॉस्ट हो जाएंगी क्योंकि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो इसलिए, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई एजेंसी कॉस्ट के अंदर। देन स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हो गई, आपको ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि आप ढंग से मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सको, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, ठीक है, उससे स्ट्रक्चरिंग बोलेंगे। आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, MBOS, ठीक है, बस ये लिख के आ जाना। चल, डिस्क्राइब हाउ एजेंसी प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड, ठीक है। एजेंसी कॉस्ट के 4 टाइप्स होते हैं, वो अपन यहाँ पे लिख दिया। इसको एड्रेस किस तरीके से करना है वो अपने नीचे लिखा हुआ है। कैन बी एड्रेस इफ द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजर्स आर अलाइन टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है, वही करना है अपने को, किस तरीके से अलाइन करेंगे दोनों के शेयर्स, दोनों के इंटरेस्ट को, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, उससे अपनी एजेंसी प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं अपन बोल सकते हैं कि देखो मैनेजमेंट तुम्हारी जो कंपनसेशन मिलेगी, जो तुम्हें सैलरी मिलेगी ना, उसको हम लिंक कर देंगे प्रॉफिट से लिंक कर देंगे उसको अपन। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो इन लोगों को भी इंसेंटिव होगा कि चलो अपन प्रॉफिट को इंक्रीज करते ताकि हमारी सैलरी भी बढ़ जाए, तो शेयर होल्डर्स का भी फायदा, मैनेजमेंट का भी फायदा। तो दोनों के इंटरेस्ट को अलाइन कर दो तुम, सेम चीज़ से लिंक कर दो दोनों के इंटरेस्ट को। तो मैनेजरल कंपनसेशन इज लिंक टू प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू सम एक्सटेंट एंड ऑल्सो विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, तो उसको अलाइन कर दो। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, इसोप पढ़ा होगा, ठीक है, तुम मैनेजमेंट को इसोप दे सकते हो। इसोप में क्या होगा कि उनके पास भी शेयर होल्डिंग आ जाएगी छोटी मोटी, तो उनको भी इंसेंटिव रहेगा कि हमें शेयर्स की प्राइस को इंक्रीज करना है।
तो शेयर होल्डर्स की प्राइस का शेयर होल्डर का फायदा हो जाएगा उससे, एंड मैनेजमेंट को भी इंसेंटिव रहेगा कि हम शेयर्स की प्राइस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो शेयर होल्डर्स के फायदे में एक्ट करने लग जाएंगे क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट अब अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, ESOP इज ऑल्सो डिजाइंड टू एड्रेस द इशू विद द अंडरलाइंग अजम्पशन दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्टॉक प्राइस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, देन इफेक्टिव मॉनिटरिंग कैन बी डन, मॉनिटरिंग करो तुम उनके टास्क की, रिपोर्ट्स मांगो तुम क्या क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो इस 3 तरीके से सॉल्व हो सकती है। ये ICAI के लैंग्वेज में ही इफेक्टिंग लिखा हुआ है, गलत है, ये इफेक्टिव होना चाहिए था। ICAI की मॉड्यूल में ही लैंग्वेज गलत है, इफेक्टिंग नहीं इफेक्टिव होना चाहिए। ICAI की बुक के अंदर ही यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा हुआ है जिसकी जगह पे ESOP होना चाहिए था, तो मैंने काट के सही कर दिया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन 21 है ये इन्हीं दोनों क्वेश्चन का मिक्सचर है, क्वेश्चन 21 इन्हीं दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए अपने 21 को कट कर दिया है। इसके साथ में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, चलो अब आते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 की तरफ, विच इज टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। एंड ये मैं बहुत कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूँ कि जो आपने अभी तक चैप्टर 1 में किया है, मोस्ट लाइकली अगर वर्स्ट केस में जाना चाहे तो अलग बात है, लेकिन मोस्ट लाइकली आपका क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से उठ के आने वाला है, एक टाइप्स ऑफ आपके स्कोप में से। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, 3 टाइप के नीड्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसमें आपको एक एक चीज़ लिख देना है कि कितने कितने टाइम के लिए आपका होता है। लॉन्ग टर्म मतलब वो नीड जो आपके 5 to 10 ईयर्स के लिए होती है। ठीक है, पीरियड एक्सीडिंग 5 to 10 ईयर्स, तो अपन लिख दिया 5 to 10। ठीक है, इससे भी ऊपर। ठीक है, मीडियम टर्म के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली इनके बीच की। ठीक है, तो ईयर 1 to 5। ठीक है, देन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, इसके अंदर ऑब्वियसली 1 साल के अंदर अंदर की। ठीक है, लेस देन 1 ईयर्स। इसके अंदर क्या होगा, फाइनेंस करना होगा करंट एसेट्स या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की बात होगी। बस खत्म हो गया, इतना ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है आपको बस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम बोलोगे सर 5 से 10 से एक्सीडिंग बोल रहे हैं आप, तो मतलब 5 से 10 ही आ गया, वो लोगों ने लैंग्वेज ऐसे लिख रखी है कि अच्छा एक्सीडिंग 5 to 10 तो ठीक है, मतलब 5-10 के बीच में हो गया, एक तरीके से समझ लो, 10 के आगे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 1 to 5 मीडियम टर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है, एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा, इक्विटी शेयर्स का एडवांटेज क्या है रेज करने का, पता है तुमको इक्विटी शेयर्स से क्या होता है। देखो, इक्विटी शेयर्स के अंदर तुम्हें कोई मैंडेटरी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, ऑब्लिगेशन नहीं होती कुछ पे करने के लिए। तो अपन ने बात करी थी कि उससे क्या होता है कि जो बिजनेस की फाइनेंशियल रिस्क होती है ना, बिजनेस की फाइनेंशियल रिस्क वो कम हो जाती है। ठीक है, रिस्क कम हो जाती है। तो सबसे पहला तो वही है कि हैज़ नो ऑब्लिगेशन, हैज़ नो लाइबिलिटी फॉर कैश आउटफ्लोस, आपको मैंडेटरीली कुछ पे नहीं करना है। ठीक है, एंड उससे क्या होता है कि कंपनी की जो रिस्क होती है ना, कंपनी की जो रिस्क होती है वो भी कम हो जाती है, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, अच्छा कंपनी की रिस्क की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टर्स की रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें बहुत डिफरेंस है क्लियरली। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। इसके साथ में आप वो भी लिख सकते हो कि इससे कंपनी की रिस्क कम हो जाती है, फाइनेंशियल रिस्क, वो भी आप लिख देना। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है कि इससे क्या होगा कि आपका कंपनी का फाइनेंशियल बेस बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास इक्विटी ज़्यादा होगी ना तो उससे आपकी बोरिंग पावर भी इंक्रीज होती है, क्योंकि वही ना, डेट वालों को इक्विटी का तो सारा होता है कि हमारे पीछे कोई बैठा है। जितना आप इक्विटी अच्छा होगा आपके पास, उतना डेट वालों को कंफर्ट होगा कि हमारे पीछे भी कोई बैठा है सपोर्ट करने के लिए हमको। ठीक है, तो उससे आपकी बोरिंग पावर इंक्रीज होती है, आपका फाइनेंशियल बेस बेटर होता है। ठीक है, यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू लीगली टू पे एनी डिविडेंड्स, वही बात है, सेम पॉइंट को रिपीट कर दिया उसने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उन लोगों ने अलग किया रिडेम्पशन के लिए, रिडेम्पशन के ऊपर जो मुझे रीपेमेंट करना होता है उसका भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और डिविडेंड्स का भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो अलग अलग इस तरीके से कर दिया, बाकी है एक ही पॉइंट वैसे ही है। ठीक है, और कंपनी इन्हीं इक्विटी शेयर्स को बाद में राइट इशू करके एक्स्ट्रा पैसा भी रेस कर सकती है। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हो गए। मेन इसने लिखा नहीं कि इसके अंदर रिस्क कम होती है। ठीक है, और एक और एडवांटेज लिख सकते हो आप इसमें, चलो ठीक है छोड़ो, इतना बहुत है अभी के लिए। ठीक है, आगे क्या बोलता है, फाइनेंसिंग अ बिजनेस। अच्छा, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 में कवर्ड है, तो अभी अपन इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो अपन आते हैं एक्सप्लेन द टर्म प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ये नवंबर 9 में आता है 2 मार्क्स का। प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है, मतलब प्रॉफिट्स को रोक के बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर देना, उसको प्लोइंग बैक बोलते हैं। यानी प्रॉफिट्स को रोक लिया एंड बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लिया, तो बेसिकली इसका मतलब है रिटेन अर्निंग्स। अच्छा सर, मतलब इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे कि हमें इंग्लिश आती है कि नहीं आती, हाँ वही है। ठीक है, थ्योरी के अंदर FM की थ्योरी के अंदर तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट छोड़ के बाकी सब कुछ टेस्ट हो जाता है। तुम्हारी रिटर्न शक्ति टेस्ट हो जाती है, तुम्हारी मेमोरी वगैरह सब टेस्ट हो रही है, इंग्लिश टेस्ट हो रही है, बस FM टेस्ट नहीं हो रही। ठीक है, चलो प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने लॉन्ग टर्म फंड्स जो भी आपने बनाए हैं बाय अक्यूमुलेटिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, उसका रोक के, जो आपके शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं उसका रोक के बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, इसकी रिस्क बिल्कुल भी कुछ नहीं होती है। ठीक है, कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि
अगेन इक्विटी का हिस्सा है, आपने कमाया इक्विटी के लिए तो आप बिजनेस के अंदर रोक सकते हो, इसकी कोई रिस्क नहीं है अलग से, ठीक है। ऑल्सो इससे क्या होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं उनका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर ये रिटेन अर्निंग नहीं करते, हो सकता है आपको डेट लेके आना पड़ जाता, या फिर आपको नए शेयर्स रेस करने पड़ जाते, ठीक है। अगर आप डेट लेके आते तो उससे थोड़ी बहुत रिस्क इंक्रीज हो जाती ना, फाइनेंशियल रिस्क होती है डेट के केस में, तो इंक्रीज हो जाती। अभी रिटेन अर्निंग में नहीं है, वो अपन यहाँ पे लिख दिया। अगर आप शेयर्स लेके आ जाते तो नए शेयर होल्डर्स आ जाते, उससे क्या होता है एग्जिस्टिंग वालों को तकलीफ होती, क्योंकि उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो गया ना, ठीक है। लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि नए शेयर्स रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो दोनों फायदे हो गए, डेट भी रेस नहीं करना पड़ा, इक्विटी भी नहीं बढ़ी, तो रिस्क भी नहीं बढ़ी और कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं हुआ, बस ये लिखना है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म फंड्स का सोर्स है, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं ये, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोलता है कि डिबेंचर्स के कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि डिबेंचर रेस होते हैं ऑन द बेस ऑफ द डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ठीक है। दूसरा सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, लिस्टेड भी हो सकते हैं, नॉन लिस्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ी लो होती है, क्यों? डेट है, डेट की कॉस्ट कम होती है इक्विटी से, बताइए अपने को, ठीक है। अभी उसके ज़्यादा लॉजिक पर नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता है डेट की कॉस्ट कम होती है इक्विटी से, ठीक है। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स प्रेफरेंस से बेटर होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स प्रेफरेंस से बेटर होते हैं, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, आप कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे नहीं कमाए। प्रेफरेंस के केस में होता है कि हाँ प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको देंगे, ठीक है, नहीं होगा तो फिर नहीं देंगे। उसके बाद अलग होता है कि कुछ क्यूमुलेटिव हो जाते हैं, कुछ नॉन क्यूमुलेटिव हो जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स के बाद आपको देना ही पड़ेगा हमेशा इंटरेस्ट, तो उससे बेटर रहते हैं, ठीक है। जो जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं वो पन्ने मार्क कर दिए, आपको बस यही चीज़ें लिखनी है जो हाईलाइटेड, ठीक है। द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 3 to 10 ईयर्स, बस खत्म। तो आपने क्या लिखा, रेस कैसे होगा, नेचर कैसा होगा, कॉस्ट कैसी होगी, फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, एंड उसका पीरियड कितना होगा, ठीक है। डिस्कस, ये सितंबर 24 में आया था 4 मार्क्स का, कि आपके 2 एडवांटेज बताओ, 2 डिसएडवांटेज बताओ डिबेंचर से पैसा रेस करने के, ठीक है। सबसे पहला तो वही इसकी कॉस्ट लोअर होती है, द कॉस्ट इज मच लोअर देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी कैपिटल, दोनों से कम होती है इसकी कॉस्ट, ठीक है। एंड दूसरा, इसके ऊपर हमारे को टैक्स एडवांटेज और मिल जाता है, वो भी इसके अंदर ही आप लिख दोगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट कम होती है, और उसके आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज ऑल्सो टैक्स डिडक्टेबल, तो आप सबसे पहले वैसे ही लिख देना कि कॉस्ट इज मच लोअर, खत्म, ठीक है। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल, बट उसके मार्क्स नहीं होंगे, कॉस्ट के मार्क्स होंगे मेजरली आपके, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिबेंचर सेफर इन्वेस्टमेंट है देन प्रेफरेंस और इक्विटी, क्योंकि डिबेंचर्स के केस में इन्वेस्टर्स की रिस्क कम होती है, ठीक है। डिबेंचर्स के लिए इन्वेस्टमेंट सेफर है देन इक्विटी और प्रेफरेंस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड उसके जैसे क्या होता है, क्योंकि सेफर है उनके लिए, तो वो रिटर्न भी आपसे कम एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसलिए दे विल रिक्वायर अ लोअर रिटर्न ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, तो उसकी कॉस्ट बेसिकली कम है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। दूसरा क्या होता है, इससे कोई भी डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप इक्विटी रेस करते तो आपका कंट्रोल डायल्यूट हो जाता है इक्विटी शेयर्स का, नए लोग आ जाते हैं साथ में तो कंट्रोल डायल्यूट हो जाता है, यहाँ पे डायल्यूट नहीं होगा आपका। दूसरा एडवांटेज ये हो गया, ठीक है। तीसरा भी पढ़ लो, और क्या पता सिर्फ उसका ही क्वेश्चन आ जाए तो एडवांटेज लिखने का, तीसरा भी पढ़ लो, ठीक है। तीसरे के अंदर क्या बोलता है कि जब कभी इन्फ्लेशन आएगी ना, जब प्राइसेस राइज कर रही होगी, तो डिबेंचर लेने से थोड़ा फायदा हो जाएगा अपने को। क्यों? क्योंकि डिबेंचर के अंदर एक तरीके से आपका इंटरेस्ट लॉक हो जाएगा। देखो, आपकी प्राइस इंक्रीज हो जा रही है, तो प्राइस अगर इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन अगर आएगी, तो आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट भी साल भर साल बढ़ता जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। बताइए, आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। और अगर आपने किसी साल में, जैसे आपने जब प्राइस राइज कर रहे हैं, आपने डिबेंचर 8 पे लेके अपना लॉक कर लिया, तो 5-10 साल तक आपको 8% पे देना है। वहाँ पे राइज कर जा रहा है 9%, 10%, 11% हो गया है, 12% हो गया है, लेकिन आपका लॉक है 8 पे, तो आपका फ़ायदा हुआ ना एक तरीके से, ठीक है। वहीं अगर आप इक्विटी लेते तो उनको आपको साल भर साल अलग अलग इंटरेस्ट देना पड़ता, अलग अलग डिविडेंड देना पड़ता, तो वो आपको थोड़ा बहुत बढ़ा के देना पड़ता, कंसिडरिंग द जो भी इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है। यहाँ पे नहीं हुआ। अच्छा, ये थियोरेटिकल पॉइंट है कम्प्लीटली, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होते, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कवर्नेंस होते हैं, जो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है, थियोरेटिकल पॉइंट है, बस समझ लो इतना तो, ठीक है। डिसएडवांटेज के अंदर तुम्हें क्या लिखना है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज है। ऑब्वियसली ऑब्लिगेटरी पेमेंट होती है, इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट करना भी, तो ऑब्लिगेटरी पेमेंट है, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट इज ऑब्लिगेटरी पेमेंट, पता ही है, ठीक है। दूसरा, इसके साथ में क्या होता है, हमेशा कोवेनेंट्स होते हैं। कोवेनेंट्स क्या होते हैं, जब भी आप कोई लोन लोगे, कोई भी काम करोगे, कहीं से भी लोन उठाओगे, आप डिबेंचर लोगे, डेट कहीं से भी लोगे, तो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। सैंक्शन लेटर वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट होता है, इसके ऊपर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं,
कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वो नहीं जा सकते, आपको कोई डिसीजन लेना होगा तो पहले आपको हमसे पूछना होगा, आपको हमारा सही लेना पड़ेगा, हमें इज्जत देनी पड़ेगी, ठीक है, आपका डेट इक्विटी इसके ऊपर नहीं जा सकता, आपका DSCR इतना होना चाहिए। तो बहुत सारे कोवेनेंट्स होते हैं तो थोड़े रेस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, बस वही बात है, ठीक है। इससे आपकी फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी, बताई मैंने। देखो दो चीज़ें अलग अलग है, कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क अलग है, इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट रिस्क अलग अलग है, ठीक है। वो इसका एक बहुत ही बेसिक बढ़िया वाला चार्ट अपन ने क्लास के अंदर हमारे नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है, जिसके अंदर डिबेंचर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस तीनों का कंपेरिजन एक मस्त से चार्ट में कर रखा है, उसमें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पढ़ाते टाइम मुझे आपको क्वेश्चंस दिखाने, तो मुझे क्वेश्चन का ही पढ़ाना पड़ेगा ना। तो डिबेंचर के केस के अंदर जो फाइनेंशियल रिस्क होती है वो कंपनी की बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्लिगेटरी पेमेंट होता है, हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। डिबेंचर हैज़ टू बी रीपेड, जब रीपे होगा वो तो आपको बहुत सारा कैश आउटफ्लो पे करना पड़ेगा एक साथ में, ठीक है, एक ही बात है, करना पड़ेगा। ऑब्लिगेटरी पेमेंट था वो एक ही, उसी को नया पॉइंट बना दिया लोगों ने बनाने के लिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या बोलता है, प्रेफरेंस शेयर्स के 4 टाइप बता दो कोई से भी विद इट्स फीचर, ठीक है, ठीक है, बता दो। क्यूमुलेटिव हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकता है, रिडीमेबल हो सकता है, इरिडीमेबल हो सकता था। इरिडीमेबल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं तो ठीक है, बट ठीक है, लिखने को लिख सकते हो। फिर उसके बाद पार्टिसिपेटिंग हो सकता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो सकता है, कन्वर्टेबल हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल हो सकता है। तो ऐसे करते करते इन चारों के बेसिस पे अपने पास टाइप्स कितने हैं, 4 टाइप्स हैं, 4 के बेस पे 4 × 2 8 टाइप, 8 आप लिख सकते हो यहाँ पे ना। एंड फीचर आपको पता ही है, ये तो पढ़ाई आपने ऑलरेडी, ठीक है। क्यूमुलेटिव वो होता है जिसका प्रॉफिट अक्यूमुलेट होता जाएगा, चाहे पे करो चाहे नहीं, जिसका डिविडेंड अक्यूमुलेट होता जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव का अक्यूमुलेट नहीं होगा। रिडीमेबल रिडीम करना पड़ेगा, रिडीमेबल रिडीम नहीं करना पड़ता। पार्टिसिपेटिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक। कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स में जो कन्वर्ट होकर इक्विटी में बन जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सिंपल। चलो डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड्स बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, वही सिंपल सी चीज़ें इसकी भी बतानी है अपने को। तो कितने कितने लिखे हैं लोगों ने, 2 इसके लिखे हैं, 5 इसके लिखे हैं। आप इसके 4 पढ़ लो एडवांटेज के, 2 डिसएडवांटेज देख लेना जितने उसमें लिखे हुए हैं। 4 इसलिए ताकि अगर एडवांटेज का ही क्वेश्चन आना हो तो आप कवर कर पाओ, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है कि देखो इसका एडवांटेज क्या होगा प्रेफरेंस शेयर्स का, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के बेसिस में अपने को लेवरेज का बेनिफिट मिल जाता है, पता है ना, लेवरेज का बेनिफिट मिल जाता है। लेवरेज है, लेवरेज का बेनिफिट आपको पता ही है कि EPS लेवरेज की वजह से हाई रेट से ग्रो कर जाता है, ठीक है। परसेंटेज चेंज ज़्यादा होता है EPS का अगर हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज होता है तो, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज मिल जाता है हमें लेवरेज का, ठीक है। दूसरा, इसका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो फिक्स्ड एंड प्री डिसाइडेड है, ठीक है। एंड इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट्स। अब ये जितने इसने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये सब ना ये लोगों ने कंडीशनल लिखे हैं, जिससे ये सरप्लस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये लिखा है इसने तब जब आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग हो, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग के अंदर ये नहीं होगा, बट ठीक है, अगर पॉइंट बनाना है तो आपको कंडीशन, आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा पार्टिसिपेटिंग के अंदर ही होगा कि सरप्लस प्रॉफिट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इक्विटी वाले को फायदा है, ठीक है। इसके केस के अंदर कोई भी रिस्क ऑफ टेक ओवर नहीं होता है, क्योंकि इनको वोटिंग राइट कुछ नहीं मिलता प्रेफरेंस शेयर्स को। अच्छा वोटिंग राइट भी कंडीशनल मिल जाते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि नो रिस्क ऑफ टेक ओवर, क्योंकि इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, ठीक है। दूसरा, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स लोगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं होंगे तो आपका EPS डायल्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर इक्विटी ले लेते इसकी जगह पे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते, इक्विटी आपका EPS डायल्यूट हो जाता, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे डिनोमिनेटर के अंदर तो आपका EPS डायल्यूट हो जाएगा ना। इनके केस में नहीं होगा, ऐसा ऐसा ही बोलता है। जबकि यहाँ पे एक और फाइन न्यूएंस है, ठीक है। EPS फिर भी कम हो सकता है प्रेफरेंस की वजह से, लेकिन छोड़ो, अभी ICA ने लिखा है जो लिखा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस कैपिटल कैन बी रिडीम्ड आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब बनाने को बनाए हैं पॉइंट्स ये लोगों ने, ठीक है। इसका एक और एडवांटेज क्या हो सकता था कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी ना, कॉस्ट होगी वो लोअर होगी इक्विटी से, ठीक है, लोअर होती है इक्विटी से। बस एक और पॉइंट बन सकता था, अगर आप लिखना चाहो तो वैसा भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना आपको ये 5 ही पड़ेंगे, नहीं के मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। डिसएडवांटेज के अंदर क्या होगा कि ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, डेट से खराब है, ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, ये टैक्स शील्ड प्रोवाइड नहीं करता, एंड दिस इज कॉस्टलियर टू द कंपनी देन एज कम्पेयर टू द डेट। बात करिए अपन ने, ये डेट से महंगा होता है, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव इन नेचर हो सकते हैं, तो इनका डिविडेंड्स आपको मैंडेटली देना पड़ेगा, अगर आपने इस साल प्रॉफिट नहीं दिया तो अगले साल आपको देना पड़ेगा। दे शैल बी अक्यूमुलेटेड एंड पेड लेटर। तो कंडीशनल पॉइंट्स बना दिए इस लोगों ने कि ये क्यूमुलेटिव होता तो ये डिसएडवांटेज होगा, और यहाँ पे लिखा है कि अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग हुआ तो क्या एडवांटेज होगा। तो कंडीशनल पॉइंट डालें दोनों के अंदर लोगों ने, ठीक है, ठीक है, इतना ही था। आगे क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में डिस्टिंग्विश करके बताओ, ठीक है। सबसे पहला, ओनरशिप प्रेफरेंस शेयर इज स्पेशल काइंड ऑफ शेयर, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। पहला
क्लासिफिकेशन ये हो गया, अपना डिफरेंस ये हो गया। दूसरा पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होता है, आपको प्रायोरिटी मिलती है डिविडेंड की पेमेंट में, इक्विटी से पहले आपको मिल जाता है। डिबेंचर के केस में आपको फिक्स चार्ज ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा हमेशा, तो यहाँ पे डिविडेंड पे होगा, उसके लिए प्रायोरिटी मिलेगी, और यहाँ पे आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेचर क्या है, देखो ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि प्रेफरेंस बेचारा बीच में फंस के रह गया, ये ना तो पूरा डेट बन पाया, ये ना पूरा इक्विटी में बन पाया, ये बेचारा बीच में फंस के रह गया, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों के मिक्स फीचर्स हैं, डेट के भी हैं, इक्विटी के भी हैं, ठीक है। प्रेफरेंसेस आर हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड सम एट्रीब्यूट्स ऑफ डेट कैपिटल, ठीक है। डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है, कुछ भी लिख दिया लोगों ने। चलो उसके बाद अपन आते हैं लीजेस की तरफ। लीजेस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंस कैरी करता है, आ सकता है लीजेस के ऊपर, ठीक है। चलो नवंबर 18 में आया था 4 मार्क्स का ये, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग, ठीक है। 4 मेन बुलेट पॉइंट लिख देना, अंदर का कुछ भी लिख देना, अंदर की जो मैंने आपको लाइनें बताई वो लिख देना, 1-2 आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लीज जो है एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव है। लो कॉस्ट अल्टरनेटिव क्यों, क्योंकि आपको पहले परचेस करना पड़ता, तो आपको अपफ्रंट पे करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आपको लीज पे लेके आएगा तो आपको हर साल थोड़ा थोड़ा रेंटल पे करना है, आपको एक साथ कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ी ना बहुत सारे इतने महंगे एसेट की, तो ये एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव हो गया आपका, ठीक है। दूसरा लीज रेंटल के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है आपको, लीज रेंटल के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है आपको। पहले लेट से अगर आप इक्विटी से फाइनेंस करके लेके आते हैं अपनी कोई बहुत सारी महंगी मशीन है, तो आपको कुछ भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। अभी आप लीज रेंटल पे कर रहे हो, लीज रेंटल उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा ना, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप लीज पेमेंट कर रहे हो एज अ लेसी आप लीज पेमेंट कर रहे हो, आपको उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एंड जो लेसर है जिसने आपको लीज पे दिया है, ठीक है, उसको डिप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लेसर की बुक्स के अंदर एसेट शो हो रही है, वो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, उसको टैक्स बेनिफिट डेप्रिसिएशन के ऊपर मिलेगा, एंड लेसी को मिल जाएगा टैक्स बेनिफिट उसके लीज रेंटल का। तो दोनों का फायदा हो रहा है एक तरीके से टैक्स के अंदर, ठीक है। वो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, टैक्स बेनिफिट डेप्रिसिएशन अवेलेबल फॉर ओनिंग एन एसेट मे बी, एंड ये बोल रहा है कि अगर आप ओन भी कर लेते ना, अगर आप ओन करते, अगर आप लेसर बन जाते, अगर आपने ओन किया होता, लेट्स से अगर आपके पास प्रॉपर्ली आपने एसेट खरीदा होता, तो आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलता है ना डेप्रिसिएशन के ऊपर, वो लेस होता कंपेयर टू जो आपको अभी मिला है लीज रेंटल के ऊपर। बोलने की बात है यार, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता था वैसे तो, बट ठीक है, लोगों को बनाने के लिए बोलना था, बट एक तरीके से इसमें दोनों का फायदा हो जाता है, दोनों को टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रिजर्वेशन ऑफ डेट कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा देखो हुआ क्या, अगर आप यहाँ पे डेट लेके फाइनेंसिंग कर लेते हैं, अगर आप डेट लेके फाइनेंसिंग करके आते एंड आप असेट परचेस करके आते, प्रॉपर परचेस करके आते, तो आप डेट फाइनेंसिंग भी लेके आते, ठीक है। उस डेट फाइनेंसिंग की वजह से आपकी कैपेसिटी डेट लेने की कम हो जाती है, अगर डेट इक्विटी रेशियो आपका बढ़ जाता, डेट बढ़ जाता आपका, फिर आप फ्यूचर में डेट नहीं ले पाते। अभी आपको डेट लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप वही डेट फ्यूचर में किसी और जगह से किसी और चीज़ के लिए लेके आ सकते हो, ठीक है। आपका डेट इक्विटी रेशियो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो आपकी डेट कैपेसिटी प्रिजर्व हो गई, आप फ्यूचर में भी काम ले सकते हो, डेट रेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपके ऊपर कोई भी रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस एंड डिस्पोजल नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका कि देखो आप अगर असेट लेके आते, परचेस करके आते, लेट्स से कोई कंप्यूटर लेके आए, कंप्यूटर 4 साल के अंदर, कोई बहुत ही हैवी कंप्यूटर 4 साल के अंदर वो ऑब्सोलीट हो जाता, फिर आपको 4-5 साल वापस उसको रिप्लेस करना पड़ जाता, ठीक है। आपकी कॉस्ट सारी की सारी गई 4-5 साल में। यहाँ पे आपकी वो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस नहीं है, वो सारी लेसर की है। आपको तो सिर्फ लीज रेंटल देना है, 4 साल बाद लीज रेंटल देना बंद कर देना, खत्म बात आपकी तो, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेज होगी, 4 लिख के आ जाना, लो कॉस्ट अल्टरनेटिव, टैक्स बेनिफिट, प्रिजर्वेशन ऑफ डेट कैपेसिटी एंड ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ लीजिंग, इसके डिसएडवांटेज क्या है। अब बस घुमा के कुछ ना कुछ तो निकालना ही है, नुक्स निकालने कुछ ना कुछ। तो नुक्स क्या होगी कि इसके अंदर मॉरिटोरियम पीरियड नहीं मिल पाता। जैसे देखो डेट आप लेके आते हो ना, डेट जब भी लेके आते हो, जब भी आप लोन लेके आते हो ना, तो लोन के अंदर एक मॉरिटोरियम रहता है, मॉरिटोरियम पीरियड रहता है। उसका मतलब क्या होता है कि आपको कुछ इनिशियल पीरियड मिलता है, लेट्स से 6 महीने का हो गया, 7 महीने का हो गया, वो लोन लेके लेटर के अंदर मेंशन होता है। उसके अंदर आपको क्या करना होता है, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको कुछ भी लोन का रीपेमेंट नहीं करना, आपको कोई भी ईएमआई पे नहीं करनी 4-5 साल के लिए, 4-5 महीने के लिए, 6-7 महीने के लिए। क्यों दिया जाता है ये, क्योंकि आप अभी प्रोजेक्ट डाल रहे हो, आप डेट से पैसा लेके आए हो, उस डेट के पैसे से आप प्रोजेक्ट में डालोगे, तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लग जाएगा ना, स्टार्ट होने में टाइम लग जाएगा, आपके पास कैश इनफ्लोज आए नहीं होंगे, तो आप लोन कैसे रीपे करोगे।
इसलिए डेट वाले थोड़ी दया दिखाते हैं, आपको मॉनिटोरियम पीरियड दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि लीज रेंटल के अंदर जरूरी हो सकता है कि आपको कोई भी मॉनिटोरियम पीरियड नहीं मिले, आपको स्टार्टिंग से पे करना पड़ जाए। तो इवन आपके पास कैश इनफ्लो नहीं आ रहा है फिर भी आपको रेंटल पे करना है, ठीक है। तो नॉट बी सूटेबल फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ठीक है, कि सेलर जो होता है, जो आपका लेस, मान लो अगर आप खरीद के लेके आते हैं, अगर आप ओन करते तो आपके पास कुछ तो वारंटी मिलती है आपको, कि ख़राब हो, परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं करे तो हमें वारंटी, आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा, आपको रिप्लेस करके दे देंगे, वारंटी मिल जाती है कुछ ना कुछ, ठीक है। वो बोल रहा है कि वो हो सकता है आपको ना मिले अगर आप लीज लेके आए हो तो, लीज पर लेके आए हो तो, ठीक है। वो वारंटीज आपको नहीं मिलेगी, वो वारंटी आपके लेसर को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। आपकी परफॉर्मेंस आपके हिसाब से अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो आप उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते, वो तो उसके पास है सारी बेनिफिट, उसकी सारे वारंटी वगैरह, बनाने को कुछ भी बनाएंगे भाई, पॉइंट डालना हो तो, ठीक है, ठीक है। चलो, अगर आपने फिर क्या बोला इसने, लेट्स से अगर लेसर अगर लोन लेके अपना लेके आया है आपकी असेट, लेसर ने क्या किया है, जब का लेसर है उसने असेट को परचेज किया है, ठीक है, एंड उसने हो सकता है उसके लिए लोन लिया हो परचेज करने के लिए। तो अगर उसने लोन के ऊपर डिफ़ॉल्ट किया, उसकी पेमेंट नहीं करी, तो हो सकता है उसका बैंक जो है, वो जो असेट है ना, वो उसको जब्त कर ले, गिरवी उसको लेके चल जाए अपने पास, क्योंकि वो सिक्योरिटी के ऊपर होगा, वो तो उसने उसको सिक्योरिटी रखवाया हुआ है इस लोन के लिए, ठीक है। नुकसान तो आपका होगा ना, असेट आपके पास पड़ी है और लेके चल जाएगी बैंक, तो उसके चक्कर में नुकसान आपका हो जाएगा अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो वही बोले, डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय द लेसर में समटाइम्स रिजल्ट इन सीजर ऑफ असेट्स बाय बैंक कॉजिंग लॉस टू द लेसी, उससे नुकसान आपका होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ना लीज के ऊपर, वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द इंटरेस्ट चार्ज ऑन टर्म लोन्स। अब आपको पता है लीज के अंदर भी एक इंटरेस्ट होता है इन बिल्ट, ठीक है। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ लीजिंग बोलते हैं, अपन निकालते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, आपने निकाला होगा आपके लीज वाले एएस के अंदर, तो एक इन बिल्ट एक रेट होता है, ठीक है। आप इसको इन डेज में जाओगे तो और इसको और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। वो रेट जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ज़्यादा होता है अगर आप लोन ले लेते हैं डायरेक्टली, तो आप इन अ वे ज़्यादा कॉस्ट बेयर कर रहे हो, ठीक है। बस ये 4 पॉइंट्स थे इसके अंदर, कि मॉरिटोरियम पीरियड नहीं होता, ठीक है, आपको वारंटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंड तीसरा अगर उसने डिफॉल्ट किया लेसर ने लोन की पेमेंट में, तो आपका सेट जब्त होगा जिससे आपको नुकसान होगा, एंड चौथा कि आपको हाई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू द लोन्स, ठीक है। उसके बाद बोलता है ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज में डिफरेंस बता दो। इसमें तो आप प्रो हो गए, आपने ये इसके अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, ठीक है। फिर भी बता देते हैं ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या होता है, ओनरशिप जो होती है ऑपरेटिंग लीज के अंदर लेसर के पास ही रहती है, लेसर के पास ही होती है, तो जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होते हैं वो लेसर के पास ही रहते हैं। फाइनेंस लीज के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं टू द लेसी, ठीक है, आप पास ऑन टू द लेसी, इसके अंदर जो रहते हैं बिलोंग्स टू द लेसर ओनली, ठीक है। अब बियरिंग रिस्क, ठीक है, लेसर बियर्स द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, लेसी बियर्स द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, ठीक है। परचेज ऑप्शन क्या है कि ऑपरेटिंग लीज के अंदर आपके पास एक कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप लीज के एंड में परचेज कर सको उसको, मतलब मिल सकता है चाहो तो, बट ठीक है लोगों ने लिखा है तो नहीं मिलता, ठीक है। फाइनेंस लीज के अंदर जनरली एक ऑप्शन रहता है कि आप एंड में परचेज कर लेना, ठीक है। एक्सपेंस बॉन्ड कि कोई भी मेंटेनेंस करना हो, रिपेयर वगैरह करनी हो तो कौन बेयर करेगा, ऑपरेटिंग लीज के अंदर जनरली आपका लेसर ही बेयर करेगा, लेसर बियर्स द कॉस्ट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस। यहाँ पे फाइनेंस लीज के अंदर बेयर करेगा कौन, आपका लेसर डज नॉट बियर, दैट मीन्स आपका लेसी बियर करेगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली फाइनेंस लीज के अंदर उसने हुआ क्या है, आप ओन तो बेसिकली आप ही कर रहे हो एक तरीके से, उसने बस लेसर ने आपके लिए बस फाइनेंस कर दिया है एक तरीके से, तो आपके पास ओनरशिप के बेनिफिट ट्रांसफर हो चुके हैं, रिस्क ट्रांसफर हो चुकी है, तो आपको बियर करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट क्या होता है, लीज एक्सपेंस इज ट्रीटेड लाइक अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक रेंट, ठीक है। फाइनेंस लीज के अंदर इसको अपन ट्रीट करते हैं लाइक अ लोन, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो बातें हैं ये सिर्फ एएस के अकॉर्डिंग है, इन डेज के अंदर दोनों को ही लोन की तरह ट्रीट किया जाता है, इन डेज के अंदर जो तुम फाइनल में पढ़ोगे, अभी तुम पढ़ते हो एएस, उसके अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट है दोनों का, ठीक है। चलो, अब उसके बाद क्या बोलता है कि आपने ऑपरेटिंग लीज देख ली, फाइनेंस लीज देख ली, हमें कुछ और टाइप की लीजेस बताओ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एटलीस्ट 4 अदर टाइप्स ऑफ लीजेस दैट हैव बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन टुडेज मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये अच्छा टॉपिक है ना, इनमें से 1-2 के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपन देखते हैं अलग अलग टाइप की लीज कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहला है सेल्स एंड लीज बैक। सेल्स एंड लीज बैक, इसके अंदर क्या होता है, लेट्स से आपके पास एक असेट ओन कर रखी है आपने, आपके पास एक मशीन है, ठीक है, आपके पास एक मशीन है, आपके पास वो ओन थी, लेकिन आपको भी पैसों की ज़रूरत है, तो आपने क्या कहा, आपने कही मशीन को ना मैं बेच देता हूँ, आपने मशीन उठा के बेच दी, किसको, धन्ना सेठ को बेच दिया आपने मशीन उठा के,
ठीक है। और धन्ना सेठ को आपने क्या बोला कि देख मैंने तेरे को बेच दी, तो मुझे आज पैसे दे दे, ठीक है। आपको पैसे मिल गए, उस पैसे का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मशीन भी चाहिए थी, आपको मशीन चाहिए थी, आपको मशीन यूज़ करनी है। तो आपने क्या बोला, एक काम कर धन्ना सेठ, तू मशीन खरीद ले, फिर खरीद के मुझे वापस लीज पे दे दे। तो वे ना वे हुआ क्या कि आपकी मशीन बिक गई, आपको एक हाथ में पैसा आ गया, लेट्स से इसको बेचने में आपको मिल गया 1 लाख, ठीक है। और मशीन में आपके पास ही पड़ी है एक तरीके से, क्योंकि अभी आपके ऊपर लीज के ऊपर है, ठीक है। उस लीज के ऊपर आप लेट्स से महीने का है, साल का 10,000 का आप रेंट पे करते हो, तो आपको पैसे भी मिल गए और इन अ वे आपके लीज में सब्सिट्यूट हो गया। आपको बस हर महीने हर साल 10,000 का पेमेंट करना है, बस ये आपका सेल एंड लीज बैक होता है, ठीक है। सबको इनिशियली एक पेमेंट मिल जाता है अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो, ठीक है। तो क्या बोलता है सेल्स एंड लीज बैक के अंदर, द ओनर ऑफ एन असेट सेल्स द असेट टू अ पार्टी, ठीक है, सेल्स असेट टू अ पार्टी, धन्ना सेठ अपना, ठीक है। वो इन टर्न लीजेस बैक द सेम असेट टू द ओनर इन कंसिडरेशन ऑफ लीज रेंटल्स, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ के बताता तुमको तो तुम समझते नहीं, यहाँ पे धन्ना सेठ को बीच में लेके आया तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। इट ऑल हैपन इन रिकॉर्ड्स ओनली, सिर्फ बुक्स के अंदर होती है ट्रांजेक्शन, ठीक है। असेट एक्चुअली फिजिकली मूव नहीं करती, वो तुम्हारे पास ही पड़ी है, ठीक है। चलो, इससे होता क्या है कि एक बार के लिए लेट्स से आपने एसेट परचेज करी, तो आपको ये भी मालूम पड़ गया कि एसेट मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। आप क्वालिटी के लिए आप एसेट की क्वालिटी सेटिस्फाई हो जाते हो, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं लेवरेज लीज। लेवरेज लीज के अंदर क्या बोलता है वो, लेवरेज लीज के अंदर देखो बोलता है, इसके अंदर देखो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। फिर से देखो अपन देखते हैं तीनों पार्टीज कौन सी हैं। एक आपका है यहाँ पे लेसर, एक है बैंक, एक है लेसी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जनरली क्या होता है, लेसर एसेट परचेज करता है, ठीक है। लेसर एसेट परचेज करता है एंड वो लेसी को लीज के ऊपर दे देता है। यहाँ पे क्या होगा कि जब लेसर परचेज करेगा ना एसेट, तो वो उसके लिए पहले बैंक से लोन लेके आएगा। वो एसेट परचेज करने के लिए पहले बैंक से लोन लेके आएगा। वो लोन डेट को अपन लेवरेज बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोन लेके आया, लेवरेज लेके आया, इसलिए इसका नाम पड़ा है लेवरेज लीज। बस यही चीज़ है, यही फ़र्क है इसके अंदर कि जब वो लेसर परचेज करने गया था तो पहले बैंक से लोन लेके आया था, तो उसकी कुछ लेसर मशीन की कुछ कॉस्ट है 1 लाख रुपए की, ठीक है सर। उसमें से 80,000 लेट्स से 80% फाइनेंस किया है बैंक ने। जो लोन किसने लिया है, लेसर ने लिया है बैंक से लोन, तो वो लोन से फाइनेंस हुआ 80,000 का, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये लेसी है, जब ये असेट जो है ये लेसी को जब लीज पे मिलेगी, तो लेसी हर साल हर महीने कुछ ना कुछ लीज रेंटल पे करेगा, ठीक है। लेट्स से वो लीज रेंटल पे करता है हर महीने, हर साल 10,000 का, ठीक है। तो होगा क्या, इस 10,000 में से इस 10,000 किसको पे करेगा, लेसर को पे करेगा, ठीक है। इस 10,000 में से कुछ पैसा लेसर अपने पास रखेगा, बाकी का पैसा लेसर यूज करेगा किस लिए, इस बैंक से जो उसने लोन लिया था उसकी किस्त चुकाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैंक कुछ किस्त चुकानी है 8,000 की, तो होगा क्या, 10,000 की जो लीज रेंटल आएगा ये जाएगा लेसर के पास में, ठीक है। उसमें से 8,000 ये बैंक को पे कर देगा, बाकी 2,000 इस लेसर का महीने का प्रॉफिट हो गया। सिंपल, ये है लेवरेज लीज, ठीक है। तो लेवरेज लीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, अ थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व बिसाइड लेसर इन द लेसी, ठीक है। द लेसर बोरोस अ पार्ट ऑफ द परचेज कॉस्ट ऑफ द असेट फ्रॉम द थर्ड पार्टी दिस लेंडर इन असेट एंड हेल्ड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। और ये जो असेट होगा ये भी असेट आपकी लोन की सिक्योरिटी के लिए पड़ा रहेगा बैंक के पास में। बस यही था इसके अंदर, और कुछ नहीं था, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या बोलता है, सेल्स एड लीज, ठीक है। ये लीज क्यों करी है, ताकि सेल्स के अंदर एड हो सके, एड मतलब हेल्प हो सके, तो सेल्स में हेल्प करने के लिए लीज करी गई है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, देखो लेट्स से आपने बहुत सारे ना, जैसे जनरली आपका बजाज फाइनेंस है ना, जैसे तो बजाज फाइनेंस जो है बेसिकली आपको ईएमआई पे देता है, बट फॉर द टाइम बीइंग अपन एक नया बिजनेस समझ लेते हैं बजाज फाइनेंस के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना एक मोबाइल का शॉप है सोनू मोबाइल, ठीक है। आप हो मोनू, ठीक है। आपको क्या करना था, आप मोनू को आपको सोनू मोबाइल से जाके फ़ोन खरीदना था, फ़ोन खरीदना था, बहुत महंगा वाला फ़ोन खरीदना था, ठीक है। अब आप वो फ़ोन खरीदने की पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के अंदर बहुत महंगा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, 1 लाख का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोनू मोबाइल का कनेक्शन है बजाज फाइनेंस से, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस क्या करेगा, बोलेगा एक काम कर, तेरे बजाय मैं फ़ोन खरीद लेता हूँ, मोनू तेरी जगह पे मैं फ़ोन खरीद लेता हूँ, मैं तेरे को ये फ़ोन लीज पे दे दूँगा,
ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये लीज बजाज फाइनेंस ने क्यों करी? ताकि सोनू मोबाइल जो है वो फ़ोन मोनू को बेच सके, ठीक है। वो मोनू उसको खरीदने की पोजीशन में नहीं था, अब वो ले पा रहा है क्योंकि बजाज फाइनेंस बीच में आ गया। बजाज फाइनेंस ने क्या बोला, तेरी जगह मैं खरीद लेता हूँ सोनू मोबाइल से एंड मैं तेरे को धारी पे दे दूंगा। तो सोनू मोबाइल की सेल हो गई, ठीक है। मोनू के हाथ में फ़ोन आ गया, उसको स्टार्टिंग में पे भी नहीं करना पड़ा, सोनू की भी सेल हो गई। तो ये बजाज फाइनेंस ने जो काम किया उससे सोनू की एक तरीके से सेल हो गई, इसलिए उससे सेल में हेल्प हो गई, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है इतने दुकानदार वालों को। जैसे फ़ोन से केस में ऐसा नहीं होता है, बड़ी बड़ी मशीनों के केस में ऐसा होता है। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल देना था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो कस्टमर पे करने की पोजीशन में नहीं है उसको भी सेल हो पाती है। किसकी वजह से? इस लीज की वजह से, इसलिए अपन उसको सेल्स एड लीज बोलते हैं, ठीक है। यही है, द लेसर एंटर्स इनटू अ टाई अप विद अ मैन्युफैक्चरर फॉर मार्केटिंग द लेटेस्ट प्रोडक्ट थ्रू इट्स ओन लीजिंग ऑपरेशंस। बस वही था। तो इस प्रोडक्ट को, ठीक है, इस सोनू मोबाइल का जो प्रोडक्ट था मोबाइल को, ठीक है, बजाज फाइनेंस भी अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकता है अपनी वेबसाइट पे कि हम ये आपको लीज पे दे देंगे मोबाइल। एक्चुअल में किसका था? सोनू मोबाइल का था वो एक्चुअल में, ठीक है। चलो, फिर एक लीज रहती है क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड लीज, ठीक है। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है कि जब लीज खत्म होगी तो असेट वापस आ जाएगा हमारे पास, आप अपने पास नहीं रख सकते, खत्म, सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है। तो क्लोज एंडेड का मतलब द असेट गेट ट्रांसफर टू द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज। ओपन एंडेड के अंदर आपके पास परचेज का ऑप्शन होता है, आप परचेज कर सकते हो अपने हिसाब से एंड में चाहो तो। उससे क्या होगा, ओनली द लेसी हैज़ द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, खत्म। बस 4 टाइप्स के हो गए अपने। अब इसके आगे इन्हीं के इतने छोटे छोटे जो अपन ने पढ़े हैं टाइप्स, 4 टाइप्स पढ़े ना, इन्हीं के क्वेश्चंस निकाल के अलग अलग आ सकते 2-2 मार्क्स का। जैसे आया था लेवरेज लीज का, आया था, आ गया 2 मार्क्स का सितंबर 24 के अंदर, ठीक है। सेल्स एंड लीज बैक आया था मेरे 15 के अंदर, अपन ने वैसे ही पढ़ लिया। आपको वही सारी चीज़ लिख के आनी है, ठीक है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, देखो इसके अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनके अपन बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं, इतने हैं कि अपन पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको अपन सिलेक्टिवली पढ़ेंगे, स्मार्टली पढ़ेंगे, अभी छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। पहले अपन बाकी के टॉपिक्स देख लेते हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं थोड़े आने के, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट है ना, वेंचर कैपिटल एंड एंजल फाइनेंसिंग। मॉडर्न फाइनेंस का बहुत अच्छे सोर्सेज हैं फाइनेंस के। ये क्या बोलता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, स्टेट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। अरे अपना शार्क टैंक अभी निकालो तेरा 2 गुलाबन, अपना शार्क टैंक, ठीक है। वो क्या है? वही तो अपना वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, ठीक है। उसी को बोलते हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। उसमें होता क्या है, देखो कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। जैसे अपना इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स आए थे शार्क टैंक में, तो जो लेके आते हैं प्रपोजल लेके आते हैं कि हमने बनाया ये, हमने बनाया वो, हमने बनाया ये, लेके आते हैं ना वो लोग, ठीक है। ठीक है, चलो, तो आ रहे हैं कुछ दिमाग में मेरे को प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो वो सोचते मेरे को हंसी भी आ रही है, ठीक है। तो वो लेके आते हैं प्रोडक्ट्स अपने, ठीक है। अब ये लोगों के पास, ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके पास स्किल है, इनके पास आइडिया है, इनके पास एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन है कि हम इसको बना सकते हैं, ठीक है, इसको बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसको एक बिजनेस के फॉर्म में स्केल अप कर सकें। तो ये लोग जाते हैं शार्क टैंक के ऊपर कि भाई आप लोग के पास पैसा है, आप लोग हमें पैसा दो, आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, आप अपनी एक्सपर्टीज़ हमें दो, ठीक है। बदले में आप हमसे इक्विटी ले लेना कंपनी के अंदर, ठीक है, 5% इक्विटी के बदले, ऐसा होता है ना, बोलते ना ठीक है। चलो, शख्स आज हम लेके आए हैं आपसे, हम हमसे डिमांड करते हैं 1 लाख में 2% इक्विटी वही सब चीज़ है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग ऑफ, इसमें क्या होता है, ये जो वेंचर होता है, जो नया बिजनेस होता है, ये काफ़ी रिस्की होता है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग ऑफ न्यू हाई रिस्की वेंचर, ठीक है, जो किसने बनाया है, क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स ने बनाया है, उसको फाइनेंस करते हो। ये जो वेंचर कैपिटल्स हैं उसको फाइनेंस करते हैं, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जिनके पास फंड्स नहीं होते, ताकि वो अपने आइडियाज़ को शेप दे सकें, उनको आप हेल्प करते हो बेसिकली। वही लिखिए जो मैंने बताया था, ठीक है। इसके अंदर मेन कब होता है, कब आप इन्वेस्ट करोगे, शार्क्स कब इन्वेस्ट करते हैं, जब उनको लगता है कि बिजनेस आगे ग्रो कर सकता है, पोटेंशियल है इसके अंदर, तो दे हैज़ टू बी पोटेंशियल टू सक्सीड इन फ्यूचर, तभी वो इन्वेस्ट करेगा, वरना अपना नुकसान क्यों करेगा, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने अपने को, सम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मोस्टली इक्विटी फाइनेंस होता है, क्योंकि शार्क्स को भी तो इक्विटी चाहिए ना, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट को भी तो इक्विटी चाहिए, उनको भी तो फायदा चाहिए कि ग्रो करेगा तो हमारे को फायदा होगा, ठीक है। लोन के अंदर क्या फ़ायदा है, लोन तो सिर्फ डीपे हो जाएगा, इक्विटी के अंदर आपकी शेयर की प्राइस बढ़ती जाएगी, आपकी हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी, तो उनको जनरली इक्विटी चाहिए होती है, ठीक है। एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, कम से कम 4 से 5 साल की हो सकती है, ये होने को तो छोटी हो सकती है, लेकिन मोस्टली 4-5 साल की होती है ये, ठीक है। अब इसके साथ में इन्वेस्टर सिर्फ आपको पैसा नहीं दे रहा है, वो इन्वेस्टर अपनी पूरी बिजनेस की एक्यूमेन आपको दे रहा है, बिजनेस की नॉलेज आपको दे रहा है, वो अपनी
एक्सपर्टीज आपको दे रहा है, याद आया, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आउट, बट आई विश यू गुड लक, याद आ गया, ठीक है। एक्सपर्टीज भी तो देते हैं वो आपको, नहीं एक्सपर्टीज तभी तो आउट हो जाती थी, ठीक है, बट आई विश यू गुड लक, वो भी बोलते थे वो, तो हाँ, तो आपको एक्सपर्टीज भी देते हैं अपनी, ठीक है। बस वही चीज़ है कि आपको सेल्स स्ट्रेटजी बताएंगे, आपको बिजनेस नेटवर्किंग मैनेजमेंट एक्सपर्टीज देंगे, तो आपको बहुत हेल्प हो जाती है उससे, ठीक है। चलो देन अपने हैं इसके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए, ये भी आपको शार्क टैंक से समझ में आ जाएगा, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो इक्विटी फाइनेंसिंग ही होगी, जो सबसे कॉमन होती है, वो तो आपको पता ही, सबसे पहले इक्विटी फाइनेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि पैसा लॉन्गर पीरियड के लिए करना होता है, रिस्क ज़्यादा है, तो इक्विटी में ज़्यादा फायदा होता है, इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा होता है, बहुत लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट होगा, इसलिए ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिटर्न के लिए लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर तो ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे, जो इक्विटी ज़्यादा रिटर्न्स इनिशियली नहीं मिलते हैं, इनिशियली आपको रिटर्न नहीं मिलने वाले, ठीक है, कंपनी इतना कमाएगी नहीं, आपको होगी कैपिटल ग्रोथ धीरे धीरे करके, तो इसलिए जनरली आप इक्विटी के अंदर हिस्सा लेते हो, ठीक है। अब बट इक्विटी भी आप 49% के ऊपर तो ले ही नहीं सकते, तो आपको पता ही, जैसे जैसे इक्विटी बढ़ाते जाते थे अपने शार्क्स, तो वैसे वैसे प्रमोटर को वैसे वैसे उसको थोड़ा दगदग होने लगता है कि नहीं इतना थोड़ी दूंगा मैं तेरे को, मेरी कंपनी भी तो है, तो जनरल बात है 49% के तो ऊपर कभी जाएगी ही नहीं, वरना वो मालिक ही हो गया ना कंपनी का, ठीक है। देन ऊपर से इससे वेंचर कैपिटल को इफेक्टिव कंट्रोल एंड ओनरशिप जो है, ठीक है, लिमिटेड मिल जाती है कि चलो 2% दे दी, 6% दे दी, 10% दे दी, लेकिन इफेक्टिव ओनरशिप तो सिर्फ रहती है एंटरप्रेन्योर के पास में, ठीक है। चल उसके बाद एक इक्विटी की जगह आपको पता है कभी कभी डेट भी दे देते थे कि नहीं मैं आपको साथ में डेट दूंगा, ठीक है, उसको बोल दिया अपन ने कंडीशनल लोन, ठीक है। कंडीशनल लोन का मतलब क्या है कि ये रीपेबल होगा नॉट विद द इंटरेस्ट, ये रीपेबल होगा रॉयल्टी के थ्रू। रॉयल्टी मतलब क्या होगा, कंडीशनल लोन क्या है, देखो जब जो कंपनी है, जो बिजनेस है वो ग्रो करने लगेगा, उसकी सेल अच्छी खासी, उसकी सेल होने लग जाएगी, तो सेल का एक सर्टेन परसेंटेज 2%, 3% जाएगा इन शार्क्स को, इन वेंचर कैपिटलिस्ट को, इस लोन की पेमेंट के लिए। तो इंटरेस्ट नहीं जा रहा, इंटरेस्ट की जगह रॉयल्टी जा रही है, सेल का एक हिस्सा जा रहा है, बस वही है। आफ्टर द वेंचर इज एबल टू जनरेट सेल्स, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच लोन्स, ठीक है। अभी रॉयल्टी 2 से 15% के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसकी जगह पे वेंचर कैपिटल क्या कर सकता है, उसको ऑप्शन भी दे सकता है कि तू रॉयल्टी देने की जगह पे एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दे, लोन के अंदर एक इंटरेस्ट का ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रॉयल्टी। जब वो डिसीजन कमर्शियली सेंस बनाने लग जाए, ठीक है, ऐसे थोड़ी स्टार्टिंग में बोलेगा कि नहीं तो मुझे इंटरेस्ट दे दे, जब उसको कमर्शियल बेनिफिट मिल रहा होगा इन शार्क्स को, तब वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि तू इंटरेस्ट भी पे कर सकता है, ठीक है। चलो इतना लिख दोगे, यहाँ तक का बहुत है, यहाँ तक पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद एक बोला है एक इनकम नोट करके, इनकम नोट ये हाइब्रिड सिक्योरिटी है, इसके अंदर कुछ फीचर्स आपके कन्वेंशनल लोन के हैं एंड कुछ फीचर आपके कंडीशनल लोन के हैं। कन्वेंशनल लोन कौन सा होता है, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो, कंडीशनल लोन कौन सा होता है, जिसके ऊपर आप रॉयल्टी पे करते हो, अभी मैंने बात करी। इन दोनों के फीचर्स मिक्स होंगे इसके अंदर, इंटरेस्ट भी पे होगा, रॉयल्टी भी पे होगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि साथ में इंटरेस्ट भी आ रहा है तो रॉयल्टी जो पे होगी वो थोड़ी कम रेट के ऊपर होगी, सिंपल लॉजिकल सी बात है, ठीक है। आखिरी कौन सा है, पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर। पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर का मतलब क्या है कि जैसे जैसे तुम बढ़ोगे वैसे वैसे हम भी बढ़ते जाएंगे। मतलब क्या है कि तुम अभी कमा नहीं रहे तो हम आपसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे, हम आपका साथ देंगे। जैसे जैसे तुम थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू कर दोगे तो हम आपसे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाएंगे, तब तुम थोड़ा और कमाने लग जाओगे, हम तुमसे थोड़ा सा और इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाएंगे। तो तुम बढ़ते जा रहे हो, हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, सुख दुख के साथ ही अपन, ऐसा, ठीक है। तो चार्जेस इन 3 phases, इन स्टार्टअप फेज नो इंटरेस्ट इज चार्ज, नेक्स्ट स्टेज अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। आफ्टर दैट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड टू बी पेड, खत्म, ठीक है। पार्टिसिपेट कर रहा है आपकी ग्रोथ के अंदर डिबेंचर एक तरीके से, ठीक है। मस्त क्वेश्चन था ना, मजा आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि आपको कौन से, अब आपको फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा, आपको सोचना है वेंचर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। शार्क टैंक चल रहा है अपना पूरा मस्त, यहाँ पे बैठेंगे, मैं बैठूंगा अश्विनी ग्रोवर की तरह चलो छोड़ो, तो अपना चल रहा है ये कि आपको सोचना है कि कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं एक वेंचर कैपिटलिस्ट को फाइनेंस करने से पहले रिस्की प्रोजेक्ट को, ठीक है। सबसे पहले तो जो चीज़ें शार्क्स असेस करते थे, बस आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सबसे पहले वो क्या असेस करते थे कि भाई देखो, ये जो आप बिजनेस करने वाले हो इसके कोई प्रोस्पेक्ट है क्या फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने के, क्या लग रहा है फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, ठीक है। जैसे उसने बोल दिया था इससे वाहियात प्रोडक्ट तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखा, बोल दिया था ना उसने, उसको नहीं पसंद आया, उसने बोल दिया, मुंह पे बोल दिया। तो बस वही प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए फ्यूचर प्रॉफिट्स के, ठीक है, क्योंकि रिस्क आप उठा रहे हो तो रिस्क कॉम्पेंसेट करने के लिए फ्यूचर में प्रॉफिट्स भी होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो उसकी टेक्निकल फीसिबिलिटी कितनी है, वो बन सकता है, ठीक है। साथ में आपको साथ में रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि जो आप प्रोडक्ट मार्केट में निकालना चाहते हो उसके लिए मार्केट कितना अवेलेबल है, लोग खरीदना चाहते भी है कि नहीं खरीदना चाहते,
ठीक है, जैसे सिप लाइन आया था, उसको लगा था कि भाई ये तो मगेगा ही नहीं लोगों के बीच में, कोई खरीदेगा नहीं सिप लाइन, तो लोगों ने नहीं लिया था फिर वो सिप लाइन। ठीक है, मतलब उसने इन्वेस्ट नहीं किया था उसके अंदर, कि उसको लगा था इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको दोनों एक टेक्निकल फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी एंड रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये कितना मार्केट के अंदर बिक सकता है, इसका मार्केट कितना अवेलेबल है। 3 चीज़ें तो ये हो गई कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने चाहिए, टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा जो वो शार्क है उसकी खुद की, वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसकी खुद की भी रिस्क बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर लॉस हो जाए, प्रोजेक्ट फेल हो जाए, तो तू रिस्क लॉस उठा सकता है नहीं उठा सकता है। अगर रिस्क नहीं उठा सकता तो इन्वेस्ट ही मत कर, फिर छोड़ देना। अगर तुझे फ्यूचर में रिटर्न चाहिए तो तुझे रिस्क भी तो उठानी पड़ेगी। वो चीज़ है कि उसको देखना पड़ेगा कि वो रिस्क उठा सकता है नहीं उठा सकता है। ठीक है, अब इसके साथ में आपने देखा होगा कि लोग कभी कभी ना फाउंडर के बीच में नजर रखते हैं कि आप में से दोनों में से कौन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कौन लेता है बिजनेस डिसीजन के अंदर, क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है इनका, कौन अच्छा मैनेजमेंट करता है। तो ये देखना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट टीम की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि वो आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं एक तरीके से। तो आपकी मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी, आप कितना अच्छा आप कितने अच्छे लोग हो। ठीक है, उनकी टेक्निकल एबिलिटी देखनी पड़ेगी कि टेक्निकल एबिलिटी कैसी है। बस खत्म। लास्ट में एक पॉइंट लिख सकते हो कि वो लोग आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी एक प्लेस मांगेंगे कि हम भी एक डायरेक्टर बन जाएंगे, क्योंकि हमें भी तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वरना हम आपको गाइड कैसे करेंगे। ठीक है, हम हमारी एक्सपर्टीज़ कैसे आपको देंगे। ठीक है, वैसा। तो ये पॉइंट लिख के आ जाना, मस्त मजा आ जाएगा। यही लिख देना जो अपने हाईलाइटेड किया, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अपने आते हैं एंजल फाइनेंसिंग। एंजल्स हैं ये तो लिटरली एंजल्स। ठीक है, ये भी आ रखा है, देखो सितंबर 24 में 2 मार्क्स का। देखो एंजल फाइनेंसिंग और वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में फ़र्क समझो। सबसे पहले क्या होता है, देखो वैसे तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो ना, बिल्कुल आइडिया आया ही आपके दिमाग में। ठीक है, आप इंप्लीमेंटेशन स्टेज की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं पता होता, आपको नहीं पता होता इसको मुझे कैसे अप्रोच करना है, पैसा कहाँ से लेके आऊँ। तो उस टाइम जो ऐसे लोग आते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, वो एंजल बराबर ही तो हुए, इसलिए उसको अपन बोलते हैं एंजल फाइनेंसिंग। तो ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पैसे में हेल्प कर दी, थोड़ा बहुत लोन दे दिया आपको। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं एंजल फाइनेंसिंग। वो भी इक्विटी के अंदर ऐसा रखते हैं और ये बहुत ही अर्ली स्टेज के अंदर आते हैं, बहुत अर्ली स्टेज के अंदर। ठीक है, अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के अंदर तो थोड़ा बहुत एक बिजनेस डेवलप हो चुका होता है, थोड़ी बहुत सेल्स होना स्टार्ट हो चुकी होती है। जैसे आपने देखा ही होगा कितनी अच्छी खासी सेल्स हो रही होती है शार्क टैंक के अंदर कुछ लोग। तो वेंचर कैपिटल थोड़े बाद में आते हैं, एंजल उससे भी पहले आते हैं, इसलिए उनको एंजल बोला जाता है। ठीक है, और ये जनरली इंडिविजुअल्स होते हैं। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के अंदर जनरली फंड होता है एक। ठीक है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, बहुत ही अर्ली स्टेज बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप देते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इससे हाई रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इक्विटी या लंबा रिटर्न मिलेगा तो इनको रिटर्न बहुत हाई मिल जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक अपना खत्म हो गया मैटर। ठीक है, अब शार्क टैंक से बाहर आ जाओ। ठीक है, नीचे सजेस्टेड में तुमको शार्क टैंक का एपिसोड तो नहीं दिख रहा है ना क्या बात, इसको सजेस्टेड में शार्क टैंक का एपिसोड दिख रहा हो तुम लोगों को, नहीं जाना नहीं है, पढ़ाई करो चुपचाप। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, कि एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग किस तरीके से हो सकती है। तो आपको सबसे पहले पूछ रहा है एक्सप्लेन ब्रीफ द फॉर्म्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। अब एक चीज़ समझना, एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग के 2 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, देखो आपको ऑर्डर मिला, आपने फिर गुड्स बनाए। ठीक है, बना के आपने एक्सपोर्ट कर दिए, एक्सपोर्ट डन। अब इसके बाद आप कलेक्शन मिलेगा, आपको पैसा मिलेंगे आपको। ठीक है, जब आपका एक्सपोर्ट हो चुका है, आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, एंड एक्सपोर्ट करने से लेकर कलेक्शन तक बीच में टाइम होता है 3, 4, 5, 6 महीने क्रेडिट पीरियड यहाँ पे हो सकता है। जनरली एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड ज़्यादा ही होता है कंपेयर टू डोमेस्टिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग की जरूरत, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपको फाइनेंस मिलेगा ना, उसको अपन बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। क्योंकि अभी शिपमेंट हो चुकी है, हमने डिस्पैच कर दिया है, अभी हमें पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे को पैसा मिलने में बहुत लेट मिलेगा उनसे, उसको बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ये एक्सपोर्ट करने से पहले इस यहाँ की स्टेज के लिए कि ऑर्डर मिलने से लेके गुड्स बनाने से लेके एक्सपोर्ट करने तक की जो हेल्प फाइनेंस मिलेगी ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, मस्त नाम है, ध्यान से सुनना, उसको अपन बोलते हैं पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट एक तरीके समझ लो, पैक करने के लिए क्रेडिट मिला आपको, गुड्स को पैक करने के लिए मिला है, मतलब पैकिंग करने तक की स्टेज के लिए आपको मिला है कि आपने बनाया, गुड्स को पैक कर दिया, फिर हम डिस्पैच कर दिया, उसके लिए जो आपको क्रेडिट मिला उसको बोलते हैं पैकिंग क्रेडिट। तो पहले वाला पैकिंग क्रेडिट, बाद वाला पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, दोनों के ही मोड्स पूछ रहा है आपसे। तो अभी पहले क्वेश्चन पूछ रहा है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का, इसके बाद आपसे पैकिंग क्रेडिट का पूछेगा। ठीक है, चलो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ सिमिलर आपको लगेंगे, लेकिन जो पॉइंट दे रखा है वो वैसे कैसे लिख देना एग्जाम में, मार्क्स मिल जाएंगे, बस इतना सही है।
ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, डॉक्यूमेंट्री एक्सपोर्ट बिल जो है उसको परचेस करा लो, डिस्काउंट करा लो। पता ही है तुमको, जैसे डिस्काउंट करा देते हैं ना अपन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल, वैसे ही जो आपको एक्सपोर्ट बिल आपने जो एक्सपोर्ट बिल आपका है, ठीक है, उसको आप डिस्काउंट करा लो। बैंक आपको डिस्काउंट करके आपको पैसे दे देगा। आपको मिलने थे 6 महीने बाद, आप उसको डिस्काउंट करा लो बैंक के साथ में, आपको आज ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो परचेज और डिस्काउंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री एक्सपोर्ट बिल्स, सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सिमिलर से हो गया, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने डिस्काउंट करा दिया। ठीक है, आपने डिस्काउंट करा दिया, यहाँ पे आपको उसकी तर्ज के ऊपर एडवांस मिल गया, एक तरीके से लोन मिल गया आपको। एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन, आपने कलेक्शन के लिए भेजा हुआ था। ठीक है, अपने बिल के लिए अपने बैंक को भेजा था कि तुम मुझसे कलेक्ट करवा के मुझे दे दो, वो कलेक्ट करता रहेगा अपने बिहाफ पे, आपको आज ही एडवांस दे दिया। ठीक है, ये एक तरीका और फॉर्म हो गया। ठीक है, और क्या बोलता है, एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक कैश सब्सिडी। अब ये मैंने आपको बताया था ड्यूटी ड्रॉबैक कैश सब्सिडी क्या होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान हो, हमने वर्किंग कैपिटल का जो अपन ने सुपरिटेंडेंट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैश ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह मिलते हैं आपको, तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है। आप जब भी एक्सपोर्ट वगैरह करोगे तो आपको कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते हैं, यानी आपको सरकार कुछ आपको पेमेंट करती है कि आपने एक्सपोर्ट किया ना, चलो मैं आपको थोड़ा पैसा दे देती हूँ। ठीक है, उसे ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं, बट उसको आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप एडवांस ले सकते हो बैंक से कि हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, आप हमें एडवांस दे दो, तो हमें आज ही मिल जाएगा पैसा उसका। तो एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक कैश सब्सिडी, जो भी आपको लेट मिली थी आपको आज बैंक ने हेल्प कर दी। अब जैसे आपको वहाँ से मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप बैंक को चुका देना। ठीक है, उनको आपको 2 महीने बाद मिलती, आप आज ही ले लो बैंक से। ठीक है, जैसे आपको गवर्नमेंट दे दे तो आप बैंक को पे कर देना, खत्म, नहीं था बस। ठीक है, देन एक है ईसीजीसी गारंटी। अब ये फाइनेंसिंग नहीं है, ये गारंटी है बस। तो एक बॉडी होती है ईसीजीसी, गवर्नमेंट ने बनाई है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो ये क्या करती है, जो इसका नाम है वही करती है। जो भी आप एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट लेते हो ना, जो भी आप एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट लेते हो, लोन लेते हो, ये उसकी गारंटी देती है बैंक को कि तू डर मत, बैंक तू डर मत, तू उसको दे, लोन दे, कुछ होगा तो मैं बैठी हूँ, मैं गारंटी ले रही हूँ, कुछ अगर ये रीपे नहीं करेगा तो मैं तेरे को दूंगी पेमेंट। तो बस बैंक को शांति मिल जाए, बैंक को सांत्वना मिल जाती है कि इसके पीछे भी किसी का हाथ है, अगर इसने डिफॉल्ट किया तो मेरे पास कोई और है जाने के लिए, तो बस उससे आपको लोन मिल जाता है। अगर ये नहीं होता तो आपको लोन देता ही नहीं बैंक, बोले भाई तू भाग गया तो। ठीक है, तो बस ईसीजीसी गारंटी देती है एक तरीके से। ठीक है, एक्सपोर्टर शुड ऑब्टेन अ शिपमेंट और कॉन्ट्रैक्ट रिस्क पॉलिसी। ठीक है, एक्सपोर्टर को बैंक खुद बोलता है तो एक काम कर, एक रिस्क पॉलिसी लेके आ जा, कॉन्ट्रैक्ट रिस्क पॉलिसी लेके आ जा, कंप्रेहेंसिव रिस्क पॉलिसी लेके आ जा, किससे, ईसीजीसी से। वो गारंटी लेके आ जा, पॉलिसी लेके आ जा, वो हमको दे देना, हमें थोड़ी शांति मिल जाएगी। तो बैंक इंसिस्ट ऑन एक्सपोर्टर्स टू टेक अ कंप्रेहेंसिव रिस्क पॉलिसी कवरिंग बोथ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क। एक तरीके से समझ लो इंश्योरेंस की तरह है, ईसीजीसी ने एक तरीके से आपका क्रेडिट को इंश्योर कर दिया है बैंक के लिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अंदर जो अपन ने बातें करी हैं वो लिख देना, जहाँ जहाँ हाईलाइट किया उसको एज इट इज लिख देना, बाकी तुम अंदर से लिख सकते हो अपने हिसाब से। फिर उसके बाद आ गया पैकिंग क्रेडिट के टाइप्स, बता था पैकिंग क्रेडिट यानी पहले वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या टाइप्स हैं, 5 दे रखें, 4 लिख दोगे मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहला क्लीन पैकिंग क्रेडिट, और दूसरा यहाँ पे है पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन, पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट प्लेज ऑफ गुड्स। देखो क्लीन पैकिंग क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्लीन का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास ऑर्डर आया था, आपका जो भी जिसको भी आपको एक्सपोर्ट करना है, फॉरेन का जो भी बंदा है उसने आपको ऑर्डर भेजा था, वो ऑर्डर जाके बैंक को दिखा दो कि बैंक हमारे पास ऑर्डर है, हमारे पास पैसा ही नहीं है एक्सपोर्ट के गुड्स बनाने का, आप हमारी हेल्प कर दो, तो बैंक आपको पैसा दे देगी। ठीक है, बदले में कुछ वैसे सिक्योरिटी नहीं मांगेगी। ठीक है, आप उस पैसे को लेकर गुड्स बना के आप डिस्पैच कर देना, जिससे आपको पैसा मिल जाए, आप बैंक का रीपेमेंट कर देना, वही है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक एक्सपोर्ट ऑर्डर देना होता है या फिर एक लेटर ऑफ क्रेडिट देना होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है मैं बताता हूँ बाद में। ठीक है, वो आपको देना होता है बैंक को। ठीक है, एंड उसके ऊपर कोई भी बैंक आपसे चार्ज नहीं लेगा, कोई भी कंट्रोल नहीं लेगा आपके रॉ मटेरियल के ऊपर, आपके फिनिश गुड्स के ऊपर, एंड आपको फाइनेंसिंग भी मिल जाएगी एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स। पहले था क्लीन वाला जिसमें चार्ज सिक्योरिटी नहीं था, इसमें हाइपोथिकेशन है, क्या कि गुड्स जो भी बन रहे हैं ना वो हाइपोथिकेटेड रहेंगे बैंक के पास, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, इसके लिए आपको हमेशा रिलेटिव स्टॉक स्टेटमेंट्स आपको बेचने देने पड़ेंगे कि देखो स्टॉक हमारे पास इतना पड़ा है, स्टॉक हमारा इतना हो गया, स्टॉक हमारा इतना हो गया, तो आपको स्टॉक स्टेटमेंट देने पड़ेंगे क्योंकि वो हाइपोथिकेटेड है ना, तो आपको बताना पड़ेगा देखो इतना गुड्स बना है। ठीक है, अगेन अगला आ गया प्लेज ऑफ गुड्स। ठीक है, वो हाइपोथिकेशन है, प्लेज है, उसके डिफरेंस आपको पता ही होगा। ठीक है, हाइपोथिकेशन के अंदर पोजीशन नहीं होती बैंक के पास में, सिर्फ सिक्योरिटी होती है, चार्ज होता है। प्लेज के अंदर आपको पोजीशन भी बैंक के पास में रखनी पड़ती है। तो बैंक क्या करेगा कि एक्सपोर्टेबल फिनिश गुड्स आर प्लेज्ड टू द बैंक्स। ठीक है, बैंक के पास में कुछ बंदे होते हैं, कुछ क्लियरिंग हाउसेज होते हैं, क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं, उनके पास में आपको गुड्स अपने सिक्योर रखवाने पड़ते हैं। एंड आपके जो डिस्पैच है, एक्सपोर्ट है, जो डिस्पैच होगा, शिपमेंट होगी, वो भी यही करेंगे क्लियरिंग एजेंट्स।
हु विल शिप द सेम फ्रॉम टाइम टू टाइम एज रिक्वायर्ड बाय द एक्सपोर्टर। तो आपको जाके बस बना के जमा करा देना इनके पास में, शिपमेंट भी ये लोग करने वाले हैं आपके बिहाफ पे, ठीक है। तो बेसिकली उनको पूरी निगरानी चाहिए गुड्स के ऊपर, बैंक को, ठीक है। देन अगेन इसी जैसी गारंटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, वो आपको लेके आनी पड़ती है। देन एक होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कोई फाइनेंसिंग नहीं है, बट उनको डालना तो दोनों डाल दिया। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, आप बेसिकली, क्योंकि देखो छोड़ो इसको मत लिखना ना, चाहिए तो लिखना है अपने को, समझा देता हूँ चलो मैं, ठीक है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपको फॉरेन करेंसी मिलने वाली है, एक्सपोर्ट जो आप जिसको भी आपने भेजा है वो आपको फॉरेन करेंसी देगा, लेट्स से आपको डॉलर्स देगा, डॉलर देगा, लेट्स से $100 दे दिया उसने आपको, ठीक है। अब डॉलर की रेट तो फ्लक्चुएट करती रहती है, डॉलर की रेट तो फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है। अब वो डॉलर के बदले आपकी रेट फ्लक्चुएट होती है तो आपको डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आज से लेके अगले जब मेरे को पैसा मिले तो डॉलर की रेट ऐसी चेंज हो जाए कि मुझे उसकी वजह से नुकसान हो जाए जबकि, ठीक है। या फिर कोई और करेंसी मिल सकती है आपको, आपको आपका जापानीज येन मिल सकता है, आपको चाइना की करेंसी मिल सकती है, ठीक है। अलग अलग करेंसीज मिल सकती है आपको बस डर होगा कि फ्यूचर में जाके ऐसा ना हो जाए कि उसकी रेट इस तरीके से हो जाए जिससे मुझे नुकसान हो जाए। तो आप क्या करते हो, आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो बैंक के साथ में कि बैंक तो मेरे रेट लॉक कर दे, बस उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तुम्हें रेट लॉक कर दे, उसके बदले बैंक आपसे कुछ चार्जेस ले लेती है, बस ये होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट बिल इज ड्रॉन इन अ फॉरेन करेंसी, तो आप क्या करेगा, एक्सपोर्टर एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेगा विद द बैंक। तो ये फाइनेंसिंग नहीं तरीके से, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट ठीक है लोगों ने लिखना तो लिख दिया, बस डालने के लिए कुछ भी पॉइंट डाल देते हैं लोग, ठीक है। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब बनाते हैं डेट सिक्योरिटाइजेशन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मज़ा आ जाएगा समझने में, ठीक है, कि डेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, एंड उसके बेसिक्स बता दो। समझो डेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। रुको मैं नीचे पेज ऐड करूँ। देखो बैंक है, ठीक है, बैंक लोन देती है, तो उसने एक लोन दिया है, लोन ए दे रखा है, लोन बी दे रखा है, लोन सी दे रखा है, लोन डी दे रखा है, ऐसे बैंक ने अलग अलग लोन दे रखे हैं, ठीक है। कोई इसमें से रियल एस्टेट के लिए है, ठीक है, कोई इसमें से कार लोन है, कोई इसमें से व्हीकल लोन है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, समझ लो, ठीक है। तो अब बैंक का पैसा तो इसके अंदर ब्लॉक हो गया, लोन्स के अंदर बैंक का पैसा तो इसके अंदर ब्लॉक हो गया। अब बैंक को आगे और भी तो लोन देने हैं, जबकि पैसा बैंक का जितना मैक्सिमम पैसा था उसके अंदर ब्लॉक हो चुका है। अब बैंक आगे लोन कैसे देगी, ठीक है, उसके पास पैसे का थोड़ा कंस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो बैंक क्या चाहती है, बैंक चाहती है कि उससे पैसे मिल जाए जिससे वो और आगे लोन दे सके। तो बैंक क्या करेगी, इन लोन्स को ना ट्रांसफ़र कर देगी एक नई कंपनी के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। बैंक क्या करेगी, इन लोन्स की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी इसको, SPV को, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी SPV को, और ये SPV बैंक की है, बैंक की ओनरशिप है इसके ऊपर, SPV के ऊपर, ठीक है। SPV को ट्रांसफ़र कर दी, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी। अब ये SPV क्या करेगी, ये SPV क्या करेगी, ये लोन्स के बदले ना, ये लोन बैंक के पास SPV के पास से पड़े हुए हैं। SPV क्या करेगी, SPV क्या करने वाली है, वो इन लोन्स के बदले लोन्स की एक पैकेट बनाएगी, ठीक है, लोन के पैकेट बनाएगी कि लोन का A और B का मैंने पैकेट बना दिया, C और D का मैंने पैकेट बना दिया, ऐसे पैकेट बनाएगी, ठीक है। और इनके बदले क्या करेगी, कोई सिक्योरिटी इशू करेगी, जिसको अपन बोलते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स। सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करेगी इन्वेस्टर्स को, टू इन्वेस्टर्स। उससे हुआ क्या समझना, देखो ये जो लोन थे आपके, ये सारे लोन थे, इसमें आपका पैसा ब्लॉक हो रखा था, आपने ये लोन ट्रांसफर कर दिए सारे SPV को। SPV के पास सारे लोन पड़े हुए, ओनरशिप है उनकी, ठीक है। SPV ने क्या किया, इनके पैकेट्स बना के इनके बिहाफ पे सिक्योरिटी रिसीट्स ऑफर कर दी इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स ने इनको पैसा दिया, तो एक तरीके से हो क्या गया कि जितने भी इन्वेस्टर्स ने आपको पैसा दिया है ना, उन सब का ओनरशिप हो गया इन लोन्स के अंदर। ये सारे लोन्स SPV के पास थे, SPV ने इनकी ओनरशिप इस सिक्योरिटी रिसीट्स के अंदर तोड़ के बांट के आप इन्वेस्टर्स के अंदर बांट दी, ठीक है। तो उससे हुआ क्या, लेट्स से ये लोन्स थे सारे, लेट्स पकड़ लो कि ये सारे लोन थे 10 लाख के, ठीक है, 10 लाख के थे। अब हो सकता है इसके बदले सिक्योरिटी रिसीट्स जो इशू हुई हों वो 8 लाख की हुई हों, 9 लाख की हुई हों, 7 लाख की, जितने की भी हुई, लेट्स से पकड़ लो सिक्योरिटी रिसीट 7 लाख की थी। तो ये एक सिक्योरिटी रिसीट मल्टीपल इन्वेस्टर्स को गई, उनसे क्लबिंग करके इस SPV के पास में कितना पैसा आ गया, 7 लाख आ गया। अब हुआ क्या, ये जो लोन है ना, ये लोन थे 10 लाख के, उसके अंदर स्टेक इन सिक्योरिटी रिसीट्स के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका आ गया है, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी रिसीट्स परचेज करी हैं। वो क्या शो कर रहे हैं कि अब इनकी ओनरशिप, इन लोन की ओनरशिप एक तरीके से इन सिक्योरिटी रिसीट्स ओनर के पास में, इन्वेस्टर्स के पास में। बदले में SPV को आज पैसा मिल गया 7 लाख का, ठीक है। एंड इसी पैसे को, ये SPV तो बैंक की है, इसी पैसे को 7 लाख को बैंक यूज़ कर सकता है आगे ऑन लोन देने के लिए।
तो एक तरीके से हुआ क्या, ये जो बुक ये जो आपके जितने भी लोन्स थे, इनकी ओनरशिप आपके पास थी, पहले बैंक के पास थी, वो ट्रांसफर हुई एसपीवी को, ठीक है। उसके बाद इनकी हिस्सेदारी ट्रांसफर हो गई किसको, इन इन्वेस्टर्स को, छोटे छोटे हिस्से करके। बस यही था सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। चलो ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इलिक्विड एसेट्स हैं ये सारे, क्यों, क्योंकि इनको आप बेच थोड़ी सकते हो, लोन का बेच नहीं सकते, तो आपने क्या किया, इनको पूल करके मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बना दी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मतलब सिक्योरिटी रिसीट्स जिनको आप बेच सकते हो, तो आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बना दी, दैट कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स, खत्म, ठीक है। अब जनरली जो मार्केट जो भी आपके सिक्योरिटी रिसीट्स हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो इन लोन के ऊपर ओनरशिप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोन की जितनी भी सिक्योरिटी थी, वो सारी सिक्योरिटी इन सिक्योरिटी सीट्स की भी बन जाती है। जैसे इन लोन के ऊपर आपको पर्सनल प्रॉपर्टी थी, मॉर्गेज, आपका जो भी लैंड था, हाउस था, जो भी था, व्हीकल था, उस सबकी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी अभी सिक्योरिटी रिसीट होल्डर के पास में आ चुकी है, ठीक है। तो क्या हो गया कि देखो, जनरली सिक्योर्ड बाय पर्सनल और रियल प्रॉपर्टी सच एज ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट और इक्विपमेंट लोन्स, बट इन केस आर कभी कभी अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, बस वही है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो देखो प्रोसेस क्या स्टार्ट होगा, पहले इस बैंक को लोन देना पड़ेगा ना, लोन देगा तभी तो सिक्योरिटाइजेशन स्टार्ट होगा, इस पूरे प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले लोन देना पड़ेगा, तो सबसे उसका पहला स्टेप ही क्या है, ओरिजिनेशन फंक्शन। सबसे पहले बैंक को लोन देना है, ठीक है। बोरोवर सीक्स अ लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है, लाइक बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी, ठीक है, एंड उसकी क्रेडिट वर्दीनेस एवेल्यूएट होती है वगैरह यहाँ पे, ठीक है। तो लोन ओरिजिनेट हुआ यहाँ पे अभी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि सारे लोन्स को पूल करके बेच दिया जाएगा इस एसपीवी को। सेकंड काम में क्या होगा, इन सबको पूल बना के बेच दिया जाएगा एसपीवी को, ठीक है, पूलिंग फंक्शन। सिमिलर लोन्स ऑन रिसीवेबल्स आर क्लब्ड, ठीक है, एंड देन दिस पूल इज ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। देन क्या होगा, एसपीवी क्या करेगी, इनकी सिक्योरिटी रिसीट्स बना के बेच देगी मार्केट में, इसी को अपन बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन फंक्शन। लास्ट में क्या आएगा, सिक्योरिटाइजेशन फंक्शन। एसपीवी विल स्ट्रक्चर एंड इशू सिक्योरिटीज ऑन द बेस ऑफ द असेट पूल। इन्वेस्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, बड़े बड़े लोग होते हैं, नामी लोग, ठीक है। चलो खत्म आपका यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन। अब इसके एडवांटेज पूछ रहा है डेट सिक्योरिटाइजेशन के क्या होते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या हो गया, फंड्स रिलीज हो गए बैंक के लिए फंड्स रिलीज हो गए, तो क्या हुआ, असेट इज शिफ्टेड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब बैंक की बैलेंस शीट में असेट आ रहा था, वो लोन आ रहा था, बैंक के लिए असेट है लोन ना, वो बैंक की बैलेंस शीट में आ रहा था, अब वो शिफ्ट हो चुका है, ऑफ बैलेंस शीट जा चुका है, वो एसपीवी के पास ट्रांसफर हो चुका है, अब वो, ठीक है, वो ऑफ बैलेंस शीट जा चुका है, एंड उसके फंडिंग भी मिल चुकी है, बैंक को पैसा भी मिल चुका है, ठीक है। तो बेसिकली बैंक की फाइनेंसिंग हो चुकी है, यहाँ पे फंडिंग आ चुकी है उसके पास में, ठीक है। इलिक्विड एसेट जो थे वो लिक्विड कन्वर्ट हो गए, इलिक्विड थे, अभी हम इनके लिए पैसा निकाल के लेके आ चुके, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपकी अगर बैलेंस शीट के अंदर से एसेट्स हट गए, ठीक है, तो एक तरीके से ये भी हो गया ना कि आपके जो कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स होते हैं, पता होगा आपको बैंक के अंदर कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स होते हैं जो बैंक को कंप्लाई करने होते हैं, जिसके अंदर वेरियस कैपिटल के जो भी आपके लोन्स वगैरह हैं उनकी रेशियोज वगैरह चेक करे जाते हैं, ठीक है, कंपेयर टू देयर कैपिटल वगैरह। तो अगर आपके लोन्स कम हो जाएंगे तो आपके कैपिटल एडिकेसी के जो रेशियोज हैं वो बेटर दिखेंगे, ठीक है। तो आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स का, एंड बेटर बैलेंस शीट मैनेजमेंट हो पाएगा, ठीक है। और अब आपकी जो भी लोन था जिसने दिया था ओरिजिनेटर, उसकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी बैंक बैलेंस शीट अभी हेल्दी दिख रही है। अच्छा, ये जो लोन्स वगैरह है ना, ये सिर्फ तब नहीं करते कि अच्छा ये हमारे पास पैसा लॉक हो चुका है, ये तब भी होते हैं जब हमें लग रहा हो कि जो लोन्स है ना ये रिकवर नहीं हो पाएंगे, मतलब रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हमको, ठीक है। तब भी ये लोन्स जो हैं इनको एक एसपीवी को बेच दिया जाता है कि तुम रखो इसको, ठीक है, हम इनको संभाल नहीं सकते, तो आपको फाइनेंसिंग मिल जाती है एक तरीके से, ठीक है। उसमें भी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको तुम फाइनल लेवल पे जाके पढ़ोगे, तुम्हारा जो एसपीओएम है उसके अंदर एक में ये एक्ट आता है, उसमें तुम कवर करोगे, यहाँ पे भी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे। तो बैंक को एक तरीके से फ़ायदा होता है कि उसके जो लॉस वाले एसेट्स थे, एनपीए थे, वो ट्रांसफर हो गए बैंक के, उनको थोड़े बहुत पैसे मिल गए, ठीक है। तो उससे ओरिजिनेट जो बैंक की उसकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाती है। इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है, इन्वेस्टर को अलग अलग एसेट पूल के अंदर इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। इन्वेस्टर कहाँ खुद से लोन देता फिरता लोगों को, उसने बैंक के ही लोन के पूल को खरीद लिया, तो ठीक है, बैंक को लोन मिल गए, बैंक को लोन के अंदर इन्वेस्टमेंट मिल गया, बस ओपन सब न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, बस खत्म, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं जीडीआर एडीआर। अब देखो जीडीआर एडीआर तो आपको पता ही होंगे, ठीक है, आप लोगों ने शायद बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अच्छे से कवर किया ही होगा जीडीआर एडीआर, तो वो आप उस तरीके से लिख सकते हो, बाकी तो एक बार रीड कर लेना, एक दो लाइनें ही लिखनी है आपको, ठीक है, ये तो आप कवर कर लोगे इजीली। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जीडीआर एडीआर का ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ये वाला डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है, वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। देन वही एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो जैसे जीडीआर एडीआर होता है कि जीडीआर के लिए जीडीआर में हम रेज कर सकते हैं फंड्स आउटसाइड यूके,
आउटसाइड यूएस। अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स अपन यूज़ करते हैं टू रेज फंड्स इन यूएस। इंडियन डिपॉजिट रिसीट्स कोई फॉरेन इन्वेस्टर यूज़ कर सकता है, फॉरेन कंपनी यूज़ कर सकती है इंडिया में पैसा रेस करने के लिए। बस वही सेम कॉन्सेप्ट है जीडीआर ईडीआर वाला, बट कंट्री चेंज हो जाती है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद अपन आते हैं अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर। इसमें हमारा सबसे पहला क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग मतलब जब भीड़ फंडिंग करने लग जाए आपको, ठीक है, उससे क्राउड फंडिंग, यही होता है क्राउड फंडिंग एक्चुअल में। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जैसे कैटो वगैरह वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, कैटो है, इम्पैक्ट ग्रू है, वो लोग क्या करते हैं कि किसी को हेल्प की नीड है तो वो लोग वहाँ पे वो लोग वहाँ पे अपना फंड रेजर डाल देते हैं कि हमें हेल्प की नीड है, कि ये लोग प्लेटफॉर्म्स आपको उनको हेल्प करते हैं पैसा रेस करने के लिए। वो क्राउड फंडिंग ही तो है एक तरीके से। ठीक है, तो वो क्राउड फंडिंग एक तरीके से डोनेशन है। ठीक है, क्योंकि उसके बदले जो हम लोग डोनेट कर रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कोई इक्विटी थोड़ी मिल रही है, तो वो डोनेशन के फॉर्म में हो जाता है। वैसे ही क्राउड फंडिंग हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, कि कोई नया बिजनेस आइडिया किसी को आया है, उसने क्राउड फंडिंग के लिए डाल दिया इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब उसके अंदर जो जो लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, उनको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इक्विटी मिलता जाएगा। तो जिस तरीके से डोनेशन के लिए क्राउड फंडिंग होती है, वैसे ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्राउड फंडिंग होती है। सपोज करो कोई ऐसा किसी ने डिवाइस बना दिया जिससे हमारा एयर पोल्यूशन साफ हो जाए, एकदम खत्म हो जाए, और वो कहीं पे ऐसा रेस कर दे, इंस्टाग्राम पे डाल दे कि मेरे को फंडिंग की नीड है इसको बनाने के लिए, सब लोग देंगे 1-1 लाख रुपये उसको कि रख, मेरे भी पैसा रख तू, तो उसी क्राउड फंडिंग बोलेंगे अपन। ठीक है, वही है क्राउड फंडिंग। इसमें आपको लिखना क्या है कि रेस कहाँ से करोगे मनी। ठीक है, मैंने पॉइंट्स लिख दिए 5 इसके, कहाँ से मनी रेस करोगे। ठीक है, वाया इंटरनेट, सोशल मीडिया, क्राउड फंडिंग वेबसाइट। तो सोशल मीडिया से भी कर सकते हो, क्राउड फंडिंग की वेबसाइट्स भी होती है, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसका मीडियम क्या रहता है, इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, कॉर्पोरेट्स एंड मेनी मोर इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, बदले में इक्विटी। ठीक है, एंड डोनेशन भी हो सकती है, बदले में इक्विटी भी हो सकती है। अगर आपने इक्विटी फंडिंग की है, लोन भी हो सकता है, जिसको अपन P2P लेंडिंग बोलते हैं। जब अपन ने लोन दिया है, इक्विटी नहीं दी है, तो उसको अपन P2P लेंडिंग बोलते हैं। P2P का मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग। आपने किसी और शख्स को लेंडिंग कर दिया है, बैंक इन्वॉल्व नहीं हुआ है, क्राउड नहीं लोन दे दिया किसी को, या फिर नथिंग एट ऑल, मतलब बदले में कुछ नहीं मिला, उसे डोनेशन बोलते हैं अपन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे आपको सब्सटेंशिएट, आपको ये भी मालूम पड़ जाता है कि जो आपका प्रोडक्ट उसकी डिमांड कितनी है। मतलब जैसे मैंने बोला एयर प्योरीफायर, अपन ने कुछ ऐसा निकाल दिया जिससे एकदम हवा साफ हो जाए, मालूम पड़ जाएगा ना भाई, इतने लोग डोनेशन दे रहे हैं तो क्या डिमांड होगी मेरे प्रोडक्ट की, उससे आपको वही मालूम पड़ जाता है बिफोर एंटरिंग इनटू प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, फंड रेजर, ठीक है, जो फंड रेज कर रहा है, मीडिएटर जो प्लेटफॉर्म है, एंड फंड इन्वेस्टर। ठीक है, फंड मीडिएटर जो है वो थोड़े बहुत चार्जेस लेता है, जैसे कैटो वगैरह के भी खुद के थोड़े बहुत चार्जेस रहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद है अपना ब्रिज फाइनेंस। ब्रिज फाइनेंस मतलब सर ब्रिज को फाइनेंस करना है क्या? नहीं, वो नहीं करना है यहाँ पे। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सा देखो, आपको एक प्रोजेक्ट में पैसा डालना है, आपको एक प्रोजेक्ट खोलना है बहुत बड़ा सा, उसमें 100 करोड़ आपको लगाने हैं। 100 करोड़ के लिए आपका लोन अप्रूव हो चुका है बाय HDFC बैंक, लेट्स से। ठीक है, लेकिन उसको अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक, मतलब उसको मिलने में थोड़ा प्रोसेसिंग का टाइम लग रहा है, थोड़ा आपका टाइम जा रहा है, यानी आपको थोड़ा पैसा चाहिए जल्दी, आपको जल्दी पैसा चाहिए। ठीक है, ये लोगों ने सैंक्शन किया आपका 10 साल के लिए लोन, आपको जल्दी से पैसा चाहिए ताकि प्रोजेक्ट में डिले नहीं हो, तो आप किसी और बैंक के पास जाओगे, लेट्स से SBI। अब बोलोगे SBI मेरे को पैसा मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरे को 2 महीने और लग जाएंगे, मेरे को स्टार्ट करना है, तो तुम मुझे 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा लोन दे दे, तो मुझे 2 महीने के लोन दे दे, उसको अपन बोलेंगे ब्रिज फाइनेंस। वो क्या एक्ट करता है, वो ब्रिज की तरह एक्ट करता है। ब्रिज किस चीज़ का हो गया कि आज आप यहाँ खड़े हो जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है, से लेके इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे उसका लोन जो आपको मिल जाएगा ना, मेन वाला, जब आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोन लिया वो आपको मिल जाएगा ना, उनके बीच का ब्रिज की तरह एक्ट करता है ये बीच का ब्रिज फाइनेंस। कि यहाँ पे आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना है, से लेके आपको जब वो लोन मिल जाएगा, जो आपका मेन HDFC वाला बैंक था 10 साल वाला, वो आपको मिल जाएगा, उसके बीच का फाइनेंस जो होता है वो करता है ब्रिज फाइनेंस। कि बीच में आपको पैसा हम दे देंगे, आप क्या करो, आपको हमने 2 महीने के लिए SBI ने आपको लोन दे दिया 100 करोड़ का, उसको आप यूज़ करके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। फिर जब आपको HDFC बैंक आपको पैसा दे देगी ना, अपना 100 करोड़ का पैसा दे देगी, उस 100 करोड़ को यूज़ करके आप ये SBI का पेमेंट कर देना, सिंपल। तो ये आपका ब्रिज फाइनेंस इसको बोलते हैं। क्या बोल रहा है, देयर इज अ शॉर्ट पीरियड बिकॉज ऑफ पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ लोन सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक छोटा सा गैप होता है जब डिसबर्समेंट नहीं हुआ होता है। डिसबर्समेंट मतलब पेमेंट, लोन का ट्रांसफर आपके पास नहीं हुआ है, ठीक है, तो टाइम लगता है उनको डिसबर्स करने में। तो आपको टाइम और वेस्ट ना हो जाए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में, इसलिए आप शॉर्ट टर्म लोन लेके आते हो कहीं से, कमर्शियल बैंक से, जिसको आप रीपे कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे, जब आपका पूरा वाला लोन था वो आपको रीपे हो जाएगा, तो वो आपको मिल जाएगा, तो तब आप इससे इस शॉर्ट टर्म लोन को रीपे कर दोगे, बस इसी को बोलते हैं। और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी ब्रिज फाइनेंस के ऊपर, लॉजिकल सी बात है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क उठा रहा है, ये शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है, 2 महीने का ही लोन दे रहा है, तो ऑब्वियसली जो छोटे पीरियड का लोन होता है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, जो लॉन्ग टर्म का लोन होता है उसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हल्का सा कम होता है, इसकी रिस्क ज़्यादा है ब्रिज फाइनेंस वाले की,
ठीक है, इसकी रिस्क थोड़ी सी कम है, जल्दी भी तो दे रहा है आपको, ठीक है, तो ज़्यादा रेट भी चार्ज करेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद आता है सीड कैपिटल असिस्टेंस। सीड कैपिटल असिस्टेंस क्या है? सीड जो होता है ना, सीड क्या होता है? बीज। ये वही बीज है एक तरीके से कि आपने कोई नया आइडिया सोचा है, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे इस बिज़नेस को? तो आपको स्टार्टिंग में सीड बोने के लिए जो पैसा मिलता है उसको अपन सीड कैपिटल असिस्टेंस बोलते हैं। ये बस आपके बिजनेस का सीड बोने में आपको हेल्प करता है, वही है, ठीक है। ये किसने डिज़ाइन किया? IDBI ने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट्स एलिजिबल होंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा IDBI से, ठीक है, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड नॉट बी एक्सीडिंग ₹2 crore एंड मैक्सिमम असिस्टेंस अंडर द प्रोजेक्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द रिक्वायर्ड प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन और ₹15 लाख विच इज लोअर। मतलब वही बात है कि जितना भी प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसका 50%, ठीक है, या फिर मैक्सिमम 15 लाख, जो भी लोअर होगा उतना ही फाइनेंसिंग मिलेगा आपको सीड कैपिटल से, ठीक है। तो यहाँ तो 50% ऑफ टोटल प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन वो, या फिर 15 लाख, इनका जो भी लोअर होगा उतना ही पैसा मिलता है इसके अंदर, ठीक है। एंड टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 2 करोड़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस ये कंडीशंस थी, ये लिख देना, मिल जाएंगे मार्क्स आपको, ठीक है। एनी फोर्स होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेज बताने हैं आपको। सबसे पहला होता है ट्रेड क्रेडिट, जो अपन क्रेडिटर से उधारी पे लेके आते हैं, वो एक तरीके से अपना फाइनेंसिंग ही तो है, फाइनेंसिंग तो कर लिया ट्रेड क्रेडिटर ने, ठीक है। ये जो आपको क्रेडिट ग्रांट मिलता है सप्लायर ऑफ गुड्स के थ्रू, ठीक है, 15 से 90 दिन का हो सकता है, एंड ये जनरली अराइज होता है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं देना है अलग से, आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा है, ये आपकी ऑपरेटिंग साइकिल का हिस्सा है, बस वो बोला है। देन उसके अक्रूड एक्सपेंस एंड डेफर्ड इनकम भी आपका सोर्स हो सकता है। अक्रूड एक्सपेंस कौन सा होता है? जो एक्सपेंस आपने इनकर कर लिया लेकिन आपने अब तक पेमेंट नहीं किया, ठीक है, उसे अक्रूड एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। कुछ सर्विस आपने ले ली, ठीक है, आपने वेजेस ले ली लेकिन अब तक पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। आपने रेंट पे ले रखा है कोई जगह बट आपने अब तक पेमेंट नहीं करा, आप एक एक महीने के एडवांस, आप एक एक महीने के अक्रूल पे पे करते हो, एंड में पे करते हो, ठीक है। एम्प्लॉइज़ का वेजेस आप एक एक महीने के एंड में पे करते हो, आप सैलरी ले रहे हो, वो भी तरीके से आपका फाइनेंसिंग ही हो गया ना, ठीक है। देन डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम मतलब कोई आपने सर्विस नहीं दी, पहले ही पैसा मिल गया आपको प्रोडक्ट बेचना भी बाकी, आपने एडवांस ले लिया एक तरीके से। एडवांस अगर आपने 1 महीने पहले एडवांस लिया है तो 1 महीने का आपको फाइनेंसिंग मिल गई ना उस पैसे से, तो डेफर्ड इनकम भी फाइनेंसिंग हो गया आपकी। एंड ये भी डे टू डे एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, ठीक है, डेफर्ड इनकम के अंदर वही लिखा है। देन आप इन लिeu ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर, जो आपने अभी तक दिए नहीं है वो है डेफर्ड इनकम, फ्यूचर में दोगे। इसी से मिलता जुलता हो गया आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। वैसे तो डेफर्ड इनकम भी एक तरीके से, एडवांस भी एक तरीके से डेफर्ड इनकम ही है कि आपने सर्विस नहीं दी, गुड्स नहीं दिए, वो भी डेफर्ड इनकम है, बट ये लोगों ने एक और पॉइंट डाल दिया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, चलता है। अब कोई भी कस्टमर से एडवांस लियो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन होता है अपना कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है? ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। अनसिक्योर्ड होता है मनी मार्केट यानी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म होता है, पढ़ाई होगा आप लोगों ने, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिलता है। किसने डिज़ाइन किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन किया है। किस लिए किया है? ताकि जो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं उनको एक्स्ट्रा सोर्स मिल सके पैसा रेस करने के लिए, टू डाइवर्सिफाई देयर सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बस यही है, ठीक है। देन एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। ये क्या होता है? बेसिकली एक सेविंग सर्टिफिकेट की तरह है जिसकी फिक्स मैच्योरिटी रेट रहती है, ठीक है, ठीक है। 15 दिन के ऊपर से लेके मैक्सिमम 1 ईयर तक की इसकी फिक्स मैच्योरिटी डेट हो सकती है, एक तरीके से वही है सेविंग सर्टिफिकेट एक तरीके से, ठीक है। देन बैंक एडवांस, बैंक से जाके लोन लेके आ जाओ, ठीक है। बैंक अलग अलग तरीके से दे सकता है आपको लोन, ठीक है। बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन दे सकता है, ओवरड्राफ्ट में दे सकता है, कैश क्रेडिट में दे सकता है, एडवांस अगेन गुड्स दे सकता है, बिल्स डिस्काउंटेड की फैसिलिटी दे सकता है, सब बैंक एडवांस के पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड बाय बैंक, जैसे बैंक आपको एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंसिंग भी दे सकता है, वो भी आपके एक तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही हो गया, ठीक है। देन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, मतलब एक कॉर्पोरेट ने दूसरे कॉर्पोरेट, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को लोन दिया ताकि उसको हेल्प हो सके। ये भी शॉर्ट पीरियड के लिए देते हैं, लेट्स से 6 मंथ्स के लिए। ये भी सब शायद आपने पढ़ रखा है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर मोस्ट लाइकली, ठीक है। देन पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, ये भी वही है। ये किसने, इसकी गारंटी कौन करता है? इसकी रूल्स रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रहते हैं, ठीक है। इसके ये जिसके जो अपन ले सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट से फाइनेंसिंग, वो मैक्सिमम 35% की हो सकती है कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स की। ये भी एक शॉर्ट टर्म सोर्स ही है, ठीक है। इसका मैच्योरिटी रहता है 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक का, ठीक है। एंड ये अनसिक्योर्ड रहते हैं। इनसे फिक्स एसेट्स आप एक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म है तो आप इनको यूज़ करोगे मेजरली वर्किंग कैपिटल के लिए ही, बस, ठीक है। अब इनमें से एग्जाम में आप कोई से भी 4 लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल ट्रेड क्रेडिट हो गया, अक्रूड एक्सपेंस एंड डिफर्ड इनकम हो गया, ठीक है। देन आपका बैंक एडवांस हो गया, ठीक है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिख देना, कमर्शियल पेपर लिख देना, इनसे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ABC हो रहे हैं मोस्टली द पॉइंट, देखो A से एडवांस, B से आपका बैंक एडवांस, C से कमर्शियल पेपर, D से आपकी डेफर्ड इनकम। ABCD बन गया आपके, और एंड में T आ रहा है। चलो
ABCD, ठीक है। अगेन वापस से वही ये शॉर्ट टर्म सोर्स वाला, उसके अंदर सेम पॉइंट्स ही हैं, तो ये वाला अपन ने कट कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है, बैंक क्रेडिट के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। अपन ने बात करी बैंक एडवांस देता है, उसके फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं बैंक के एडवांस देने के, वो आपको बात करना है। बैंक के फॉर्म हो सकते हैं मल्टीपल, ठीक है। इनमें से आपको कोई से 4 लिखने में, आपको बताऊंगा ज़्यादा, लेकिन आपको लिखने कोई से भी 4 है, क्योंकि किसी के ऊपर एक पर्टिकुलर शॉर्ट नोट आ गया तो आपको वो लिखना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मैं आपको बता दूंगा। एक होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के अंदर सिंपल आपको एक ना लिमिट दे दी जाती है कि आप हमसे 1 लाख का शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो, ये आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी देती, ठीक है। CC बोलते हैं इसको, क्रेडिट कार्ड नहीं, कैश क्रेडिट, ठीक है। इसके अंदर आप इस 1 लाख को बोरो कर सकते हो, फिर रीपे कर देना, फिर बोरो कर देना, फिर रीपे कर देना। तो एक तरीके से आपके पास 1 लाख का हमेशा एक प्रोविजन रहेगा, ठीक है। हमेशा प्रोविजन रहेगा कि इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। 10,000 मैंने ले लिए, 10,000 रीपे कर दूंगा तो वापस 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है। वापस 1 लाख की लिमिट हो जाएगी। फिर आपने 20,000 ले लिए, फिर 20,000 आपने रीपे कर दिए, वापस 1 लाख की आपके पास टोटल लिमिट हो गई। तो टोटल आप 1 लाख बोरो कर सकते हो। जैसे जैसे आप रीपे करते जाओगे वापस से, वापस आपकी लिमिट वापस से पुरानी वाली होती जाएगी, ठीक है। तो बस वही एक कंटिन्यूस बेसिस पे आपके पास रहती है क्रेडिट फैसिलिटी बैंक की तरफ से, ठीक है। आप इस लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते बस, ठीक है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है। बैंक ओवरड्राफ्ट किसके लिए लेता है, आपने अगर आपके पास ऑलरेडी अगर कोई अकाउंट है, कोई बैंक के पास में आपका अकाउंट है, करंट अकाउंट वगैरह है, तो उस पर आपको ओवरड्राफ्ट मिलता है कि जितना आपके पास बैलेंस है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो। तो बस उसका भी एक लिमिट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का भी। कैश क्रेडिट बैंक अकाउंट के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक अकाउंट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। मेड अवेलेबल टू कंपनीज इन केस ऑफ अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स, बस इतना से लिख के आ जाना, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, एक लाइन बस। देन बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंट करा लो बैंक से, बताइए तुमको ये तो, ठीक है। देन बिल एक्सेप्टेंस वगैरह सेम चीज़ें हैं, छोड़ो इसको मत लिखना। लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया, मैंने कहा था लेटर ऑफ क्रेडिट आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत गंदी से दे रखी है, तो अगर इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली बस यही होता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। आपको जब पेमेंट मिलना होता है तो लेट मिलता है बेसिकली एक तरीके से, ठीक है। आपका जो भी इंपोर्टर है जिसको आपने भेजा है थोड़ा लेट पेमेंट करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट से आपको थोड़ी हेल्प हो जाती है कि आपको थोड़ा पेमेंट जल्दी मिल जाता है। इसका अपन ने एक क्वेश्चन भी देखा है, ठीक है। अपना वर्किंग कैपिटल में सुपर 100 में भी क्वेश्चन था, ये RTV में आया था, May 25 की है, ठीक है। तो बस उससे आपको हेल्प होती है। लिखा बहुत गंदा है यार ये लोगों ने इसका डेफिनेशन, तो इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, बस पॉइंट समझ लेना, ठीक है। देन बैंक गारंटी, कि बैंक ने गारंटी कर दी एक तरीके से, तुमने लोन किसी और से लिए, लोन किसी और बैंक से लिया है, किसी और बैंक ने तुम्हें गारंटी दे दी कि अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो हम आपको पे कर देंगे, ठीक है। ये बैंक गारंटी ज़रूरी नहीं सिर्फ बैंक से लोन लेने के लिए आपको मिले, किसी और से भी लेने के लिए, कुछ सप्लायर वगैरह को भी गारंटी दे सकती है बैंक आपके बदले। एक तरीके से फाइनेंसिंग नहीं है एक तरीके से ये, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है बैंक से आपको, बैंक बस गारंटी दे रही है कि ये नहीं करेगा पेमेंट तो मैं कर दूंगी, तो ये फाइनेंसिंग नहीं एक तरीके से, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म लोन, कि शॉर्ट टर्म लोन ले लिया डायरेक्टली, ठीक है। एंटायर एडवांस डिस्बर्स्ड वन टाइम, ठीक है। चलो देन हो सकता है क्लीन ओवरड्राफ्ट। क्लीन ओवरड्राफ्ट मतलब इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, क्लीन मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं, ओवरड्राफ्ट ही है बट कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसमें कोई बहुत सिक्योरिटी होगी, ठीक है। देन एडवांस अगेंस्ट गुड्स, गुड्स हमारे को जमा करा दो, हाइपोथिकेट करा लो या प्लेज करा लो, बदले में तुम पैसा ले जाओ, तो वो एडवांस मिल गया, ठीक है। एडवांस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, मतलब आपने हमारे पास गुड्स सिक्योरिटी नहीं रखा है, आपने गुड्स की डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रखा दिए, टाइटल ऑफ गुड्स वो आपने रखा दिया, उसके अगेंस्ट एडवांस लेके आ गए, ठीक है। बस इसमें से कोई से भी 4-5 लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत ईजी सा ये, ठीक है। चलो अब उसके बाद में क्या बोलता है ये, ब्रीफली डिस्कस एनी 2 लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है ना। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड लीज फाइनेंसिंग, दोनों लिख देना। ये चांसेस कम है इसके आने के, बट ठीक है, था तो मैंने बता दिया, MTV में था ये, ठीक है। चलो ये चैप्टर भी खत्म, ठीक है। बीच के अपने जो छोटे मोटे अपन छोड़ के आए थे डेट वाले, एक बार अपन देख लेते हैं। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ठीक है। देखो एक समझो फ्लोटिंग रेट नोट्स कौन से होते हैं, ठीक है। ये वाला रुको एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये समझो यांकी बॉन्ड, एक है आपका यांकी बॉन्ड, यांकी, एक आपका है बुलडॉग बॉन्ड, ठीक है। एक आपका है समुराई बॉन्ड, ठीक है, समुराई बॉन्ड। ये 3 आप पढ़ लो, इनमें से चांसेस रहता है थोड़ा आने का, ठीक है। और एक अपना प्लेन वनीला बॉन्ड और एक अपना मसाला बॉन्ड, ये 5 टाइप समझ लो बॉन्ड के, इनमें मज़ा आ जाएगा, नाम भी बढ़िया है और मसाला वनीला क्या क्या मस्त चीज़ें आ रही ना। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं यांकी बॉन्ड, ठीक है। यांकी का मतलब क्या होता है, यांकी देखो, यांकी का वर्ड अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो यांकी का मतलब होता है कि कोई भी US का सिटीजन ना, US का सिटीजन उनको अपन आउटसाइड US यांकी बोला जाता है। तो यांकी का मतलब क्या हो गया, वो बॉन्ड जिससे अपन UK के अंदर पैसा रेस कर सकते हैं, सॉरी US के अंदर पैसा रेस कर सकते हैं, US
यंकी यानी यूएस के अंदर पैसा रेस कर सकते हैं। तो बस यही है, दिस बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स, यूएस में डॉलर्स चलते हैं, डॉलर्स में डिनोमिनेट होगा, ठीक है। ये बॉन्ड्स को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा एसईसी के साथ में। एसईसी कौन सी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। ये यूएस की सेबी एक तरीके से समझ लो, जैसे अपने यहाँ पे सेबी है वैसे यूएस के अंदर एसईसी है, उसके यहाँ पे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसके बॉन्ड्स ये ट्रांचेस में इशू होते हैं, मैक्सिमम टाइम हो सकता है 14 वीक्स का। बस इतना ही लिखना, 2 मार्क्स में 4 मार्क्स का, देखो इतना सा लिखा है बस, ठीक है। एंड इसी की तर्ज पे आपके बाकी निकलते जाएंगे, जैसे यंकी है, यंकी यूएस का है, वैसे आपका बुलडॉग है। आ जाओ, देखो बुलडॉग बॉन्ड है, समुराई बॉन्ड। बुलडॉग बॉन्ड के अंदर क्या होता है? बुलडॉग बॉन्ड के अंदर क्या होता है? बुलडॉग। अब बुलडॉग जैसे क्या है, जैसे जो यूके है ना, यूके की एक तरीके से स्पिरिट दिखाने के लिए वो लोग बुलडॉग का सिंबल यूज़ करते हैं, यूके लोग, कि हमारे स्पिरिट दिखाने के लिए हम बुलडॉग को यूज़ करते हैं, है उनका एक आइकन है। तो अब बुलडॉग उनको रिप्रेजेंट करता है, तो दैट मीन्स ये पैसा यूके के लिए, यूके में रेस करने के लिए। वो यंकी यूएस के लिए था, बुलडॉग यूएस यूके के लिए। तो यूके के अंदर कौन सी करेंसी चलती है? पाउंड। तो आपको लगेगा बुलडॉग पाउंड स्टर्लिंग। सर वहाँ तो यूरो चलती है? नहीं, यूरो चलती है यूरोपियन यूनियन के अंदर, पाउंड चलती है अपने यूके के अंदर, अलग अलग है दोनों ना। तो बुलडॉग पाउंड स्टर्लिंग या जीवीबी भी बोलते हैं इसको, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है। ये इशू होगा लंदन के अंदर। इशूअर कौन होगा? नॉन यूके कंपनी होगी, ठीक है। इसकी रेगुलेशंस कौन सी लगेगी? इसके ऊपर यूके की रेगुलेशंस लगेगी, ठीक है। इसका पर्पस क्या है कि हम यूके के कैपिटल मार्केट को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। इस प्रोसीड्स को अपन यूज़ किसके लिए कर सकते हैं? जो पैसा अपन यहाँ से लेके आगे, या तो अपन यूके के ही अपने बिजनेस को फंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अपन इंडियन कंपनी है बट अपने को यूके के ऑपरेशंस को फंड करना है, तो अपन ने यूके के अंदर ही बॉन्ड रेस कर दिया। या फिर इसको यूज़ करके अपन अपने इंडिया के लोकल बिजनेस को भी फंड कर सकते हैं, दोनों, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका समुराई बॉन्ड का भी डेफिनेशन बन जाएगा। अब समुराई कहाँ का होता है? जापान, पता ही है, बस समुराई जापानी से। तो इसको अपन यूज़ करते हैं जापान के लिए अंदर फंड्स रेस करने के लिए, जिसको डिनोमिनेट करेंगे अपन जापानीज येन के अंदर, जापानीज की करेंसी येन है, ठीक है। ये इशू कहाँ होगा? टोक्यो में। ईश्वर नॉन जापानीज कंपनी, रेगुलेशन जापानीज होंगी, ठीक है। पर्पस क्या है? वहाँ के कैपिटल मार्केट एक्सेस करना, फंड जापानीज ऑपरेशन को या लोकल अपॉर्चुनिटी को फंड करना, बस खत्म हो गया, यही था, ठीक है। उसी तरीके से अपना कौन सा था? मसाला बॉन्ड, ठीक है। ये है इंडियन नेम यूज फॉर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ठीक है। जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं, जैसे वो अलग अलग बॉन्ड्स थे, ठीक है, तो वो वहाँ के वो अलग अलग बॉन्ड्स थे। यहाँ पे इंडिया में जो डिनोमिनेट होगा ना, उसको अपन, जो रुपी के अंदर डिनोमिनेट होगा बॉन्ड, उसको अपन बोलते हैं मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसको क्या यूज़ कर सकते हैं? इससे इंडियन कंपनी पैसा रेस कर सकती है फॉरेन मार्केट से, कि हाँ इंडियन कॉर्पोरेट क्या कर सकते हैं, इंडियन कॉर्पोरेट बोवर्स क्या कर सकते हैं कि हमें पैसा चाहिए, तो हमने मसाला बॉन्ड को सेल कर दिया फॉरेन इन्वेस्टर्स को, उससे हमारे पास फंड्स आ जाएंगे। और ये डिनोमिनेट भी रुपी के अंदर ही होंगे। जो पुराने वाले बॉन्ड्स थे वो उनकी रेस्पेक्टिव करेंसी में डिनोट हो रहे थे। यूके वाला यूके की करेंसी में हो रहा था, जापानीज वाला जापानीज की करेंसी में हो रहा था, यूएस वाला यूएस की करेंसी, ये इंडियन रुपी में डिनोट हो रहा है, इसलिए इसको अपन मसाला बॉन्ड बोलते हैं। मसाला इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया इज नोन फॉर स्पाइसेस ट्रेड, उसको अपन मसाला बोलते हैं शॉर्ट में, तो इसलिए इसका नाम अपन ने मसाला बॉन्ड रख दिया, ठीक है, ठीक है। एनटीपीसी ने रेस किया था इससे 2000 करोड़ वाया मसाला बॉन्ड्स फॉर इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन ईयर 2016, ठीक है। बस ये 4 समझ लिए। अब एक प्लेन वनीला बॉन्ड क्या होता है वो एक बार देख लो। प्लेन वनीला, प्लेन वनीला, प्लेन वनीला। वनीला का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ज़्यादा फ्लेवर नहीं है, सिर्फ वनीला है। कहाँ है प्लेन वनीला? एक सेकंड रुको। या प्लेन वनीला बॉन्ड, ठीक है। मतलब एक जो नॉर्मल बॉन्ड होता है ना, नॉर्मल बॉन्ड जिसके अंदर कुछ भी तड़कता फड़कता नहीं, मसाला नहीं, कुछ भी नहीं है, उसे प्लेन वनीला बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इश्योर वुड पे द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट, वही होता है लोन, नॉर्मल लोन, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी ऑप्शंस नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटेड बॉन्ड और कैन बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ कूपन बियरिंग बॉन्ड, ठीक है। कूपन बियरिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो हमने पढ़ी होगी सारी चीज़ें, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस इतना ही लिखना था इसके अंदर, ठीक है। चलो अब उसके बाद में एक चीज़ समझ लो, ठीक है। एक बार के लिए ना ये तुम ये भी देख लेना, ईएसजी बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैन 25 में आया था 4 मार्क्स का, ठीक है। क्या बोलते हैं ईएसजी बॉन्ड्स? ईएसजी मतलब इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट लिंक्स बॉन्ड्स। तो ईएसजी के अंदर 3 टाइप के बॉन्ड हो गए, एक तो ग्रीन बॉन्ड, एक सोशल बॉन्ड, एक आपका सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है? ठीक है, ग्रीन बॉन्ड मतलब बेसिकली जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए होता है। ग्रीन मतलब जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्लीन एनर्जी होती है ना, अपना सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उनके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए अपन पैसा रेस करेंगे, उसको अपन ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू बोलते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो दीज प्रोसीड्स आर यूज टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ग्रीन प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव एनवायरमेंट और क्लाइमेट इंपैक्ट क्रिएट करते हैं,
जैसे अपने विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उनके प्रोजेक्ट्स को अपन ग्रीन बॉन्ड के थ्रू रेस कर सकते हैं। अडानी ने रेस भी कर रखे हैं ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। देन सोशल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जिससे आप सोशली इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स के लिए रेस करते हो, ठीक है। जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, इक्वलिटी, एनिमल वेलफेयर के लिए आपने कर लिया, वो सोशल बॉन्ड्स हो गए। सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड्स कौन से होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, ग्रीन का और सोशल का कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड्स, ठीक है। ये स्पेशल किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, बट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट के लिए यूज़ करना अपने को, ये दोनों स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, ठीक है। चलो बस ये देख लेना, बाकी तो छोटे मोटे से बहुत सारे हैं, इनको जितना देखो कम है, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड्स के टाइप हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वो बता दिया है, ठीक है। एक सेकंड, क्या हो गया इसको, एक सेकंड रुको यार। यस गाइस, हाँ कुछ तो एरर हो गया था मेरे टैबलेट में। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर अपना खत्म हो गया। अब अपन बढ़ते हैं हमारे बाकी चैप्टर्स की तरफ। कौन से चैप्टर्स, इसके बाद मैंने आपको बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ बनाते हैं, ठीक है। आ जाओ, कैपिटल स्ट्रक्चर। चलो कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया अपना, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर वन नहीं देखना है अपने को, 2 देखना है अपने को, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टेटेड सिग्निफिकेंस एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता ही है क्या होता है, कि डेट इक्विटी प्रेफरेंस का कितना कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कितना कॉम्बिनेशन होता है अपने को वो देखना होता है, ठीक है। इट्स अ मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स सच एज डिबेंचर, प्रेफरेंशियल, उसका मिक्स कितना, उसका प्रोपोर्शन कितना, आपको वो देखना है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है आपकी शेयर होल्डर के रिटर्न एंड रिस्क को, ठीक है। बस इतना ही लिखना है इसके अंदर, ये आपकी शेयर होल्डर रिटर्न एंड रिस्क को अफेक्ट करता है, ठीक है। आपकी शेयर होल्डर की रिस्क कितनी होगी, आपका वो डिपेंड करता है कि आपने डेट कितना लिया है, प्रेफरेंस कितना लिया है, ठीक है, इक्विटी कितना लिया है, शेयर होल्डर कितना कमाएगा, रिटर्न वो डिपेंड करता है कि आपने डेट लिया, प्रेफरेंस लिया, बीच में क्या क्या लिया है, ठीक है। चलो, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये भी अपना नॉर्मल अपना न्यूमेरिकल वाला एक पोर्शन है। देखो अभी अपने जितने भी पोर्शन है, इन सबको अपन अच्छे से न्यूमेरिकल चैप्टर्स के रिवीजन के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया है, चैप्टर्स के अंदर क्लास के अंदर भी, रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो यहाँ पे सारी वही चीज़ें समझनी है, पढ़नी है, जो अपन पहले समझ के आ चुके हैं, बस उनको लिखना किस तरीके से आपको बस वो देखना है, बाकी है सब कुछ वही। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको पार्ट यूनिट 1 में बताया, यूनिट 2 में बताया। यूनिट 1 के अंदर अपन क्या लेते हैं, जहाँ पे अपना ईपीएस है, एमपीएस मैक्सिमाइज हो जाता है, वो अपना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। पार्ट 2 में अपन क्या पढ़ते हैं यूनिट 2 के अंदर, कि जहाँ पे क्यू मिनिमम होती है एंड वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज होती है, बस वही सारी चीज़ें लिखनी है। व्हेन द फर्म इज सिलेक्टेड सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी सो दैट द वेल्थ ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड द मार्केट प्राइस पर शेयर इज दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम, बस यही है, ठीक है। दोनों लिख दिया, वैल्यू ऑफ फर्म, वेल्थ ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम, दोनों लिख दिया, ठीक है। अब आपको पूछा है कि कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ध्यान रखने होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने से पहले, ठीक है। सिंपल मेन सबसे 3 समझो, एक तो कॉस्ट, रिस्क और कंट्रोल। कॉस्ट, रिस्क और कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट मतलब ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट अपने ध्यान रखनी है। रिस्क अपने को बैलेंस करनी पड़ेगी, एकदम डेट बहुत ज़्यादा लेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अपन ने ये भी पढ़ा है कि रिस्क ज़्यादा डेट ले लेते हैं तो इवन तो डेट सस्ता होता है, फिर भी इक्विटी की वैल्यू कम हो जाती है, इक्विटी को नुकसान हो जाता है, अपन ने पढ़ा है, सारा न्यूमेरिकल के अंदर पढ़ा है। तो कॉस्ट कम होनी चाहिए, ईपीएस मैक्सिमाइज होना चाहिए, रिस्क बैलेंस आउट करनी है अपने को, ठीक है। जो अपना डेट होता है ना, एक्सेसिव यूज ऑफ डेट नहीं करना है, ठीक है। देन कंट्रोल प्रिंसिपल, कंट्रोल मतलब इक्विटी वाला हमेशा चाहेगा कि ज़्यादा इक्विटी रेज मत करो, ताकि उसका जो कंट्रोल है वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो कंट्रोल का भी आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कंट्रोल शुड बी अनडिस्टर्ब, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसको अपन आगे जाके थोड़ा एडजस्ट कर सके, ऐसे बाउंडेशन नहीं लग जाए, ठीक। जैसे लोन है, लोन को तो अपन ईजिली रीपे कर लेते हैं, तो लोन कम हो गया, ठीक है। लेकिन इक्विटी है, इक्विटी को सीधा बायबैक करना पड़ता है अपने को, ठीक है। इक्विटी सीधा अपने को बायबैक करना पड़ता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि फ्यूचर में एडजस्ट हो सके ये सोर्स, ठीक है। अदर कंसिडरेशंस कौन से हो सकते हैं, कि आपकी इंडस्ट्री का नेचर कैसा है, इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका डेट कितना होता है, इक्विटी कितना होता है, इंडस्ट्री वाइड भी डिपेंडेंट होता है ये चीज़, ठीक है। आप इशू कब लेके आ रहे हो, मार्केट अच्छा है नहीं है, इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन कितना है, अगर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा तो आप डेट से थोड़ा बचना चाहोगे, क्योंकि डेट से रिस्क आती है, कॉम्पिटिशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस वैसा, ठीक है। तो ये 5 मेन फैक्टर्स हो गए, जिसमें से 3 ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन इनके जो पॉइंट्स अपन ऑलरेडी कवर कर लिए, इनको अपन वापस नहीं देखेंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस, ठीक है। ये अपन ने पढ़ी रखा है, बस उसको आप देख लो और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ईबीआईटी मिल जाएगा तो ईपीएस जो होगा वो अलग अलग फाइनेंसिंग मिक्स के अंदर, अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग निकल के आएगा, ठीक है। अपने को फिर इसने बता दिया कि आपका जो लेवरेज वाला होता है, ट्रेडिंग और इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी इसने यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। कि अगर आपका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है या फिर आरओसी, अगर आपकी डेट की कॉस्ट से ज़्यादा है
तो आपका डेट फेवरेबल है, ठीक है। देन इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फिक्स्ड चार्ज फाइनेंसिंग विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन ईपीएस। डेट फेवरेबल है, उससे आपका ईपीएस इंक्रीज होगा, आरओई इंक्रीज होगा। बस वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है चॉइस बिटवीन डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जब भी आएगी तो हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी डेट को कंपेयर टू प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि डेट की जो कॉस्ट की फाइनेंसिंग होती है वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू प्रेफरेंस की। प्रेफरेंस को जब अपने को डिविडेंड देना होता है उसकी रेट से थोड़ी कम होती है। डेट पे अपने को टैक्स डिडक्शन भी मिल जाता है, प्रेफरेंस अपने को वो नहीं मिलता, ठीक है। बस ये लिखा था, इसके चांसेस थोड़े कम हैं आने के, बट ठीक है था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक्सप्लेन करने को एमएम अप्रोच विदाउट टेक्स्ट, ठीक है। ये अपन ने न्यूमेरिकल में कवर कर ही रखा है, इसके अंदर जो अपन ने पढ़ा है वही आपको लिखना है। न्यूमेरिकल में अच्छे से पढ़ा अपन रिविजन में, इसका कुछ इसको अलग से थ्योरी के लिए अपन नहीं करने वाले, इसके चांसेस भी कम है कि एज इट इज आ जाएगा एक्सप्लेन कर दो, थ्योरी नहीं आएगा, कम चांस है, ठीक है। हाँ, अजम्पशन जरूर आ सकते हैं एमएम थ्योरी के। अजम्पशंस क्या होते हैं? सबसे पहला तो हर थ्योरी का रहता है कि कैपिटल मार्केट्स परफेक्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन इज इजीली एक्सेसिबल, फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कुछ भी नहीं है, टैक्सेस यहाँ तो है नहीं, यहाँ है तो सबके बीच में पैरिटी है, ठीक है। नो एक्सचेंज ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, यहाँ पे पैरिटी अमंग ऑल टैक्सेस, सारे लोग रैशनल हैं। सबसे बड़ा इरेशनल अजम्पशन यही होता है कि तुम अज्यूम कर लो कि सब लोग रैशनल हैं, बट हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। फर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस ऑन द बेस ऑफ द बिजनेस रिस्क, ये भी मैंने पढ़ा था, एमएम मॉडल के अंदर होता है, ये सिर्फ एमएम मॉडल के अंदर है, बाकी वाले बाकी थ्योरीज के अंदर भी होते हैं, इसके चांसेस कम हैं, ठीक है। एनओआई के बारे में पूछ लिया है, एक्सप्लेन द अजम्पशंस ऑफ एनओआई अप्रोच, ठीक है। एनओआई अप्रोच तो तुम लिख दोगे कि क्या होती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। एनओआई क्या बोलती है? एनओआई क्या बोलती है? एनओआई को बोलती है कैपिटल रेलिवेंट ही नहीं है, क्योंकि क्यू तो सेम ही रहेगा, तुम कितना ही ले लो क्यू सेम रहने वाला है। वो ये बोलती है क्यू सेम रहने वाला है, वैल्यू फर्म सेम रहने वाला है, तो बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ही इररिलेवेंट है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, ठीक है। अजम्पशंस वही हैं, टैक्सेस नहीं है, ठीक है। डेट एंड इक्विटी, जो डेट एंड इक्विटी का जो स्प्लिट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट बढ़ाएंगे तो इक्विटी की रिस्क बढ़ेगी, लेकिन क्यों नहीं बढ़ेगा? एनओआई का बंदा कौन है? नोई की वो के को मूव करने देता है, तो के बढ़ता है अगर डेट बढ़ाएंगे अपन तो, लेकिन के सेम रहेगा। तो बोलता है के बढ़ेगा, रिस्क बढ़ जाएगी, थोड़ा डेट बढ़ने से रिस्क बढ़ने से थोड़ा के बढ़ेगा, लेकिन के नहीं बढ़ेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, बस वही है, ठीक है। चलो उसके बाद अपना ये वाला नॉट लाइकली है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपको पता ही है क्या होता है, अपना नॉर्मल अपन कॉन्सेप्ट नोट्स में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, वही चीज़ है आपकी, ठीक है। जब आप डेट ज़्यादा लेते हो, जब आपका ROE, जो आपका ROC है या फिर ROA है, वो आपका बड़ा होता है आपके KD से, तो ये फेवरेबल लेवरेज होता है। इसको करने से क्या होता है, हमारा ROE या फिर EPS इंक्रीज होता है। वही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है कि आप जब आपका सिचुएशन मीट कर रहा है तो आप ज़्यादा डेट लोगे तो इक्विटी वाले को फ़ायदा होगा, ठीक है। बस वही है, ये भी नहीं आएगा 13 वाला। 14th वाला भी चांसेस कम है आने के, नहीं देखते अपन। ये 15th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, जिसमें से ओवर कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्या है? एक्सप्लेन ओवर कैपिटलाइजेशन एंड उसके कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, आपको बताना है। देखो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले समझो। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब जब आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जो कमा रहे हो, लेट्स से आप कमा रहे हो 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये 1 करोड़ कमाने के लिए, अगर आप किसी नॉर्मल आपकी इंडस्ट्री के अंदर बाकी जो प्लेयर्स हैं वो 1 करोड़ कमाने के लिए कैपिटल लगती है सिर्फ 10 करोड़ की, आपके पास कैपिटल 15 करोड़ की है, तो क्या ओवर कैपिटलाइज नहीं हो? आप कमा वही रहे हो जो 10 करोड़ के जितना कमा रहा है बंदा, लेकिन आपके पास कैपिटल 15 करोड़ की है। दैट मीन्स आपके कैपिटल को आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ओवर कैपिटलाइज्ड हो आप, उसको ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो पूछ रहा एक्सप्लेन कर दो एंड उससे कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस बता दो, ठीक है। व्हेन द फर्म हैज मोर कैपिटल देन इट नीड्स, ठीक है। असेट्स आर वर्थ लेस देन इट्स इशूड शेयर कैपिटल, अलग अलग डेफिनेशन है। फर्म हैज मोर कैपिटल देन इट नीड्स, ठीक है। असेट्स आर वर्थ लेस देन इट्स इशूड शेयर कैपिटल, आपने शेयर कैपिटल इशू कर रखी है 15 करोड़ की, लेकिन आपकी असेट्स जो वर्थ हैं वो सिर्फ 1 करोड़ की अर्निंग के बराबर हैं। आपके असेट्स तो 1 करोड़ की अर्निंग ला पा रही है ना, तो असेट्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो कम है, लेकिन आपने कैपिटल 15 करोड़ की ले रखी है, ठीक है। एंड अर्निंग्स आर इनसफिशिएंट टू पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, आपने कैपिटल ज़्यादा ले रखी है, इसके ऊपर डिविडेंड पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा, वो 15 करोड़ के बराबर ही करना पड़ेगा, लेकिन आप कमा तो 10 करोड़ के बराबर ही रहे हो ना बस, तो आप डिविडेंड और अर्निंग कैसे पे कर, डिविडेंड और इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे सफिशिएंटली। ये 3 डेफिनेशन हम लोगों ने दे रखी है, तीनों आपको लिख के आनी है, पहला, दूसरा, तीसरा। ऐसे कॉजेज क्या हो सकते हैं, ठीक है। आपने ज़्यादा पैसा रेस कर लिया था देन जितना आप प्रॉफिटेबली एम्प्लॉय कर सकते हो, 10 करोड़ ना आपने 15 करोड़ रेस कर दिया, सबसे पहला कॉस्ट तो ये, ठीक है। दूसरा क्या था, आपने ज़्यादा रेट के ऊपर, आपने ज़्यादा हायर रेट के ऊपर लोन ले लिया, उससे क्या हुआ, आपकी अर्निंग्स कम हो गई, आपकी अर्निंग्स कम हो गई, ठीक है। आपने पैसा फंड तो सही जगह पे लगाए, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से आपकी अर्निंग्स कम हो जा रही है,
ठीक है। तीसरा क्या है, आपने फिक्टिशियस एसेट्स जो होती है ना, लाइक गुडविल वगैरह फिक्टिशियस एसेट्स, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो वो आपको कमा के नहीं दे रही, लेकिन आपने पेमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो ज़्यादा पैसा खर्च हो गया लेकिन कमाई उतनी नहीं हो रही। ठीक है। आपने डिप्रिसिएशन के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स के लिए प्रोविजन ढंग से नहीं किया है, डिप्रेशन के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स के लिए आपने प्रोविजन ढंग से नहीं किया है, या फिर आप डिविडेंड्स को पे कर रहे हो बहुत ज़्यादा हाई रेट के ऊपर। ठीक है। उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी फ्यूचर की अफेक्ट हो रही है, जिस वजह से फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी है कि आपकी कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू जितनी होनी चाहिए। ठीक है। आपकी एसेट्स को अगर आप डेप्रिसिएशन प्रॉपर नहीं दोगे तो आप फ्यूचर में उनको प्रॉपर्ली रिप्लेस नहीं कर पाओगे। अगर आप फ्यूचर में उनको अच्छे से रिप्लेस नहीं करोगे तो आप कमाओगे कैसे, बाद में कमाओगे कम आप कंपेयर टू जितना होना चाहिए। ज़्यादा डिविडेंड दे दोगे तो अगेन आपकी जो आप फ्यूचर में री इन्वेस्ट कर सकते थे पैसे को, वो आप नहीं कर पाओगे, आपकी अर्निंग्स फ्यूचर की कम हो जाएगी। ठीक है। रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स इन कैपिटलाइजेशन। ठीक है। मतलब आपने सोचा था कि मैं कितना कैपिटल मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, जब आपने प्रोजेक्ट के बारे में एस्टिमेशन करा था तो आपने अर्निंग्स ही गलत एस्टिमेट कर ली थी। आपको लगा था कि नहीं मैं तो 3 करोड़ कमाऊंगा अब इस प्रोजेक्ट के अंदर, कमा सिर्फ 1 करोड़ रहे हो, तो आपने कैपिटल 3 करोड़ के बराबर ले ली लेकिन कमा तो सिर्फ 1 करोड़ रहे हो, वो सीन है। ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, देखो आपका फ्यूचर के अंदर आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी आपके, क्योंकि आप ढंग से कमा ही नहीं रहे हो और आपको चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है। आपकी शेयर की मार्केट प्राइस फॉल कर जाएगी, क्योंकि ये हालत ऐसी हो जाएगी तो मार्केट प्राइस तो गिरनी है। आपको विंडो ड्रेसिंग करनी पड़ जाएगी, मतलब विंडो ड्रेसिंग मतलब झूठा मूठा आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर झूठ फरेब करना पड़ेगा तो आपकी पोजीशन अच्छी दिख सके। ठीक है। अब कंपनीज को रीऑर्गेनाइजेशन भी करना पड़ सकता है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करेंगे, डेट को कम करेंगे, तुमने पढ़ाई होगा रीऑर्गेनाइजेशन वाला ना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फर्म, अकाउंट से पढ़ाई होगा तुमने, बस वो करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो अपना ये ओवर कैपिटलाइजेशन वाला टॉपिक हो गया। ठीक है। अब इसके साथ ना बुक के अंदर एक और टॉपिक है स्टडी मैट के अंदर, अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है। उस पर क्वेश्चन आज तक आया नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ साइड एक बार उसको देख लेना, अंडर कैपिटलाइजेशन को। ठीक है। स्टडी मैट के अंदर आज तक क्वेश्चन नहीं आया तो इसलिए हमारी बुक में नहीं है, बट एक बार आप स्टडी मैट में से उसको एक बार कवर कर लेना। ठीक है। चलो ये भी, उसके बाद आती है अपनी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। सर पैकिंग कितनी बार आएगा, पहले भी पैकिंग आया था वापस पैकिंग आया, अरे ये अलग पैकिंग है, वो पैकिंग में था ए था, ये पैकिंग में था ई है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ठीक है। ये क्या बोलती है कि कंपनी के पास ना जनरली ये बोलती है कि एक प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो करती है कंपनी कि फंड्स रेस करने के लिए। मतलब इसका बोलना है कि सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी रिटेन अर्निंग से फाइनेंसिंग करेगी। ठीक है। दूसरे पे कंपनी जाएगी डेट लेने के लिए, तीसरे पे कंपनी जाएगी इक्विटी वालों के पास, इक्विटी शेयर्स रेस करने के लिए। ये थ्योरी ये ऑर्डर प्रेफर करती है, सजेस्ट करती है। क्यों, क्या प्रिंसिपल क्या है इस थ्योरी का, इस थ्योरी का प्रिंसिपल ये है कि जो मैनेजमेंट है ना वो चाहेगी कि उसको कम से कम इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़े बाहर वालों को। ठीक है। तो सबसे कम इन्फॉर्मेशन कब डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, जब आप खुद का ही पैसा यूज़ कर लो, रिटेन अर्निंग्स। ठीक है। दूसरा होगा डेट, क्योंकि डेट के अंदर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती। ठीक है। इक्विटी वालों को ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, डेट वालों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, आपको उनको मैनेजमेंट के अंदर राइट्स नहीं देने पड़ते, इक्विटी वालों को आपको वो भी देने पड़ेंगे। तो मतलब कम से कम इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़े, कम से कम ओनरशिप देनी पड़े, वो मैनेजमेंट प्रेफर करती है। तो ये इसने पैकिंग ऑर्डर थ्योरी इसको ही बोलता है। तो क्या बोला है, फर्म्स प्रेफर टू इशू डेट व्हेन दे आर पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर अर्निंग्स, इक्विटीज इशूड व्हेन दे आर डाउटफुल एंड इंटरनल फाइनेंसेस इनसफिशिएंट। देखो पहले क्या बोल रहा है, हायर प्रायोरिटी टू सोर्सेज दैट रिवील द लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है। क्या बोल दिया, फॉलोइंग ऑर्डर, सबसे पहले इंटरनल फाइनेंस यूज़ कर लो, दूसरे पे सिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट, हाइब्रिड डेट, जो भी डेट है डेट यूज़ करो, तीसरे पे इक्विटी शेयर्स को लेके आना, लास्ट ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, तो रूल नंबर 1 क्या है, यूज इंटरनल फाइनेंसिंग, इशू डेट, देन तीसरे में इक्विटी लेके आओ जो लास्ट में। और ऊपर क्या बोला है कि कंपनी डेट तब लेके आएगी जब वो श्योर होगी कि बाद में हमारे को फ्यूचर में पॉजिटिव अर्निंग्स मिलने वाली है। लॉजिकल सी बात है, अर्निंग्स नहीं होगी तो तुम डेट क्यों लेके आओगे। ठीक है। एंड इक्विटी तब तुम लेके आओगे जब तुम डाउटफुल हो कि अर्निंग्स होगी कि नहीं होगी, तो तुम इक्विटी के पास जाओगे। ठीक है। और रिटेन अर्निंग्स भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, उस केस के अंदर हम जाएंगे इक्विटी के पास में। ठीक है। चलो बस यही था पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, इस पर भी क्वेश्चन भी आया था तुम्हारा। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ठीक है। तो मई के अंदर आया था ये। चलो ये अपना हो गया पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी को अपन ने पहले कवर कर लिया था, चैप्टर 1 का पार्ट था। ठीक है। यहाँ पे आ गया है वो, हमारे टीम ने यहाँ पे डाल दिया, बट ठीक है चलो। ठीक है। ये कवर हो गया। अब अपन आते हैं आगे, हमारा इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मैंने किसको दी थी, वर्किंग कैपिटल को।
तो वर्किंग कैपिटल पे बनाते हैं, ठीक है। चलो इसको भी जल्दी निपटा लेते हैं, इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा थ्योरी है कंपेयर टू पिछले चैप्टर की, ठीक है। क्या बोल रहा है, रिस्क रिटर्न कंसिडरेशन बताओ करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। रिस्क रिटर्न मतलब आपको देखना है यहाँ पे कि आपको, जो मैंने आपको बताया था ना, फाइनेंसिंग के हमारे पास 3 अप्रोचेस हो सकती हैं, ठीक है। एक क्लास में मैंने बताई थी क्या फाइनेंसिंग वाले टॉपिक के अंदर, कि आपकी एक होती है कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है, एक होती है आपकी मॉडरेट अप्रोच, एक आपकी होती है अग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। वो मैंने आपको पूरा चार्ट दिखाया था, ठीक है। ये वही टॉपिक है, सेम वही टॉपिक है कि आपको कहाँ कहाँ से आपको फाइनेंसिंग लेके आनी है, आपको लॉन्ग टर्म कितना लेके आना है, आपको शॉर्ट टर्म कितना लेके आना है, बस आपको वही लिखना है। तो बस एक्जैक्टली वही जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ से आनी चाहिए, बस वही इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको उसके अंदर चार्ट के अंदर क्या दिखाया था, मैं एक बार लेके चलूँगा आपको वर्किंग कैपिटल के नोट्स पे। यही रहा, ठीक है। देखो अपना होता है एक अग्रेसिव, एक होता है अपना मॉडरेट, एक होता है कंजर्वेटिव, ठीक है। अग्रेसिव के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन कोशिश करते हैं कि जो हमारी मॉडरेट की बात करते हैं, क्योंकि मॉडरेट वाले नॉर्मल लोग हैं, उससे आप अग्रेसिव और कंजर्वेटिव को भी समझ जाओगे। मॉडरेट लोग को बुक के अंदर लिखा हुआ है मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग, ठीक है। क्या बोलता है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल मॉडरेट वाले क्या करेंगे कि वो परमानेंट है, उसको हमें लंबे टाइम तक रखना है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करेंगे, ठीक है। जो हमारी फ्लक्चुएटिंग है उसको हम शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है मॉडरेट वाली का। अब अग्रेसिव और कंजर्वेटिव इसके अंदर छेड़छाड़ी कर देते हैं, ठीक है। अग्रेसिव क्या बोलेगा कि नहीं मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो परमानेंट वाली है ना उसके अंदर भी शॉर्ट टर्म मिक्स कर दूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म थोड़ा सा उसको, शॉर्ट टर्म क्या पड़ेगा उसको, थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू लॉन्ग टर्म फंड्स। यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो अपन ने बात करी थी जो इक्विटी फाइनेंसिंग है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपका पैसा लगेगा आपके इक्विटी वालों का, आपके डेट वालों का, जिसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर जो पैसा लगेगा वो आपका नॉर्मली आपका जैसे ट्रेड पेबल वगैरह से लग जाएगा, आपका ट्रेड क्रेडिटर वगैरह का लग जाएगा, शॉर्ट टर्म सोर्सेज लगेंगे, उनकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे नहीं बैठेगी एक तरीके से, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मिक्स कर जाएगा ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो सके। तो अग्रेसिव वहाँ पे गेम खेलेगा, आग से खेलेगा। कंजर्वेटिव बोलेगा नहीं बाबा ना, अपने को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेने का ही नहीं है, कल को पेमेंट मांगने आ गया तो मैं क्या करूँगा, तो वो वहाँ पे भी लॉन्ग टर्म लेके आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग के अंदर भी लॉन्ग टर्म, पर ये तो टेम्परेरी कैपिटल है, उसको उसके अंदर भी वो लॉन्ग टर्म लेके आ रहा है। तो बस ये अप्रोचेस थी, वही वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि आप शॉर्ट टर्म से कितना लेके आते हो, उससे डिपेंड करता है आपकी मैचिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच, अग्रेसिव अप्रोच, वही चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोलता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल बोथ आर नेसेसरी टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन एंड सेल्स विद ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग को डिफाइन करना है। May 23 में आया 4 मार्क्स का। सिंपल परमानेंट कैपिटल वो होती है जो हमेशा परमानेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, हमेशा मिनिमम इतनी तो हमें एसेट मेंटेन करनी ही करनी है। बेस वर्किंग कैपिटल विच इज मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैरिड बाय एंटिटी इन ऑल टाइम्स टू कैरी इट्स डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है। अनलेस द ऑपरेशन द स्केल्ड अप और डाउन परमानेंटली, ये भी मैंने आपको बताया कि जब तक आप बिजनेस को बढ़ाओगे नहीं, जब तक कम नहीं करोगे, तब तक आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल सेम रहने वाली है, ठीक है। इट इज़ फाइनेंस बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। टेम्परेरी कौन सी होती है, जो सीजनल फैक्टर्स की वजह से आती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए आई है, रिक्वायर्ड बाय एन एंटिटी इन एडिशन टू द परमानेंट वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल भी बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। राइजेज ड्यू फ्लक्चुएशन इन सेल्स वॉल्यूम टू मीट इंक्रीज सीजनल डिमांड, ठीक है। इसका अपने ग्राफ भी देखा था। उसके बाद क्या बोलता है, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स विच नीड टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए अपने को, उसके लिए फैक्टर्स कौन से कंसिडर करने हैं। तो इसके अंदर जो अलग अलग अपने आइटम्स होते हैं ना वर्किंग कैपिटल के अंदर, उनका लेवल लिख के आ जाओ, ठीक है। जैसे अपने कौन कौन से मेन होते हैं, इन्वेंट्री होता है, रिसीवेबल्स होता है, 2 पॉइंट तो अपने वैसे ही आ गए, तीसरा कैश का हो गया, तो 3 पॉइंट तो उसके वहीं से बन के आ गया, अपने एसेट्स से बन के आ गए। सबसे पहला क्या देख लो कि भाई तुम्हारी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है। अगर तुम्हारी क्रेडिट पॉलिसी ज़्यादा, अगर तुम ज़्यादा क्रेडिट देते हो तो तुम्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी, कम देते हो तो कम लगेगी। तो तुम्हें देख लो कि तुम्हारी अप्रोप्रिएट क्रेडिट पॉलिसी कौन सी है, बस इतना ही लिखना है। रिसीवेबल लिख देना, अप्रोप्रिएट क्रेडिट पॉलिसी के आगे हिंदी इंग्लिश में कुछ भी लिखना, लिख के आ जाना, नहीं हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही, लेकिन इनका एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आपको इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी होती है आपके बिजनेस को अनइंटरप्टेड कंटिन्यू रखने के लिए, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन के लिए आपको कितनी इन्वेंट्री रखनी होती है, ठीक है, वो आप देख लो। विच अलाउज फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन बट रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इसके अंदर आप जस्ट इन टाइम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को भी यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है इतना से लिख देना, ये लाइन लिख देना, काम हो जाएगा। नीड फॉर कैश, कितना कैश आपको रखना पड़ता है डे टू बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपके एसेट्स बन के आ गए। देन आपका है ऑब्वियसली नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बताया था, कितना डिटेल में मैंने चर्चा करी थी रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए, कि जो करंट रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर करंट एसेट्स बहुत ही कम होते हैं,
ठीक है, क्योंकि ना तो उनको अपने रिसीवेबल, ना तो उनके पास कोई रिसीवेबल होते हैं, उनको उधारी तो देते नहीं हो किसी को, ठीक है, ना तो उनको फिनिश गुड्स की कोई इन्वेंट्री होती है, ना उनकी कोई WIP की इन्वेंट्री होती है, सिर्फ रॉ मटेरियल स्टॉक होता है मोस्टली उनका, मोस्टली रॉ मटेरियल स्टॉक होता है, वो भी बहुत छोटा मोटा होता है, ज़्यादा पेरिशेबल आइटम नहीं रख सकते वो। तो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल कितना होगा। रेस्टोरेंट के अंदर तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल भी होती है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है, करंट एसेट्स कम है, ठीक है। चलो, मार्केट एंड डिमांड कंडीशंस कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी, आप ज़्यादा वेस्ट निकालते हो नहीं निकालते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कितना वर्किंग कैपिटल आपको लगेगा। बस इनमें से 4-5 पॉइंट लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तो 2 मार्क्स का आया था, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लिख देना, पॉइंट मिल जाएंगे। 4 का आएगा तो 5 लिख देना, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या बोलता है, लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी का इशू, इसको इसमें से मत कवर करो, आगे देखते अपन, ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। चलो आगे क्वेश्चन शायद नहीं है इसका। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, देखो अपन ने बात करी कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी जो चीज़ें हैं ना दो, वो थोड़े कॉन्सेप्ट जो हैं थोड़े अपोजिट एंड से बैठते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़्यादा करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उससे आपकी लिक्विडिटी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके ज़्यादा करंट एसेट्स से लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपके करंट रेशो बेटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो आपका ROC वगैरह के जो रेशोज़ है ना वो थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आप लिक्विडिटी को कम कर दोगे, ठीक है, तो आपकी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। बट वहाँ पे थोड़ा रिस्क है कि अगर आपके पास कस्टमर आया है और आपके पास स्टॉक ही नहीं हो तो क्या मतलब। वो ध्यान है कॉफ़ी वाला इंस्टेंस अपन ने बात करी थी, ठीक है। तो अगर आपके पास कस्टमर आया, आपके पास कस्टमर कॉफ़ी नहीं है देने के लिए, उसको कुछ जो मांग रहा है आपके पास है ही नहीं, आपके स्टॉक आउट्स हो रहे हैं, आपकी सेल नहीं हो रही, लॉस सेल्स हो रही है, तो वहाँ पे वो इशू हो सकता है। तो दोनों अपोजिट एंड्स पे हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी है और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब इनको ना आपको एज इट इज़ कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक सेकंड ना, ठीक है। इनको आपको एज इट इज़ कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो, बस ये इन चीज़ों को ढंग से मेंशन कर देना, ठीक है। तो अपना ये वाला कवर हो गया है। अब इसके अंदर वैसे तो लोगों ने लैंग्वेज बहुत गंदी लिख रखी है, आप अब एक बार देख लेना, जो अपन ने बात करी वही पॉइंट्स लिखने हैं अपने को। उसके अंदर अलग अलग अप्रोचेस भी हो जाती हैं, कंजर्वेटिव, अग्रेसिव, मॉडरेट पॉलिसी हो जाती है कि आप किस तरीके से रखते हो तीनों को, इनको मैनेज करते हो लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं देखना है, ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अच्छा, एजिंग स्केड्यूल क्या होता है, मतलब जो अपन देखते हैं ना कि अच्छा मेरे इतने रिसीवेबल्स इतने से इतने दिन के हैं, मेरे 0 से लेके 30 डेज तक के इतने इतने रिसीवेबल बैठे हुए हैं, तो हर रिसीवेबल के लिए आप बनाते हो कि अच्छा ये कितने से कितने दिन के बीच में ड्यू है, ठीक है। 0 से 1 से लेकर 30 में कितने हैं, 31 से 60 में कितने हैं, चांसेस कम है, 61 से लेकर 90 में कितने हैं, उसको एजिंग स्केड्यूल बोलते हैं और कुछ नहीं, चांसेस कम है आने के, ठीक है। आया तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये भी कम है। फैक्टरिंग वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टरिंग क्या होता है, उसका मीनिंग एंड एडवांटेज। मीनिंग आपको पता ही है कि आप सब कुछ अपने रिसीवेबल उठा के बेच देते हो फैक्टर को, ठीक है। अब फैक्टर संभालेगा सब कुछ, ठीक है, उसको कलेक्शन उसको करना है, मॉनिटरिंग उसको करनी है, उसको बार बार फ़ोन उसी को करना है कि पेमेंट कर। आपको आज डे 1 पे पेमेंट मिल जाता है, आपका फंड रिलीज हो जाता है, ठीक है, आपका पैसा जो ब्लॉक था वो रिलीज हो जाता है। तो आप क्या करते हो, जनरली सोल्ड कर देते हो अपना अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिसको अपन फैक्टर बोलते हैं, जो बीच में बदले में कमीशन लेगा और इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। एंड उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटरिंग करने की, फॉलोअप करने की, कलेक्शन करने की, रिस्क मैनेजमेंट करने की, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपको इमीडिएटली कैश मिल जाता है, कैश रिलीज हो जाता है, एंड आपको टेंशन नहीं लेनी कि वो रीपेमेंट कब करना है, आपको कैश मिल गया आज की आज, ठीक है। आपका डेफिनेट पैटर्न बन जाता है कैश इनफ्लोस का कि चलो मेरे को बार बार फ़ोन करना पड़ता पहले, अब मुझे पता है कि डे 1 पे मैं फैक्टर को दे दूंगा, मुझे पैसा दे देगा, ठीक है। आपका अगर आपने फैक्टरिंग बार बार कराई है, बार बार फैक्टरिंग करते हो, तो आपको खुद का क्रेडिट डिपार्टमेंट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले आपको बंदे बैठाने पड़ते थे, अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, फैक्टर कर लेगा सारा काम, आप बस उसको बेच दो अपने रिसीवेबल्स, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है ये, रिलीविंग द बोरिंग फॉर्म ऑफ सब्सटेंशियली क्रेडिट एंड कलेक्शन कॉस्ट। तो जो भी आपकी जो भी जिसने भी रिसीवेबल्स बेचे हैं, ठीक है, उसके जितने भी सब्सटेंशियल क्रेडिट एंड कलेक्शन कॉस्ट थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। मतलब वही बात हो गई कि जो भी आपके कलेक्शन के कॉस्ट थे सारे खत्म हो गए, फैक्टर देखेगा आप सारे के सारे, ठीक है। एंड आपका कंसिडरेबल पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट जो होता है उसकी भी कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, ठीक है। आपको खुद का कैश मैनेजमेंट बहुत कम रखना पड़ेगा, सब कुछ वो ही कर लेगा, फैक्टर ही कर लेगा, ठीक है। ये बेसिक एडवांटेज हो गए, ठीक है। अब उसके बाद है बिल डिस्काउंटिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फैक्टरिंग, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग आपको पता ही है कि आप बैंक के पास जाते हो कि सर बिल डिस्काउंट करके हमें पैसा दे दो, तो एडवांसेस आर अलाउड बाय बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ बिल्स, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग हो गया। ये फैक्टर से अलग कैसे है, इसके डिफरेंसेस जो बताएं, मतलब इतना हाई इंटेलेक्चुअल लेवल पे उन्होंने डिफरेंसेस निकाले, मतलब मज़ा आ जाएगा,
ठीक है, जैसे देखो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि बिल डिस्काउंटिंग को अपन बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं एंड फैक्टरिंग को अपन फैक्टरिंग बोलते हैं। हाँ यही है पहला वाला पॉइंट। देखो 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 फैक्टरिंग इज कॉल्ड एज इनवॉइस फैक्टरिंग वेयर एज बिल डिस्काउंटिंग इज नोन एज इनवॉइस डिस्काउंटिंग। नहीं है पॉइंट, तुम्हें लगा मजाक कर रहा हूँ ठीक है, अब मतलब वही स्कूल में पढ़ते थे ना अपन, वैसे निकाले लोगों ने बिल्कुल ही। ठीक है, फैक्टरिंग के अंदर पार्टीज आर नोन एज क्लाइंट, फैक्टर एंड डेटर। बिल डिस्काउंटिंग में दे आर नोन एज ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। बताओ वाओ क्या डिफरेंस हो गया। फैक्टरिंग इज लाइक मैनेजमेंट ऑफ बुक डेट्स, बिल डिस्काउंटिंग इज सॉर्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, फैक्टरिंग देयर इज नो स्पेसिफिक एक्ट, बिल डिस्काउंटिंग के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगता है, खत्म। ठीक है, अब ये कंसेप्ट होता है फोरफेटिंग, फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग। फर्क है दोनों के ना, दोनों का आगे डिफरेंस भी आपके आएगा, फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग का डिफरेंस। पहले ये समझ लो डिफरेंस क्या है, उसके बाद अपन आगे देखते हैं इसका। देखो फैक्टरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं उसको अपन बेच देते हैं, ठीक है, फैक्टर को। फोरफेटिंग को अपन प्रॉपरली यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, जब अपने एक्सपोर्ट के रिसीवेबल्स होते हैं ना, जब अपन उनको बेचते हैं ना, उसको अपन फोरफेटिंग बोलते हैं। तो दिस इज प्रॉपरली फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे सेल ऑफ रिसीवेबल्स होता है, इमीडिएट कैश में मिल जाता है। दिस इज प्रॉपरली फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इससे आपको इंस्टेंट कैश मिल जाता है। ठीक है, रिकोर्स है कि नॉन कोर्स है, फैक्टरिंग में रिकोर्स भी हो सकता है, नॉन रिकोर्स भी हो सकता है, बट फोरफेटिंग हमेशा नॉन रिकोर्स ही होगा। ठीक है, आपको पता है अमाउंट फैक्टर के ना एक रिजर्व रोक लेता है, फैक्टर रिजर्व रोकता है ना, फैक्टरिंग में आपको रिजर्व रोकता है फैक्टर, एंड आपको 80 से 90% ही पेमेंट करता है। ठीक है, फोरफेटिंग के अंदर रिजर्व नहीं रोका जाता, इंटरेस्ट चार्ज होगा, कमीशन चार्ज होगी, वो सब होगा, लेकिन रिजर्व नहीं रोका जाता। तो इसलिए इसके अंदर 100% जो एक्सपोर्टेड वैल्यूज होती है, एक्सपोर्ट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो पे हो जाती है। अब जिस तरीके से उन लोगों ने लिखा है उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, लेकिन एक्चुअल में है कुछ और मीनिंग। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे रिजर्व नहीं रखा जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो एक्सपोर्टेड गुड्स है उसकी 100% वैल्यू आपको पे कर दी जाएगी, नहीं, कमीशन होगा, इंटरेस्ट होगा, सिर्फ रिजर्व नहीं होता है। बट ठीक है, जैसा इसे ने लिखा है आपको वैसे ही लिखना है, 100% वैल्यू पे हो जाती है एक्सपोर्टेड गुड्स की। ठीक है, प्रैक्टिकली 100% नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लिखा है मीनिंग कुछ और कन्वे हो रहा है, कहना कुछ और चाहते हैं, लिख कुछ और दिया है। ठीक है, चलो टाइप ऑफ रिसीवेबल्स कौन से होते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। फोरफेटिंग में इंटरनेशनल ही होंगे। ठीक है, कॉस्ट कौन बेयर करता है, फैक्टरिंग के अंदर जो अपन कंपनी है वो बेयर करती है कमीशन और फीस। फोरफेटिंग के अंदर जो हमारा बायर था ना ओवरसीज वाला, वो बेयर करता है। ठीक है, चलो सेकेंडरी मार्केट, फैक्टरिंग के अंदर कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं होता है, आपने फैक्टर को सेल कर दिया खत्म। ठीक है, फोरफेटिंग के अंदर सेकेंडरी मार्केट भी होता है, जिसको भी अपने जिसने भी आपको हेल्प करा है फोरफेटिंग के अंदर, वो आपके रिसीवेबल्स को सेल कर सकता है मार्केट के अंदर, जैसे अपन शेयर्स को सेल करते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वैसे है सेकेंडरी मार्केट वेयर द रिसीवेबल्स कैन बी ट्रेडेड, सिंपल। ठीक है, अब इसी से आपके फोरफेटिंग के सेलियंट फीचर्स निकल के आ जाते हैं। ठीक है, जो अपन ने बात करी वही है कि इससे आप न्यू जोग्राफीज एक्सप्लोर कर सकते हो, आप ओवरसीज बायर जो है वो इंपोर्ट कर सकता है डेफर्ड पेमेंट टर्म्स के ऊपर। ठीक है, एक्सपोर्टर को भी रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट मिलती है, कॉम्प्लेक्सिटी से बच जाता है वो। ठीक है, एक्सपोर्टर गेट्स टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, ये भी उसी के हो गए जो बातें थी। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं कैश मैनेजमेंट के ऊपर, रिसीवेबल वाला भी कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, कैश बजट का क्या हेल्प होता है इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है, देखो कैश बजट से हमें क्या मालूम पड़ता है कि हमारे कैश इनफ्लो कब होने वाले, कैश आउटफ्लो कब होने वाले। ठीक है, मैंने आपको इसका एडवांटेज बताया था क्लास के अंदर ही कि इससे होता क्या है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पे कैश की नीड पड़ने वाली है, कहाँ पे कैश का सरप्लस होने वाला है। नीड पड़ेगी तो मैं पहले ही फाइनेंस करा के रख लूँगा एडवांस में ही, ताकि बाद में मुझे महंगा ना पड़े, और सरप्लस होने वाला को तो मैं पहले उसकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करके रखूँगा ताकि वो जल्दी से इन्वेस्ट हो जाए, उसके बाद मुझे रिटर्न का लॉस नहीं हो। बस वही है यहाँ पे। इट आइडेंटिफाइज द पीरियड व्हेन देयर माइट इधर बी ए शॉर्टेज ऑफ कैश और एन एबनॉर्मली लार्ज कैश रिक्वायरमेंट। या तो शॉर्टेज हो सकती है या तो लार्ज कैश रिक्वायरमेंट हो सकती है, पहले आइडेंटिफाई कर लो अगर हो रही है, और ये भी आइडेंटिफाई कर लो कि कहाँ पे एक्सेस कैश हो सकता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि कैश का नीड पड़ेगा कहीं पे, तो पहले से ही उसके लिए प्लान करके रखो, अरेंज करके रखो कि कहाँ से पैसे लेके आना है वो। ठीक है, एंड आपको पता है एक्सेस फंड्स हैं, एक्सेस फंड्स होने वाले हैं, तो आप क्या करो पहले से ही प्लान करके रखो कि इनको मैं इनसे मैं मेरे जो अकाउंट पेबल है ना, ट्रेड क्रेडिटर है, उनसे जल्दी पेमेंट कर दूंगा उनको, ताकि मुझे उनसे डिस्काउंट का बेनिफिट मिल सके, उसी पैसे को मैं इन्वेस्ट कर सकूँ कि मुझे पता है कि मेरे पास एक्सेस कैश अवेलेबल होने वाला है। तो ठीक है, बस वही चीज़ें वही लिखा है इन लोगों ने। ठीक है, अच्छा अब ट्रेजरी डिपार्टमेंट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो कैश मैनेजमेंट उसके अलावा क्या क्या होते हैं, बस वो बेसिक समझ लो, अंदर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला कैश मैनेजमेंट करना है ट्रेजरी डिपार्टमेंट को। ठीक है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट प्रॉपर एक फंक्शन होता है, डिपार्टमेंट होता है, जो मैंने क्लास में डिटेल में चर्चा करी थी कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है। ठीक है, ये क्या क्या काम करता है, कैश मैनेज करता है, अंदर कुछ भी लिख देना तुम, अंदर की बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें लिखी हुई है, तुम याद भी नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, देन करेंसी मैनेजमेंट करता है, फॉरेन करेंसी के जो एक्सपोजर होते हैं उसको मैनेज करता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ठीक है, देन फंड मैनेजमेंट करता है। सर फंड और कैश में क्या डिफरेंस होता है, होता है डिफरेंस, लेकिन ये लोगों ने ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है यहाँ पे, ये लोगों ने इसको कैश की तरह ही यूज़ करा है
फंड मैनेजमेंट को। बट अभी मुझे आपको नहीं समझाना डिफरेंस क्या है, वैसे डिफरेंस होता है, क्लास में डिस्कस किया डिटेल में, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तुम बस पॉइंट लिख देना, अंदर तुम्हें जो लिखना है लिख के आ जाना। ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरत है मैंने आपको हाईलाइट करके बताया कि यही स्पेसिफिक लिखना है, जहाँ नहीं है वहाँ पर आप अपनी छूट से लिख सकते हो। ठीक है, बैंकिंग की जिम्मेदारी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की होती है। बैंक के साथ में जितने भी रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं वो बैंक ही करता है। ठीक है, मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द बैंकर्स। नेगोशिएशन बैंक ट्रेजरी डिपार्टमेंट करता है अपने इंटरेस्ट रेट के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के लिए बैंक से। ये मैंने करा हुआ है प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर रह के। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी जो मर्जर्स होंगे, एक्विजिशंस होंगे, इन्वेस्टर के साथ में जो रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है, उन सब का ध्यान देने के लिए एक्विजिशन डाइवेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको पता ही है, अपने कैश अपने AS3 के अंदर पढ़ा होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, जिनको बेसिकली अपन रखते किस लिए हैं, ताकि एक्सेस कैश को पार्क कर सकें एंड जब भी इसका नीड हो तो उसको बेच के मैं कैश में फिर से कन्वर्ट कर सकूँ, वही होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो बस वो इंटीग्रल होता है क्योंकि दोनों पर्पस सर्व करता है। इससे आपकी लिक्विडिटी भी मेंटेन हो जाती है, कैश की नीड भी पूरी हो जाती है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल नीड्स फ्लक्चुएटिंग होती है, तो इन्वेस्ट कर लो एक्सेस फंड को इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, जिसको अपन लिक्विडेट कर देंगे जब हमें कैश की नीड लगेगी। तो बेसिकली ये इसको सिलेक्ट करने के लिए जब अपने को मार्केटेबल सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी होती है, हमें 3 फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है, सेफ्टी, मैच्योरिटी एंड मार्केटेबिलिटी। इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन है, वो अपन वहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्कस द 3 प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, चलो क्या है सेफ्टी, मैच्योरिटी, मार्केटेबिलिटी। सेफ्टी का मतलब देखो, तुम्हें इन्वेस्ट क्यों किया मार्केट सिक्योरिटी, ताकि जब भी जरूरत हो तुम इसको कैश में कन्वर्ट कर सको। तो ऑब्वियसली सेफ इन्वेस्टमेंट ही होगी ना, ये कैश की तरह होनी चाहिए। अगर तुमने ज़्यादा रिस्की में कर दिया, नुकसान हो गया, तो ये कैश के जैसे कहाँ हुआ। कैश सेफ होता है, वैसे इन्वेस्टमेंट भी सेफ होना चाहिए, रिस्क फ्री होना चाहिए, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होना चाहिए, थोड़ा बहुत रिस्क चलता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इज कि यहाँ पे लिक्विडिटी मेंटेन हो सके, इसलिए मिनिमम रिस्क होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। ठीक है, देन मैच्योरिटी भी मैच करनी चाहिए जब आपको कैश की नीड पड़े। आपको पता है मुझे कैश की नीड कब पड़ेगी, तब ये सिक्योरिटीज मैच्योर हो जानी चाहिए ताकि उनसे पैसा निकाल सको। ठीक है, मार्केटेबिलिटी मतलब इनको आप बेच के कन्वर्ट कर सको कैश के अंदर, मार्केटेबल होने चाहिए कि नीड पड़ेगी तो मैं इनको कैश कर सकूँ, कैश में कन्वर्ट कर सकूँ। एंड जब भी कन्वर्ट हो तो उसके ऊपर आपका लॉस ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए एंड लॉस ऑफ वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ टाइम और लॉस ऑफ वैल्यू हो रहा है तो वो कैश जैसा कैसे हुआ। ठीक है, जब आपको पता हो कि हाँ इसको मैं 100 का बेचूंगा तो मैं 100 रुपये तो 100 मैंने खरीदा इतने में था, इसको मैं इतने में तो बेच ही सकता हूँ, प्रेडिक्ट होना चाहिए। उसी को अपन मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलेंगे। अगर आपको पता है कि नहीं शेयर नहीं हो सकता मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि उसका पता ही नहीं है कि वो कितने में बिकेगा, इसलिए। ठीक है, वही है कन्वीनियंस, स्पीड एंड कॉस्ट एट विच सिक्योरिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है ये वाला मॉडल मिलर और। अच्छा, अब ये कौन है मिलर और? 2 लोग थे, एक मिलर था, एक दूसरे वाले का नाम ही और था, तो ठीक है यही बन गया नाम मिलर और। कैश मॉडल में आपको बताना है। देखो ये क्या बोलते हैं कि देखो आपको कैश मैनेज किस तरीके से करना होता है। ठीक है, उसके लिए लोगों ने मॉडल दिया। ये लोगों ने क्या बोला कि आप ना ऐसी एक रेंज बना दो, एक ये H, एक ये 0, एक ये Z। क्या है ये H है हाई लिमिट, 0 है लोअर लिमिट, Z है आपका बीच का रिटर्न पॉइंट। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो Z है ना ये आपका बेसिकली कैश बैलेंस है इंटेंडेड, जिसको आप मेंटेन करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि आपका कैश का जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो बोलता है जैसे ही आपका ये Z से बढ़ के H तक पहुंच जाए ना, हाई लिमिट तक पहुंच जाए, तो आप क्या करना, आप पैसे को इन्वेस्ट कर देना कहीं और एंड उसको इन्वेस्ट करके वापस यहाँ तक Z तक लेके आ जाना। ठीक है, तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे, H - Z पैसे को आप इन्वेस्ट कर दोगे कहीं पे। ठीक है, तो उससे आपका कैश कम होके वापस Z तक आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस से आपका यहाँ पे कैश बजट थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। अब जैसे गिर के 0 पे आ जाए ना, तो आप थोड़ा सा पैसा बोरो कर लेना। बोरो कितना कर लेना, ताकि पैसा वापस से Z तक आ जाए, फिर ऐसे से फ्लक्चुएट और होता जाएगा। तो मतलब जैसे ये ऊपर वाले लिमिट को टच करे तो आप पैसे को इन्वेस्ट कर दो कहीं और, जैसे ही लोअर वाले को टच करे और पैसा एक्स्ट्रा लेके आ जाओ। बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, एंड जब भी बेचोगे खरीदोगे तो आप उसको वापस से रिटर्न पॉइंट तक लेके आओगे, Z वाले पॉइंट तक लेके आओगे। यही लोगों ने बोला था। अब ये लिमिट किससे डिसाइड होगी, ये कंपनी के प्रैक्टिसेस, कंपनी का टाइम, कंपनी को कितनी कैश की नीड है, सब देख के डिसाइड होगी। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, दिस मॉडल इज डिजाइन टू डिटरमाइन द टाइम एंड साइज ऑफ ट्रांसफर बिटवीन एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी जो आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी से कैश, आपका कैश अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल लिमिट्स हैं ये H, Z एंड 0। कंट्रोल लिमिट सेट करनी है। ठीक है, H अपर लिमिट, Z रिटर्न पॉइंट, 0 इज द लोअर लिमिट। ठीक है, जो मैंने आपको बात बोली वही यहाँ पे लिखी हुई है टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, चलो अब उसके बाद विलियम जे बॉमोल का तो आपको पता ही है,
ये बाओमोल करता है बंदा, तो इसका भी एक मॉडल था, अपन ने पढ़ा ही था। ये तो क्लास में मैंने डिस्कस किया ही है कि ये बताता है कि आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपकी कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कैश जो होगी वो आपकी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट यानी होल्डिंग कैश होल्ड करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो, क्योंकि आपको रिटर्न लॉस करना पड़ रहा है। ठीक है, वो, और ये आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट यानी आपको कैश और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो जो ट्रांजेक्शन करनी है उसके ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है। इन दोनों को आपको मिनिमाइज़ करना है। वहाँ ये पॉइंट कहाँ पे मीट होता है, कहाँ पे आता है, जहाँ पे ये फॉर्मूले से फॉर्मूले का आंसर निकल के आता है। बस यही जो मैंने पढ़ा है क्लास के अंदर वही है, इसमें कुछ खास क्या है। ठीक है, देन है स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम। कैश को इलेक्ट्रॉनाइज कर देंगे अपन तो क्या बेनिफिट होगा उससे, बहुत वही चीज़ें जो यूपीआई समझो तुम, बस यूपीआई वाले पॉइंट्स लिखने हैं आपको। क्या होगा, सिग्निफिकेंट सेविंग इन टाइम हो जाएगा, टाइम बचेगा। ठीक है, पेपर वर्क कम करना पड़ेगा, पहले बैंक में जाके चेक लगाना पड़ता था ना। ठीक है, अपने को फॉर्म भरना पड़ता था, अभी सीधे यूपीआई से काम हो जाता है, लेस पेपर वर्क होगा। अकाउंटिंग एक्यूरेसी है, क्योंकि मेरे को ध्यान में रखना है मैंने किसको पेमेंट किया है, पेटीएम अपने आप रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, ग्रेटर अकाउंटिंग एक्यूरेसी। ठीक है, फास्टर ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो जाएंगे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर वेर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, मेकिंग अवेलेबल फंड्स वेर एवर रिक्वायर्ड वेन एवर रिक्वायर्ड, जहाँ पे मुझे चाहिए मैं इमीडिएटली पेमेंट पहुँचा सकता हूँ, जब भी चाहिए वहाँ पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, तो वही बेनिफिट थे। ये 5 मैंने लिख दिए, 4 का आएगा तो 6 लिख देना तुम। ठीक है, एक और कोई देख लो तुम, कोई इनमें से देख लेते अपन। ठीक है, कौन सा देखोगे बताओ। फास्टर रिकन्सिलेशन होता है ना इससे। ठीक है, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ चेक्स इशूड, चेक्स कम हो जाएंगे इससे। तो इनमें से कोई भी और 2 लिख देना। ठीक है, चलो ये वाला देखने की जरूरत नहीं अपने को, आगे बढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फ्लोट्स वाला। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ फ्लोट विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ कैश। फ्लोट का मतलब क्या है कि आपका जो कैश है ना वो कहाँ कहाँ अटका पड़ा है, एक तरीके से समझ लो कि आपको कैश मिलना था वो कहाँ कहाँ अटका पड़ा है। फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं, देखो आपने सेल करी कस्टमर को। ठीक है, आपने सेल करी कस्टमर को। अब कस्टमर ये समझने में आपको पुराने ज़माने में जाना पड़ेगा, 2004-5 के क्वेश्चन नहीं है, अभी के नहीं है। तो पहले कैसे होता था कि अब कस्टमर क्या करेगा, आपने सेल करी, सेल करने के बाद आप कस्टमर को बिल बना के भेजोगे। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया आपका बिलिंग फ्लोट, कि क्या है कि देखो आपने सेल करनी थी और कस्टमर ने आपको पैसा देना था, लेकिन वो पैसा तब आएगा जब आपके बैंक में क्रेडिट होगा। आपके बैंक में जब क्रेडिट होगा तब आप बनोगे कि मैंने सेल करी, मुझे पैसा आ गया। अब देखो जैसे आपने सेल करी तो आपको थोड़ा बहुत उसको बिल बनाने में टाइम लगेगा। आपने सेल करनी थी, जैसे 12 तारीख को आपने सेल कर दी, आपने बिल बना के भेजा उसको 14 तारीख को, तो 2 दिन का तो पैसा आपके पास वेस्ट हो गया ना। 2 दिन तो आपके वैसे ही लेट हो गए, कैश तो 2 दिन लेट, अब 2 दिन तो आपके वैसे ही चले गए। ठीक है, तो ये जो दिन आपके वेस्ट हो गए इसको अपन बोलते हैं बिलिंग फ्लोट, क्योंकि 2 दिन तक कैश मेरे पास क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे बिल बनाने में टाइम वेस्ट हो गया मेरा। ठीक है, दूसरा है मेलिंग फ्लोट, कि बिल तो मैंने बना दिया, ठीक है, लेकिन इसको उस तक पहुंचाने में, मेरे कस्टमर को तक पहुंचाने में तारीख होगी 17। ठीक है, तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट हुए, क्योंकि वो मेल में फंसा रह गया। इनके हिसाब से ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता है, हम पोस्ट के थ्रू ही भेजते हैं, तो वो मेल में अटक गया, पोस्ट में फंस गया, वहाँ फंस गया, डिलीवरी में टाइम लग गया। ठीक है, तो ये हो गया मेलिंग फ्लोट। ठीक है, अब मेलिंग फ्लोट होने के बाद में सामने वाले ने उसको लेके चेक बना के डाल दिया। ठीक है, आपने चेक बैंक में लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से लेके आपके चेक लगाने तक लेट से 19 हो गई। 2 दिन क्यों चले गए, क्योंकि आपको चेक को प्रोसेस कर रहे थे, आप चेक को प्रोसेस कर रहे थे। ठीक है, उसने बना के भेजा, आपने बैंक में लगाया, उसमें 2 दिन चले गए। ठीक है, अब उससे लेके बैंक जब अकाउंट में आपके क्रेडिट करेगा उसमें 21 तारीख हो गई। क्यों हुई, क्योंकि बैंक भी इमीडिएटली थोड़ी करेगा, तो करते करते 9 दिन आपके अटक गए। 9 दिन में से क्यों अटके हैं, क्योंकि 2 दिन आपके बिलिंग फ्लोट था, ये आपका मेलिंग फ्लोट था, ये आपका चेक प्रोसेसिंग फ्लोट था, ये आपका बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट था। बस वही सारी चीज़ें। ठीक है, बिलिंग फ्लोट क्या है, बिटवीन द सेल एंड द मेलिंग ऑफ द इनवॉइस इज द बिलिंग फ्लोट। मेल फ्लोट क्या है, चेक इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द पोस्ट ऑफिस, मैसेंजर सर्विस और अदर मीन्स ऑफ डिलीवरी। चेक प्रोसेसिंग फ्लोट क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेलर टू डिपॉजिट द चेक आफ्टर इट हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट क्या है, टाइम फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ द चेक टू द क्रेडिटिंग ऑफ फंड्स। बस समझा दिया मैंने आपको, यही था। ऐसे कोई समझाएगा आपको, बताओ। चलो फिर उसके बाद ये भी और भी आदि मानव जमाने के क्वेश्चन है, ये नहीं देखना, अपने को कवर हो गया ऑलरेडी। ये भी मत देखना 23, ये भी अपने आई थिंक इतना पुराने ज़माने के क्वेश्चंस आई थिंक नहीं आने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट अपन ने ऑलरेडी देख लिया, नहीं आना चाहिए। वर्चुअल बैंकिंग मतलब ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है आजकल, सब कुछ बैंक के थ्रू, सब कुछ ऐप पे ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो देखना, आपको उसका एडवांटेज डिस्कस करना है। वर्चुअल बैंकिंग क्या है, प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज थ्रू द यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, देखो आपको ट्रांजेक्शन को हैंडल करने की कॉस्ट कम हो जाती है, लोअर कॉस्ट लगती है ट्रांजेक्शन हैंडल करने की। ठीक है, जाना पड़ता,
पेट्रोल खर्च करना पड़ता, पेपर लगाना पड़ता, बंदे भेजने पड़ते, यहाँ पे कुछ नहीं, ऑनलाइन, सब ऑनलाइन, ठीक है। इस इंक्रीज स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, बैंक के लिए भी फ़ायदा है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को इमीडिएटली प्रोसेस कर सकती है, ऑटोमेटेड, पहले बंदे बैठाने पड़ते थे, ठीक है। इससे एक और क्या होता है, कंपनी को, बैंक को ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी सारी, पहले हर जगह ब्रांच ही होती थी, अब नहीं चाहिए, ऑनलाइन काम हो रहा है ना, हर जगह ब्रांच क्यों खुलनी है। तो आपकी लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ब्रांच नेटवर्क हो जाएगा, आपको लोअर स्टाफ रखना पड़ेगा, तो बैंक को भी फायदा है उससे, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूव्ड एंड अ रेंज ऑफ सर्विसेज बीइंग मेड अवेलेबल टू द कस्टमर रैपिडली, यानी बैंक के लिए भी पॉसिबल है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे सके एंड बहुत फास्ट वे में दे सके, इंप्रूव वे में दे सके, पहले पॉसिबल नहीं था, ठीक है। बस ये था। अब मैनेजमेंट ऑफ पेबल पे आते हैं अपन, कि कॉस्ट ऑफ अवेलिंग ट्रेड क्रेडिट क्या होती है, ठीक है। देखो, अपने को लगता है कि ट्रेड क्रेडिट की कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन अपने क्लास के अंदर पढ़ा है ट्रेड क्रेडिट की कॉस्ट होती है। सबसे पहला प्राइस ज़्यादा होती है। देखो, अगर आप कैश में लेके आते तो शायद आपको 98 में देता, ठीक है, लेकिन आप ट्रेड क्रेडिट पे लेके आ रहे हो तो शायद आपकी प्राइस वो 100 कर देगा, तो आपकी प्राइस वैसे ही बढ़ जाती है। दूसरा, आपको पता है कि आपको कैश डिस्काउंट के लिए भी पीरियड मिलता है, राइट, कि अगर तूने 10 दिन में पे कर दिया तो देखो 1% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 99 पे कर देना। लेकिन अगर तू 10 दिन में पे नहीं करेगा तो तू जब भी पे करेगा तब तुझे पूरा 100 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, कैश में लेकर तो 98 पे करते, 10 दिन का क्रेडिट देते हो तो सिर्फ 99 पे करते, अब आप एकदम एंड में पे करोगे तो आपको 100 पे करना पड़ेगा। तो आपके क्रेडिट की प्राइस कॉस्ट तो है ना, दिखता नहीं अपनी कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट है। ये 1 रुपया आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया, यहाँ पे आपने 2 रुपये एक्स्ट्रा दिया, ये क्या है, एक तरीके से इंटरेस्ट है, इसी को तो अपन लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट के अंदर अपन ये तो कंसिडर करते हैं। लॉस ऑफ गुडविल हो जाएगी, अगर आप ज़्यादा क्रेडिट लेके बैठे हो आपकी गुडविल खराब हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग भी है, हर जगह उधार लेते बैठोगे आपको हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, बंदे बैठाने पड़ेंगे देखने के लिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी। कंडीशंस भी होती हैं आपकी कि अगर ट्रेड क्रेडिट चाहिए तो पहले देखो कुछ मिनिमम साइज़ का ऑर्डर देना ही पड़ेगा, या फिर रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर देना पड़ेगा, तभी तुझे देंगे, वरना नहीं देंगे। ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। चलो, बस यही था अपना, ये वाला क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, वो अपन देखते हैं, एक ही अच्छा वो देख के खत्म करते हैं। क्या बोल रहा है, स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, जो आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर अपने आप ही अक्कर हो जाते हैं, मतलब जो बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है वो होते हैं स्पॉन्टेनियस सोर्सेज, डे टू डे ऑपरेशंस का पार्ट है। वो कौन से होते हैं, जिनमें अपने को जाके अलग से लोन नहीं लेना पड़ता, जैसे ट्रेड क्रेडिट हो गया, ये डे टू डे का पार्ट है। अक्रूड एक्सपेंसेस अपने डे टू डे का पार्ट हो गया, होते हैं नॉर्मली अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। आपके डेफर्ड इनकम हो गई, एडवांस हो गया, ये अपने डे टू डे का पार्ट है, तो वो आपके स्पॉन्टेनियस सोर्सेज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपका ट्रेड क्रेडिट हो गया, एक्सटेंडेड टू द परचेजर ऑर्गेनाइजेशन बाय द सेलर। बिल्स पेबल को ले लिया ये लोगों ने, ठीक है, कि बिल पेबल भी एक तरीके से ट्रेड क्रेडिट का ही पार्ट है, ठीक है। गिवन अ रिटर्न प्रॉमिस टू पे द अमाउंट बिल ऑफ इनवॉइस वगैरह, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था, वही है, ठीक है। अब डेफर्ड इनकम वगैरह लोगों ने नहीं लिखा है, ठीक है, चलो क्या फ़र्क पड़ता है, 3 लिखने थे 3 लिख दिए इन्होंने, आपको एक और लिखना, एक और लिख देना, डेफर्ड इनकम भी लिख देना, ठीक है। विच नेचुरली राइजेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, वही मैंने बोला, नेचुरली इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, वही होते हैं अपने स्पॉन्टेनियस सोर्सेज। ट्रेड क्रेडिट, क्रेडिट फ्रॉम एम्प्लॉइज, क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर सर्विसेज, ये सारे आपके स्पॉन्टेनियस सोर्सेज का पार्ट ही हैं। अगर आप अक्रूड एक्सपेंसेस, मैंने वही है ना, वेजेस को अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो एक तरीके से आपको एम्प्लॉइज नहीं तो आपको क्रेडिट दे दिया ना, एक तरीके से एम्प्लॉय से क्रेडिट दे दिया ना आपको एक तरीके से, ठीक है। चलो, ये हो गया बस, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन वही है जो अपन ने पहले वाले पार्ट में, पहले वाले क्वेश्चन में वैसे देख लिया था, रिस्क एंड रिटर्न वाला था ना जो अपन ने देखा था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वही है सारा, ठीक है। इसका क्वेश्चन थोड़ा बेटर फ्रेम्ड है, उसमें लिखा था पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि रिस्क एंड रिटर्न कंसिडरेशंस कैसे बैलेंस करेंगे करंट एसेट्स की फाइनेंसिंग में। यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी इज इवैल्यूएटिंग 2 ऑप्शंस ऑफ फाइनेंसिंग करंट एसेट्स यूजिंग शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, हाउ शुड द कंपनी बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न मेकिंग दिस डिसीजन। वही है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कितना होना चाहिए, बस वो डिसाइड करना है। खत्म ये वाला चैप्टर भी वर्किंग कैपिटल वाला। अब जैसे पिछले टाइम में आइडियल इसके बाद डिविडेंड करना चाहिए अपने को, लेकिन डिविडेंड जस्ट अभी पिछले टाइम में आया है, तो जैन के अंदर लाइकली नहीं है कि डिविडेंड आएगा, उसको अपन बाद में देखेंगे। अपन पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। चलो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। आगे अपन इन्वेस्टमेंट पे, अब इसके अंदर मेजॉरिटी काफ़ी सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपन ने FM 360 में अपने रिवीजन के टाइम पे अपन ने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपके वहीं से कवर हो जाएंगे, जो बचेंगे वो अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या बोलता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन NPV एंड IRR मेथड्स फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले लिखना है NPV इज एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल वैल्यूज एंड IRR इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज टर्म्स, सबसे सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है। NPV क्या बोलता है कि अपना जो री इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, NPV। IRR बोलता है कि वो री इन्वेस्ट होगा IRR की रेट के ऊपर ही,
ठीक है, ये दूसरा assumption। तीसरा अपने को इसके अंदर लिखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कब आ सकता है रिजल्ट्स के केस में। ये भी अपन ने क्लास में पढ़ाई था कि तब आ सकता है जब पहला तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, तब डिफरेंस आ सकता है। क्यों आ सकता है, किन किन वजह से आ सकता है, तब आ सकता है जब साइज डिस्पैरिटी हो प्रोजेक्ट्स के अंदर, जब टाइम डिस्पैरिटी हो, अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइफ्स हो, तब इनके बीच में जो रिजल्ट्स आएंगे म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी आ सकते हैं। बस खत्म आपका आंसर, ठीक है। चलो अगले में क्या बोलता है, विच मेथड ऑफ कंपेयरिंग अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज मोस्ट सूटेड इफ ईच प्रपोजल इन्वॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज। ठीक है, यहाँ पे कैश इनफ्लोज की जगह पे इनको कैश आउटफ्लोज या फिर इन्वेस्टमेंट बोलना चाहिए था। मतलब कौन सा बेस्ट होगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट का साइज अलग अलग है, तो ऐसे केस में कौन सा बेस्ट होता है, अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेस्ट होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्योंकि हमें रिलेटिव बताता है, ये हमें बताता है विथ रिस्पेक्ट टू कैश आउटफ्लो, कि कैश आउटफ्लो के कंपैरिजन में रिलेटिव टर्म्स से बेटर कौन सा है। तो ऐसे केस में बेटर होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, पीआई मेथड। ठीक है, तो बस आपको पीआई मेथड लिखना है, आगे बस उसके बारे में लिख देना कि ये बेस्ट होता है, उसका फॉर्मूला लिख देना, काम हो जाएगा। अब आगे उसके लिमिटेशंस ही पूछ रहा है वो। लिमिटेशंस के सबसे पहले ये हो सकता है कि देखो, जब कैपिटल राशनिंग अपन करते हैं तो जब प्रोजेक्ट्स डिविजिबल नहीं होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं ना, तब अपना कैपिटल प्रॉफिटेबल इंडेक्स फेल हो जाता है, तब अपन प्रॉफिटेबल इंडेक्स यूज़ नहीं करते। जब डिविजिबल होते हैं तो अपन प्रॉफिटेबल इंडेक्स यूज़ करते हैं, जब डिविजिबल नहीं होते, इनडिविजिबल होते हैं, तब अपन प्रॉफिटेबल इंडेक्स को इतना यूज़ नहीं करते। अपन फिर अपने प्रोजेक्ट से कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ध्यान है ना, A + B + C, राइट। वहाँ पे प्रॉफिटेबल इंडेक्स को अपन इतना डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते जितना अपन तब कर पाते जब डिविजिबल होता है। तो इसलिए इस केस के अंदर प्रॉफिटेबल इंडेक्स फेल हो जाता है। ठीक है, सेकंड वाला ये लोगों ने गलत लिख दिया, वो नहीं है सही। थर्ड वाला लिख देना। थर्ड वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने की कोशिश करना। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पर डिसीजन ले लिया, हाईएस्ट प्रॉफिटेबल इंडेक्स वाला प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया, तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि जो एक जैसे मान लो पॉसिबिलिटी 1, ये पॉसिबिलिटी 1 है, ये पॉसिबिलिटी 2 है, इसके अंदर आपने हाईएस्ट पीआई चूज़ कर लिया प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने ये वाला चूज़ कर लिया प्रोजेक्ट। ये बोल रहा है ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप इससे हाईएस्ट नहीं हो, थोड़ा स्मॉलर पीआई हो, बट उसके साथ में एक दो प्रोजेक्ट और एक्सेप्ट हो सकते हैं, एक दो प्रोजेक्ट और एक्सेप्ट होते हैं फ्यूचर ईयर्स के अंदर। फ्यूचर ईयर्स के अंदर एक दो प्रोजेक्ट और एक्सेप्ट हो सकते हैं। मतलब बोल रहा है ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक में एक स्मॉलर पीआई हो, उसके बेटर आपने ये हाईएस्ट पीआई वाला चूज़ कर लिया हो, लेकिन आपने ये फैक्ट इग्नोर कर दिया कि स्मॉलर पीआई के साथ में एक दो और प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो सकते थे फ्यूचर ईयर्स के अंदर, इन अ वे कि इन सब का मिला के एनपीवी इससे ज़्यादा है। तो बोल रहा है कि पीआई ने आपको क्या कर दिया, आपको अंधा कर दिया। आपने पीआई ने आपको चूज़ करने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि आप ध्यान से सोचते तो आप ये भी देख सकते थे कि इसका पीआई कम है, लेकिन साथ में एक दो प्रोजेक्ट्स और सिलेक्ट हो सकते हैं फ्यूचर ईयर्स के अंदर, वो एक दो प्रोजेक्ट्स फ्यूचर ईयर्स के अंदर होंगे, एंड इन दोनों का एनपीवी मिला के इनसे ज़्यादा होगा। मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया। ठीक है, चलो उसके बाद अब क्या बोलता है कि ईएसी कैसे निकालना है। सिंपल है, ईएसी के अंदर सबसे पहले एनपीवी निकालते हैं, फिर अपन पीवीएफ निकालते हैं, फिर एनपीवी को पीवीएफ से डिवाइड करके अपन ईएसी तक पहुंच जाते हैं। बस वही लिख रहे हैं यहाँ पे भी, सिंपल ही है, वही 3 स्टेप लिखे हुए हैं। देन क्या बोला, डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड सिस्टमैटिक रिस्क। ये भी अपन ने क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। ठीक है, अनसिस्टमैटिक कौन सी होती है, जो कंपनी स्पेसिफिक होती है, पूरे सिस्टम में नहीं होती है। सिस्टमैटिक रिस्क पूरे सिस्टम में होती है। ठीक है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक होती है, मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होती है, एंड ये अनसिस्टमैटिक कंपनी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, अनसिस्टमैटिक को अपन डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, ये मतलब सिस्टमैटिक को अपन डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय द डाइवर्सिफिकेशन, एंड अनसिस्टमैटिक को अपन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका कंक्लूजन अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी में निकलता है सीएपीएम के अंदर, क्योंकि ये डाइवर्सिफाई, ये वाली जो है अनसिस्टमैटिक, ये डाइवर्सिफाई हो सकती है, तो इसलिए आप इसका रिटर्न नहीं मांगते हो सीएपीएम के अंदर। एंड सिस्टमैटिक रिस्क जो है ये डाइवर्सिफाई नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे सिस्टम में ये डाइवर्सिफाई कैसे करोगे इसको, इसलिए इसका अपन रिटर्न मांगते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर। ठीक है, चलो बस वही था। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, ये आपके कोर्स में नहीं है, ओल्ड कोर्स में था, अब नहीं है, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, हटा दो, ओल्ड कोर्स में था। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आईआरआर, बताइए आपको, बस इसके अंदर जैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आ जाए तो बस इतना ही लिखना है कि डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज इक्वल टू द डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज। वो रेट है जो इससे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है दोनों की, एंड कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू को अपन जीरो कर देते हैं, एनपीवी जीरो हो जाती है बेसिकली। वही चीज़ें लिखनी है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद से लिख सकते हो इसको। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजायरेबिलिटी फैक्टर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये भी आपको पता ही है कि जो अपन पढ़ के आए ना, जो अपन ने FM 360 में पढ़ा है, जो भी अपन ने न्यूमेरिकल के अंदर पढ़ा, आपको इसके अंदर वही लिखना है, कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में जो पढ़ा है
वो लिख देना इसके अंदर, ठीक है। बस इसके अंदर एक्स्ट्रा लिख देना कि ये तब एक्सेप्ट होता है जब प्रोजेक्ट ग्रेटर देन 1, जब इसके अंदर पीआई प्रोजेक्ट का ग्रेटर देन 1 होता है तब एक्सेप्ट होता है, फॉर्मूला लिख देना, काम खत्म, ठीक है। आगे क्या बोला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट कौन सी होती है, जिस रेट को अपन यूज़ करते हैं डिस्काउंटिंग करने के लिए, ठीक है, जिस रेट को अपन यूज़ करते हैं डिस्काउंटिंग करने के लिए कि मिनिमम से मिनिमम इतना रिटर्न तो मुझे चाहिए ही चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर, इससे नीचे मुझे चलेगा नहीं, उसको अपन कट ऑफ रेट बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मिनिमम रेट विच द मैनेजमेंट विशेस टू हैव फ्रॉम एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही अपन कट ऑफ रेट की तरह यूज़ करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अपन डिस्काउंटिंग करते हैं, उसी को अपन कट ऑफ रेट पकड़ते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओनली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही एक तरीके से कट ऑफ रेट होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट को मिनिमम इससे ज़्यादा तो देना ही पड़ेगा कट ऑफ रेट से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट होने के लिए, ठीक है। एंड दैट्स वाई इसको अपन डिस्काउंटिंग रेट की तरह भी यूज़ करते हैं, बस वही लिखा है, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल IRR, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन में कवर्ड है, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, कुछ भी नहीं करना, जो अपने न्यूमेरिकल के अंदर पढ़ा था बस वही लिखना है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग अपने को यूज़ करनी है इसके लिए, ठीक है। डिफाइन मॉडिफाइड IRR, ये भी मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, FM 360 के अंदर क्लियरली कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, वही आपको लिखना है। फिर से बता देता हूँ कि MIRR क्या करता है, जो IRR के जो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं, दो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉल्व करता है MIRR। कौन से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लिमिटेशंस अटैच विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशनल IRR। कौन सा होता है, पहला तो ये कि जो आपका ट्रेडिशनल IRR होता है ना, उसके अंदर मल्टीपल रेट रिटर्न्स आ सकते हैं, मल्टीपल रेट ऑफ मल्टीपल IRR निकाल जाती हैं। कब निकलती है वो अपन ने डिस्कस करा रिविजन वीडियो के अंदर, ठीक है। पहला तो ये, एंड दूसरा ये होता है कि IRR के अंदर आपका री इन्वेस्टमेंट का जो रेट होता है उसका अजम्पशन बहुत अनरियलिस्टिक होता है, ठीक है। तो उन दोनों को सॉल्व करता है मॉडिफाइड IRR, बस आपको यही लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, इट एड्रेसेस द री इन्वेस्टमेंट रेट इशू एंड मल्टीपल IRR रेट वाला जो इशू है उसको भी सॉल्व कर देता है, ठीक है। बाकी उसके बाद आपको लिखना है कि कैलकुलेट किस तरीके से होता है, कि आप कैश फ्लो को इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा बाकी सारे कैश फ्लो को छोड़ के टर्मिनल वैल्यू पे लेके आ जाते हो, ठीक है, यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट जो अपन करते हैं, ठीक है। फिर उस टर्मिनल वैल्यू पे जो कैश फ्लो आया है उसको अपन इक्वेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, किससे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, जिस रेट पे इक्वल हो जाता है उसी को अपन MIRR बोलते हैं, वही लिखा हुआ बस, ठीक है। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया है, रिवीजन के अंदर भी डिस्कस किया है, बस वही लिखना है कि सबसे पहला क्या होगा कि देखो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है। दूसरा, ये अकाउंटिंग नंबर्स यूज़ करता है, ठीक है, एंड अकाउंटिंग नंबर्स आर बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी है, ठीक है। तीसरा, ऑब्वियसली ये नेट इनकम यूज़ करता है रादर देन कैश लॉस, तो ये उस तरीके से थोड़ा गंदा हो गया, बस ये 3 लिख देना बहुत है। चौथा वाला अननेसेसरी याद करने की जरूरत नहीं है, फालतू है, ये 3 आपको याद आ जाएंगे इजीली, तो ये 3 ही लिख देना बहुत है, ठीक है। एक्सप्लेन आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ IRR, बस वही जो अपन ने बात करी वही लिखना है सबसे पहले तो, कि पहला क्या बोल रहा है, जो आपको तकलीफ एक्चुअल में IRR से होती है ना वही आपको लिखना है। सबसे पहला क्या, IRR निकालना थोड़ा टीडियस है, उन्होंने भी वही लिखा, कैलकुलेशन प्रोसेस इज टीडियस, ठीक है। दूसरा क्या बोला, देयर कैन बी मल्टीपल IRRs, वो भी कब होते हैं अपन ने बात करी है, ठीक है। दूसरा, अगर प्रोजेक्ट्स के अगर डिफरेंट आउटफ्लोज हैं, ठीक है, डिफरेंट आउटफ्लो पैटर्न्स हैं, डिफरेंट साइज है, साइज डिस्पैरिटी है, टाइम डिस्पैरिटी है, तो उसके अंदर थोड़ी सी वियर्ड सिचुएशन हो जाती है, जिसको ये बोल रहा है पेक्यूलर सिचुएशन, तो उसके अंदर डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट रेट का जो अजम्पशन होता है इसके अंदर वो होता है IRR के ऊपर ही, विच इज़ वेरी अनरियलिस्टिक, ठीक है। भले सिर्फ कंपनी उसके ऊपर री इन्वेस्ट नहीं कर पाए बट फिर भी ये वो पकड़ता है, तो ये एक और हो गया, अपने क्लास में डिस्कस करें, नोट्स में भी अपने लिखा हुआ है, ठीक है। देन ऑब्वियसली एक अपन ने बात करी है कि ये जो है जब अपने प्रोजेक्ट के अंदर साइज डिफरेंसेस होते हैं तब ये आपका जो डिसीजन निकाल के देगा IRR के बेसिस पे वो आपका सही डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। एंड ये डिसीजन जो निकल के आएगा ये इनकंसिस्टेंट होगा आपके NPV से, बस एक और डिसीजन आपका ये हो गया, सिंपल, एक और पॉइंट आपका ये हो गया, खत्म, लिख के आ जाना, 4 मार्क्स पूरे हैं, ठीक है। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ पेबैक रेसिप्रोकल, पेबैक रेसिप्रोकल एज इट इज जो ये लोगों ने लिखा हुआ है ना, एज इट इज अपने नोट्स पे अंदर लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा हुआ है कि ये क्लोज अप्रोक्सीमेशन होता है IRR का, कब होता है, जब पहला 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सबसे पहला, प्रोजेक्ट की लाइफ एटलीस्ट ट्वाइस द पेबैक पीरियड होनी चाहिए, एंड दूसरा, इक्वल अमाउंट ऑफ एनुअल कैश फ्लो होना चाहिए, बस वही है। फिर आगे फॉर्मूला लिख दो, काम हो जाएगा, 2 मार्क्स पूरे। स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया कि हमेशा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर पर एनुअल कैश फ्लोस के अंदर फाइनेंसिंग कॉस्ट को नहीं लेते, कभी नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, अपन बात करिए, तो बस वही लिखना है आपको कि हमें एक्सक्लूड करनी है कौन सी कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन डेट एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहे आपके इक्विटी के हों चाहे आपके प्रेफरेंस के हों, आप उनको इग्नोर करते हो, उनको एक्सक्लूड करते हो डिसीजन अपने कैश फ्लो कंप्यूटेशन से, बस वही लिखा है। लिस्ट आउट द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय द मैनेजर टू मेजर एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, अभी फालतू टॉपिक है, कुछ भी दे दिया, ठीक है, बस समझ लो कौन सी चीज़ें को ध्यान रखना होता है हमें NPV निकालते टाइम पे, ठीक है। सबसे पहले अपने को कैश फ्लो लेना होता है, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। दूसरा, अपने को टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई करना होता है, एंड अपने को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है, बस यही है, फालतू है, ठीक है।
फिर क्या बोल रहा है, डू द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड एनपीवी गिव द सेम लीड टू द सेम एक्सेप्टेंस रिजेक्शन एंड रैंकिंग डिसीजंस। क्या उनसे सेम रिजेक्ट प्रोजेक्ट चूज होता है, क्या उनसे सेम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, रैंकिंग भी क्या सेम आती है, नहीं आती ऑब्वियसली, पीआई और एनपी से सेम नहीं आती रैंकिंग, ठीक है। फर्क कब पड़ जाता है दोनों के बीच में, देखो जनरली तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रोजेक्ट दोनों से जो प्रोजेक्ट चूज होगा वो सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल जिसका पीआई ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मैंने आपको प्रॉपर टेबल भी बना के दिया है ना नोट्स के अंदर डिटेल में, जिसका पीआई 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, उसी का एनपीवी भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। पता ही आपको दोनों का क्राइटेरिया तो ये होता है चूज करने का, ठीक है। लेकिन इन दोनों से रैंकिंग अलग अलग आ सकती है। रैंकिंग कब अपन यूज़ करते हैं, जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है। तो जब एक्सेप्ट रिजेक्ट है तब तो एकदम ठीक आएगा दोनों से डिसीजन, जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा तब जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी अपने नोट्स में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम कब आ सकती है, जब दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में से अपने को चूज करना है, तब दोनों की रैंकिंग अलग अलग आ सकती है, ठीक है। वो डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि एनपीवी एब्सोल्यूट वैल्यू के बेसिस पे बताता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रिलेटिव वैल्यू केवल बताता है, रिलेटिव आंसर होता है, ये एक रेशियो होता है, तो इसलिए अलग अलग आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी ये लोगों ने दे दिया आरटीपी का, आपको एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल बना के आने की जरूरत नहीं है, फिर भी चाहो तो बना के आ सकते हो। आप सिर्फ इतना इतना लिख दोगे जो हाईलाइटेड है, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग वैसे नोट्स के अंदर भी पूरी है। दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। अब इसके बाद अपन काम करते हैं, इसके आगे के जो चैप्टर्स उनको निपटा लेते हैं। डिविडेंड है और रेशियोज है, फिर अपन बाकी के पीछे हटा देंगे लेवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। चलो डिविडेंड डिसीजन पे आ जाते हैं। इसके अंदर जो मैं बोलते जाऊंगा वो आएंगे, एंड जो जो चीज़ें हैं सारे हमारे अपन ने ऑलरेडी न्यूमेरिकल के अंदर कवर कर रखे हैं। क्या बोला, लिस्ट एनी 4 असम्पशंस ऑफ गॉर्डन्स मॉडल, कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर प्रॉपर लिखा हुआ एकदम ये, ठीक है। शॉर्ट में अगर लिखना हो तो अपन किस तरीके से लिखेंगे इसको, देखो गॉर्डन्स मॉडल के अंदर, गॉर्डन मॉडल में जो जो वैल्यूज आती है उन सबको कांस्टेंट रख दो, खत्म करो, डिविडेंड को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सी वैल्यू जाती है, नीचे के ई जाती है, तो के ई विल रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद क्या जाता है, जी कैसे निकलता है, जी इक्वल्स टू बी आर, जी को कांस्टेंट कर देना, ठीक है। बी इंटू आर आता है ना, बी मतलब रिटेंशन रेशियो वंस डिसाइडेड इज कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट कर देना। आर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर IRR, उसको कांस्टेंट कर देना, IRR विल रिमेन कांस्टेंट। 4 हो गए ना तुम्हारे पॉइंट्स, खत्म, मार्क्स पूरे। बताओ ऐसे कोई बताएगा तुमको, कितना सिंपल था, याद कुछ करना भी नहीं पड़ा। बाकी के कौन से पॉइंट्स है अपन ने क्लास में वैसे ही पढ़ लिए, तो वही लिखने। फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, ठीक है, पता ही है। रिटेन अर्निंग्स के अलावा कोई भी और सोर्स नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, रिटेन अर्निंग के अलावा कोई भी और सोर्स नहीं है, खत्म बस। और एक और था अपन, एक वो भी फॉर्मूले में ही पढ़ते हैं अपन कि के ई मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट, के ई मस्ट बी ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, ठीक है। ये भी हो गया, 7 के 7 पॉइंट इस तरीके से हो गए। 4 मेन थे, वो अपन ने किस तरीके से देख लिए, फॉर्मूले के थ्रू देख लिए, ठीक है। एक्सप्लेन द अजम्पशंस ऑफ वोल्टस मॉडल, वोल्टस में भी थोड़ा सेम दिमाग लगाओ, ठीक है। आपको रेट ऑफ रिटर्न, आपको आर लेना होता है, आर को कांस्टेंट कर दो, के लेना होता है, के को कांस्टेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद अपना परफेक्ट कैपिटल मार्केट रहता ही है, परपेचुटी रहेगी फर्म के अंदर, क्योंकि वोल्टस मॉडल इज बेस्ड ऑन परपेचुटी का फॉर्मूला ना, परपेचुटी के फॉर्मूले पे बेस्ड है वो, ठीक है। टैक्सेस कुछ नहीं है, टैक्स डिस्क्रिमिनेशन कुछ, यहाँ तो टैक्सेस नहीं है, तो फिर टैक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है फर्म्स के बीच में, ये भी अपन ने पढ़ा। फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कुछ नहीं है। फाइनेंसिंग सिर्फ रिटेन अर्निंग से हो सकती है और किसी से नहीं, पढ़ लिए थे अपन ने क्लास के अंदर ही, ठीक है। स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ वोल्टस मॉडल ऑफ डिविडेंड डिसीजन, क्या एडवांटेज बोलेगा, सबसे पहले तो बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट है, ठीक है। दूसरा, इससे आप अलग अलग पॉसिबल मार्केट प्राइसेस निकाल सकते हो, मतलब अलग अलग मार्केट प्राइसेस निकाल सकते हो आप इसके लिए, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। एंड ये कंसिडर करता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी, ये कंसिडर कर लेता है कैपिटलाइजेशन रेट को भी, ये कंसिडर कर लेता है डिविडेंड पे आउट रेशियो को भी, तो सारे नंबर्स कंसिडर करके अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग मार्केट प्राइस निकाल कर देता है, इसलिए इतना अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत प्यारा फॉर्मूला है ना। नहीं भी हो तो भी लिख के आना आंसर में, ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ लिंटनस मॉडल, लिंटनस मॉडल याद है ना, जो अपन लगाते थे, जो अपना हो रहता था कि अपना जो भी टारगेट पे आउट रेशियो, अपना EPS 1 इंटू अपना टारगेट पे आउट माइनस D0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर करते थे, याद आ रहा है ना, वही फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो अपना टारगेट पे आउट रेशियो पैरामीटर था, दूसरा अपने को एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, वो 2 इसने लिख दी, तो टारगेट पे आउट और दूसरा अपना एडजस्टमेंट फैक्टर। वैसे तो और भी थे फॉर्मूला के अंदर, बट ठीक है, इसने 2 ही लिखे हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर को इसने क्या लिखा है, स्प्रेड एट विच करंट डिविडेंड एडजस्ट टू द टारगेट, यही है, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे चैप्टर में ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन यही है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजंस क्या है, देखो डिविडेंड डिसीजंस किस तरीके से डिटरमाइन करोगे, सबसे पहले तो आप देखो जो भी अपने मेन चीज़ें होती हैं वो तो लिख दो, आपको पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। दूसरा अपन कंसिडर करते हैं IRR को, वो भी आ गया, IRR आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, ठीक है। IRR के अंदर आपको पता है जो भी अपन कमा रहे होते हैं, ये अगर अपनी ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से, तो इट इज़ बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग्स, ठीक है। अगर आपका IRR आपकी अपन कंपेयर करते हैं ना R को KE से, ठीक है, बस वही है जो आपने अपन वहाँ पे लिखते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखनी है कि अगर आपका R ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो आप ज़्यादा रिटेन कर लो,
और ज़्यादा रिटेन कर लो, आप डिविडेंड कम दो। अगर उल्टा है आर इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो आप ज़्यादा डिविडेंड पे कर दो, बस वही चीज़ है। ठीक है, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी यहाँ पे लिख दिया। तो इसने लिखा है, इसने क्या लिखा है यहाँ पे, इसने लिखा है कि अगर आप डेट से पैसा लेने वाले थे, अगर आप डेट से रिस्क करने वाले थे, तो बेटर है कि आप डेट ही लो, आप डिविडेंड से रिटेन अर्निंग से फाइनेंस मत करो, क्योंकि डेट सस्ता पड़ता है अपने को। ठीक है, तो बेटर है आप रिटेन अर्निंग्स मत रखो, डेट से फाइनेंसिंग कर लो। वो बोला लेकिन अगर आप इक्विटी से फाइनेंसिंग करने वाले थे ना, अगर आप इक्विटी से फाइनेंसिंग करने वाले थे, तो उससे बेटर है कि आप रिटेन अर्निंग्स रख लो। क्यों? क्योंकि इक्विटी की कॉस्ट से कम होती है रिटेन अर्निंग्स की कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इक्विटी से बेटर होगा रिटेन अर्निंग्स, लेकिन रिटेन अर्निंग्स से बेटर होगा डेट। तो डेट इज ग्रेटर देन रिटेन अर्निंग्स इज ग्रेटर देन इक्विटी, वैसा साइन हो गया। तो इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस तरीके से होती है। ठीक है, और अपन कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करते थे? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन हैंड। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी करने के लिए, तो आप रिटेन रखो, पैसे को ज़्यादा रिटेन रखो। नहीं है तो पैसा बांट दो ना, क्या करोगे रिटेन रख के तुम। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कि आपके पास किसी और सोर्स से पैसा अवेलेबल है, वो आपको कंसिडर करना है इसके अंदर। ठीक है, 4 अपने हो गए। और क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आपको उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करनी है। 2 टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे, एक वो जो रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, डिविडेंड के लिए होते हैं, एक वो होते हैं जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जनरली द इन्वेस्टर प्रेफर्स करंट डिविडेंड ओवर द फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, ये लिख देना। एंड लास्ट पॉइंट कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने 6 बता दिए, 6 में से आप जो 4 लिखोगे आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो ऑप्टिमम मेंटेन रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं रखो तो आपका इक्विटी बहुत ज़्यादा हो जाए और डेट एकदम कम हो जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि डेट बहुत बढ़ा दी, इक्विटी बहुत कम है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि रिटेन अर्निंग से आपका ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन होना चाहिए, बस यही लिखा हुआ है। ठीक है, और पॉइंट्स इग्नोर कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? कंडीशन फ्रेम बाय सेबी विच अ कंपनी नीड्स टू फुलफिल इन ऑर्डर टू इशू बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के लिए कौन सी कंडीशन कंपनी को मीट करनी पड़ती है एज पर सेबी? ये आपने शायद कहीं ना कहीं कंपनी एक्ट में पढ़ी होगी। क्या बोलता है कि कैश डिविडेंड के बदले बोनस शेयर इशू नहीं हो सकता है। कैश डिविडेंड के बदले बोनस शेयर इशू नहीं हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स मत करना, ऐसा सेबी बोलता है। बोलता है एओए से जो ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसके अंदर ऑथराइज होना चाहिए। ठीक है, एंड दूसरा ये अगर आपके कोई भी पार्टली पेड अप शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो पहले उन पार्टली पेड अप शेयर्स को आप फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही आप बोनस शेयर दे पाओगे। अगर आपके कुछ भी पार्टली पेड अप शेयर्स पड़े हुए हैं ना, तो आप बोनस नहीं दे पाओगे, ऐसा लोगों ने बोला। ठीक है, द कंपनी ने किसी लोन की रीपेमेंट में, इंटरेस्ट की रीपेमेंट्स, कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज की रीपेमेंट के अंदर डिफॉल्ट नहीं कर रखा होना चाहिए। पहले वो सेटल होगा, उसके बाद डिविडेंड पे होगा। ऐसा नहीं कि पहले तुम मौज करो, तुमने बाकी तो जगह तो डिफॉल्ट मार रखा है, तो पहले डिफॉल्ट सेटल करो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इशू होना चाहिए सिर्फ शेयर प्रीमियम में से और फ्री रिजर्व्स में से। ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व में से नहीं डिक्लेयर हो सकता जो आपने बनाया है। क्यों? रिवैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के थ्रू। तो कैपिटल रिजर्व बनाते हैं अपन रिवैल्यूएशन करने के लिए, उससे पेमेंट नहीं हो सकता आपका बोनस शेयर्स। आपका बोनस शेयर जाएगा सिर्फ शेयर प्रीमियम में और फ्री रिजर्व्स अकाउंट से। ठीक है, चलो ये भी हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लेना। देन मेंशन एनी वन एडवांटेज ऑफ स्टॉक डिविडेंड टू द कंपनी एज वेल एज टू द इन्वेस्टर। कंपनी को भी क्या एडवांटेज होगा स्टॉक डिविडेंड का, एंड इन्वेस्टर को भी क्या हो सकता है? कंपनी को देखो 2 एडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहला क्या कि कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड अगर दिया है तो उसने कैश नहीं दिया। देखो, ठीक है, देखो स्टॉक डिविडेंड वैसे तो देखो बोनस शेयर ही हो गया एक तरीके से। ठीक है, एंड उसको अपन कैश डिविडेंड की जगह पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है सेबी के अंदर। बट ये लोगों ने वही पॉइंट लिखा है फिर भी कि आप कैश डिविडेंड देते, इससे ज़्यादा आप स्टॉक डिविडेंड दे दो। क्यों? उससे होगा क्या? कैश डिविडेंड आप देते तो आपका कैश चल जाता। अगर आपकी कंपनी के पास कैश क्रंच है ना, कैश क्रंच है, तो बेटर है आप स्टॉक डिविडेंड दे दो, क्योंकि उससे आपको कैश नहीं पे करना पड़ेगा। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या हो गया? अगर आपके लेंडर्स ने कभी आप पे आपके ऊपर इम्पोजिशन लगा रखा है, रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आप कैश डिविडेंड नहीं दे सकते, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप स्टॉक डिविडेंड दे सकते हो कि आपने स्टॉक को ऐसे डिविडेंड पे कर दिया, यानी आपने बोनस शेयर इशू कर दिया एक तरीके से। ठीक है, इन्वेस्टर को एडवांटेज क्या हो सकता है कि बोनस शेयर मिलते ही आपको पता है कि कंपनी की मार्केट प्राइस कम हो जाती है, गिर जाती है, आधी मतलब प्रोपोर्शनेटली कम हो जाती है। तो उससे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी। अभी पहले तुम्हारे पास 1 शेयर था, अभी लेट्स तुम्हारे पास 3 शेयर हो चुके हैं, तो उन 3 में से तुम एक को निकाल के बेच सकते हो। ठीक है, पहले तुम एक को निकाल के कैसे बेचते पूरे को, अब उस 3 में से तुम एक बेच सकते हो, तो तुम्हारी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी ना इससे। तुम अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लिक्विडिटी बेटर हो जाएगी तुम्हारे हाथ में। ठीक है, ये हो गया एडवांटेज ऑफ स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का भी वही है जो थोड़ा बहुत उसका है, कैश स्टॉक डिविडेंड का है। पहला क्या है? ये शेयर को अफोर्डेबल बना देता है स्टॉक स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि छोटा हो जाता है, शेयर की मार्केट प्राइस कम हो जाती है, तो स्मॉल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? इससे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे।
ठीक है, नए लोग आ पाएंगे इन मार्केट के अंदर, नए लोग आ पाएंगे, नए लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो आप बाद में उनको राइट इशू करके आप बाद में उनसे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो। पहले आपके पास 10 शेयर होल्डर ही थे, अब आपके पास 20 शेयर होल्डर हो चुके हैं लेट्स से, तो 20 से अगर आप राइट इशू करोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, 10 से करोगे तो कम मिलेगा। तो बस वही है, पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज इन फ्यूचर। बस डिविडेंड डिसीजन भी खत्म हो गया। ठीक है, अब अपने बच रहे हैं सिर्फ, अच्छा रेशियोज पे आ जाए अपन। रेशोस तो भाई बहुत ईजी है, मतलब ऑलमोस्ट जो अपन ने रेशोस की क्लास में अपन ने रेशोस पढ़े ना, बस आपको उनमें से ही लिख के आना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, दूसरा वाला भी किसी काम का नहीं है, तीसरा वाले को अपन को लिखना है न्यूमेरिकल सी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, गियरिंग रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो आपने क्लास में पढ़ा है, न्यूमेरिकल ने पढ़ा, बस आपको उसी का लिख के आना है, कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस दिखाने के लिए आपको देने दिखा दे कि इनका मीनिंग क्या है, बस वो पढ़ लेना आप। वो भी अपन ने क्लास में इंटरप्रिटेशन डिस्कस किया ही था कि किस काम आता है। ठीक है, वही लिखना है आपको। डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ आरओई यूजिंग ड्यू पॉइंट मॉडल, ये भी अपन ने क्लास में डिस्कस किया, सेम बस आपको जो न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग है वही लिखना है। क्या बनता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर से बनता है। बस आपको एक एक का दिख लेना है कि अच्छा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एक लाइन लिखनी है, उनका फॉर्मूला लिखना है, बस आगे जाकर दिखा दो कि आरओई किस तरीके से निकलता है, सिंपल ही है। ठीक है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट रेशियोज दैट वुड बी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, बहुत अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन टेस्ट करता है तुम्हारे रेशियोज़ का, अच्छा क्वेश्चन है। बैंक इन आपको बताना है कि इन सारे सिचुएशंस के अंदर आप कौन सा रेशियो यूज़ करोगे। ठीक है, कौन से टाइप के रेशियोज यूज़ करोगे। अब बैंक इज अप्रोच बाय अ कंपनी फॉर अ लोन ऑफ ₹50 लाख, ठीक है, फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पसेस। तो बताओ, अगर आप बैंक को, आपको किसी कंपनी ने बोला 50 लाख का लोन दे दो हमको वर्किंग कैपिटल के लिए, तो आप कौन से रेशियोज चेक करोगे। वर्किंग कैपिटल मतलब CA माइनस CL, तो CA माइनस CL यानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, तो सारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी वाले रेशियोज आप चेक करोगे। लिक्विडिटी रेशियोज बोल दो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोल दो, वाले रेशियोज आप चेक करोगे। कौन से हो गए, लिक्विडिटी रेशियोज आप चेक करोगे और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, चलो, अ लॉन्ग टर्म क्रेडिटर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग वेदर इट्स क्लेम इज एडिक्वेटली सिक्योर्ड। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर है ये, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी आ जाएंगे, जिसको अपन लेवरेज रेशियो भी बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज बोल लो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बोल लो। ठीक है, ठीक है, वैसे तो ये दोनों जो हैं ये सॉल्वेंसी का पार्ट होते हैं ना, एक तरीके से सॉल्वेंसी का पार्ट होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, बट ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, चलो, उसके बाद में आपके हैं शेयर होल्डर हु इज एग्जामिनिंग हिज पोर्टफोलियो एंड हु इज टू डिसाइड वेदर ही शुड होल्ड और सेल हिज होल्डिंग इन द कंपनी। ठीक है, शेयर होल्डर को डिसाइड करना है। शेयर होल्डर कौन सा रेशियो यूज करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फ्रॉम ओनर्स और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वो रेशियोज पढ़े थे अपन, प्रॉफिटेबल रेशियोज की सब कैटेगरी, वो वाले यूज़ करेगा शेयर होल्डर है तो। ठीक है, उसको बेचना है कि खरीदना है वो इस पे डिसाइड करेगा। अ फाइनेंस मैनेजर इंटरेस्टेड टू नो द इफेक्टिवनेस विथ विच अ फर्म यूजेस इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज यानी आप अपने एसेट्स को कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, जिसको यूज़ करने के लिए अपन कौन से रेशियोज यूज़ करते हैं, टर्नओवर रेशियोज, जो किसका पार्ट बनते हैं, हमारे एक्टिविटी रेशियोज का। तो एक्टिविटी रेशियोज अपने हो गए। ठीक है, चलो, ये अच्छा क्वेश्चन था। डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े जो थॉट प्रोवोकिंग होते हैं ऐसे जनरली आते हैं। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, मैं जो बोलूँगा पहले वो देखना। ठीक है, क्योंकि कुछ बहुत फालतू भी हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। मतलब एक रेशो आपको बोलेगा, नेट प्रॉफिट रेशो आपको बोल रहा है कि नहीं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन आप ROC देख रहे हो तो वो बोल रहा है नहीं कंपनी बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है। तो मतलब वही बात है कि आप रेशियोज को इंडिपेंडेंट तरीके से देख के बता नहीं सकते हो कि अच्छा कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है। आपको सबको एक साथ देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीपल रेशियोज को एक साथ कंसिडर करना पड़ता है। बस एक यही है कि इंटर रिलेटेड नॉट इंडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड है सारे के सारे। ठीक है, व्यूड इन आइसोलेशन वन रेशियो में हाईलाइट एफिशिएंसी बट व्हेन कंसिडर्ड एज सेट ऑफ रेशियोज दे में स्पीक डिफरेंटली। ठीक है, बस वही बात है। ठीक है, दूसरा क्या है, देयर इज नो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रेशियोज, मतलब आप कंपेयर किससे करो वो एक स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है। जनरली अपन इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद इंडस्ट्री एवरेज, राइट। बट इंडस्ट्री एवरेज भी कभी कभी गलत प्रूव हो सकता है। कैसे, अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रहे हो तो इंडस्ट्री से कंपेयर कैसे करोगे, आप ऑलरेडी बेटर हो, कैसे कंपेयर करोगे। आपका टारगेट तो बड़ा होना चाहिए, स्टैंडर्ड ज़्यादा होने चाहिए। बल्कि अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री से नीचे हो तो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड आपके लिए काम नहीं करेंगे, आपके स्टैंडर्ड थोड़े कम होने चाहिए। तो बस वैसा ही बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, अब दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पीरियड में अगर चेंजेस हो जाते हैं, आपके अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है, तो आपका डेटा किसी दूसरे डेटा के साथ, दूसरी कंपनी के डेटा के साथ में कंपेरेबल ही नहीं है। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन लेते हो WDV के ऊपर, दूसरी कंपनी ले रही है SLM के ऊपर, मतलब और भी पॉलिसीज होती है डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। तो अब उन पॉलिसीज से आपकी ROC जो निकल के आएंगे वो कंपेरेबल नहीं हो पाएंगे। बेसिकली वही बात है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, कंपनी अच्छा दिखाने के लिए रेशियोज को विंडो ड्रेसिंग भी कर सकती है।
ठीक है, ये एक और हो गया, 4 तो अपने लिख दिए। 5वां क्या लिख सकते हो, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइंस। वो बोल रहे हैं कि देखो अगर कंपनी के पास मल्टीपल बिजनेस है, एक स्टील का है, एक क्लोथिंग का है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट का है, ये मैंने मेरी कंपनी के बारे में बता दिया ना, एवीजी के बारे में स्टील क्लोथिंग रेस्टोरेंट, ठीक है, स्टील क्लोथिंग रेस्टोरेंट, ठीक है। चलो, अगर आपके कंपनी के पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो हर एक के लिए जो रेशियोज निकल के आएंगे, ठीक है, हर एक के जो रेशियोज निकल के आएंगे वो आपको इंडिविजुअल कंपेयर करने पड़ेंगे। आपको अलग अलग डिवीजन के आपको अलग अलग रेशियोज निकालने पड़ेंगे कंपैरिजन करने के लिए। अगर आप पूरी कंपनी का इन टोटल निकालोगे ना, अगर रेशियोज पूरी कंपनी का अगर इन टोटल रेशियोज निकालोगे तो उनके लिए कंपेरेबल नंबर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल बिजनेसेस के रेशियोज डेटा एक साथ आ गया। तो वही बोल रहे कि अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, आपके बिजनेसेस अलग अलग हैं, तो अगर आप उनका एग्रीगेटेड डेटा के हिसाब से रेशियोज निकालोगे तो वो किसी काम के नहीं है रेशियोज। बस वही बोल रहा है ये, ठीक है। चलो, ये वाला टॉपिक भी खत्म, ठीक है। बस एक और टॉपिक है जो स्टडी मॉड्यूल के अंदर दे रखा है अपना इसे के, जो अभी तक इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, बट आई फील कि कभी ना कभी आ सकता है। अच्छा टॉपिक है। वो क्या है कि रेशियोज के यूज़र्स कौन होते हैं, ठीक है। स्टडी मॉड्यूल के अंदर मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आ सकता है ना, देखो ये रहा अपना स्टडी मॉड्यूल ऐसे का, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखो, आप सिर्फ नाम समझ लो एंड लॉजिकली सोच लेना कि ये इसका काम किसको क्यों रेशियो यूज़ करना होगा, बस वही है, ठीक है। शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को रेशियो से मतलब है उसको जानना है कि उन्होंने कितना कमाया, कितना गेन हो रहा है उनको। इन्वेस्टर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स तो हर कोई है, इन्वेस्टर बड़े बड़े थोड़े उसे होते हैं, ठीक है, ठीक है। लेंडर्स को मतलब है कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। क्रेडिटर्स को मतलब है आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज से। एम्प्लॉयज़ जानना चाहते हैं कि कंपनी अच्छे से कमा रही है, नहीं कमा रही, उनकी सैलरी दे पाएगी नहीं दे पाएगी वगैरह। गवर्नमेंट जानना चाहती है कि फिर टैक्स चुका रही है नहीं चुका रही, कोई गलती तो नहीं करी, कहीं घबला तो नहीं हो रहा है। रेगुलेटर्स से भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह देखना चाहते हैं, ठीक है। अलग अलग मैनेजर्स देखना चाहते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, उनको अपने अपने डिपार्टमेंट से मतलब है। फाइनेंशियल मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, जनरल मैनेजर हो गया। सीईओ को मतलब पूरा बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी पेमेंट परफॉर्मेंस वगैरह सब उससे लिंक्ड है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग यूजर्स के नाम आ सकते हैं। आप यूजर्स के नाम पे सारे लिख के आ ही जाना, ठीक है। शेयर होल्डर्स हो गया, लेंडर्स हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, क्रेडिटर हो गया, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, रेगुलेटर एंड अलग अलग टाइप के मैनेजर्स, ठीक है। अब लास्ट एक और है, इसका क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक रेशियोज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपने ये सर्विस कॉस्टिंग के अंदर पढ़े होंगे, जनरली थोड़े बहुत सर्विस कॉस्टिंग के अंदर पढ़ लिए होंगे, थोड़े बहुत बिजनेस की एक्यूमेंट आता है जब जाते हो इंडस्ट्री में तब दिखते हैं, बट यहाँ पे अपने कवर्ड है, ठीक है। टेलीकॉम के अंदर रेशियोज रिलेटेड होते हैं कॉल के थ्रू, ठीक है, कि पर कस्टमर कितने कॉल वगैरह कर रहा है, पर कॉल पे अपन कितनी अर्निंग्स कर रहे हैं, रेशियो रिलेटेड टू द कॉल्स, ये कितने कॉल हो रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पर कस्टमर, आपने एक टर्म सुनी होगी आरपू करके, टेलीकॉम में रहती है आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है आरपू करके, वही है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पर कस्टमर, ठीक है। देन बैंक के लिए लोन टू डिपॉजिट रेशियोज होते हैं, आपने एक सुना होगा कासा रेशियो करके होता है, करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट के लोन में से कितना पैसा कौन से सेविंग्स में से जा रहा है, करंट में से जा रहा है, उसके रेशियोज भी होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम रेशियो, बैंक की तो मैंने ऑडिट करी हुई तो सारे रेशियोज मैंने देख ही रखे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम रेशियोज होते हैं इनके, ठीक है। देन होटल के केस में आपको पता ही होगा रूम ऑक्यूपेंसी रेशियो, ये आपने कराई होगा सर्विस कॉस्टिंग में। बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो, ये भी आपने देखा होगा, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट का तो आपने सुने होगा, टन किलोमीटर होता है ना, एक टन किलोमीटर करके अपनी आती वही पैसेंजर किलोमीटर, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, वही टन किलोमीटर वगैरह, वही सारी ये रेशियोज, ये शायद अलग से एक क्वेश्चन में कभी ना कभी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेना, बस इसका तो हमारा रेशियोज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अपन चलते हैं किसकी तरफ, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अपने 2 चैप्टर बच गए, अपन उन दोनों को निपटा लेते हैं, अपना टॉपिक, अपना थ्योरी खत्म हो जाएगा। लेवरेजेस और अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत छोटे से, ठीक है। पहले में क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग रिस्क इज एसोसिएटेड विद कॉस्ट स्ट्रक्चर, वेरियस फाइनेंशियल रिस्क इज एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर। पता ही अपने ऑपरेटिंग रिस्क मतलब बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क यानी फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। क्रिटिकल एग्जाम इन दिस स्टेटमेंट, और इसकी जगह भी ये एग्जाम में आ रखा है ना, May 13 में 4 मार्क्स का, ऐसे मतलब सजेस्टेड आंसर्स का ये, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। ये भी अपने क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ा है, नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, वही आपको लिखना है। क्या होता है बिजनेस रिस्क, इट इज एसोसिएटेड विद द फर्म्स ऑपरेशंस, ठीक है। ये क्या दिखाता है, वेरिएबिलिटी ऑफ ईबीआईटी, या फिर डिफिकल्टी विथ विच द ईबीआईटी कैन बी प्रिडिक्टेड, वही अपन लिखते थे। बिजनेस रिस्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबिलिटी ऑफ ईबीआईटी, ठीक है। बाकी आगे की जो चीज़ लिखनी लिख देना। फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है, एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल प्रोवाइडर्स, राइट। एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन द फर्म शेयर होल्डर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डेट यूज इन फाइनेंसिंग, डेट की जगह पे लिखना फिक्स्ड कॉस्ट प्रोवाइडर्स, वो बेटर है, उसमें प्रेफरेंस भी आ गया, डेट भी आ गया।
व्हाट इज द रेंज ऑफ ड्यूअल, अगेन FM360 के अंदर क्लियरली अपना रेंज बना हुआ है, रेंज का अपने रेंज का अपने टेबल बना हुआ है नोट्स के अंदर लास्ट पेज पे, बस वही आपको रेंज ऑफ ड्यूअल लिखनी है, ठीक है। चलो, एंड अपन ने उसको BEP वगैरह से भी कंपेयर किया था ना, BEP वगैरह से, बस वही चीज़ इसने यहाँ पे लाइन स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दी है। टेबल देख लेना, बेटर कवरेज हो जाएगी आपकी उससे, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इन फाइनेंशियल लेवरेज एनालिसिस, ये भी अपने बुक में क्लियरली लिखा हुआ, नोट्स में अपन ने कंसेप्चुअल लेवल पे जाके पढ़ाई, तो अपन ने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी न्यूमेरिकल के लेवल पे जाके पढ़ने पड़ा है इसको, बस आपको वही लिखना है। शॉर्ट में बताएं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है कि जब आप डेट ज़्यादा लेते हो ताकि आपका EPS और ETAS और ROE इंक्रीज हो सके, ठीक है। ये कब होता है, जब आपका ROC इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। ऐसे केस में आप जितना ज़्यादा डेट लोगे, डेट आपका फेवरेबल होगा, फेवरेबल लेवरेज होगा, फेवरेबल लेवरेज से क्या होगा, आपका EPS, आपका ETAS और ROE आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। बस वही चीज़ लिखनी है अपने को, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है घुमा फिरा के, नेगेटिव अनफेवरेबल लेवरेज, वही सब चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। एक्सप्लेन फाइनेंशियल लेवरेज जैसा डबल एज स्वॉर्ड, ये भी ये और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अपना दोनों सेम साथ में अपन पढ़ते हैं ना, पता है ना, नोट्स के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। एक्सप्लेन फाइनेंशियल लेवरेज जैसा डबल एज स्वॉर्ड, डबल एज स्वॉर्ड का मतलब क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल हो तो उसका फायदा होगा, दो धारी तलवार, फाइनेंशियल लेवरेज दो धारी तलवार, ठीक है। इस तरफ चले तो दुश्मन का गला, इस तरफ आए तो तुम्हारा गला, तो दो धारी तलवार है भाई फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। अगर वो फेवरेबल हुआ तो तुम्हारा इक्विटी को फायदा होगा, अगर वो अनफेवरेबल हुआ तो इक्विटी को नुकसान हो जाएगा। फेवरेबल कब होगा, जब ROC बोलो, ROI बोलो, RO इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, तब फेवरेबल होगा, और ये नीचे इससे कम होगी तो आपका अनफेवरेबल होगा। बस इक्वल होगी तो न्यूट्रल हो आप, बस वही लिखा हुआ है, ठीक है। लेवरेज खत्म, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन कहाँ यूज़ करते हैं, बताओ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए अपन यूज़ करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, किस काम के लिए लेते हैं, जो अपने कैश फ्लोस होते हैं उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, किससे, अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, बस वही लिखा हुआ है। दूसरा अपन कहाँ यूज़ करते हैं, वर्किंग कैपिटल के अंदर, ध्यान है अपन क्रेडिट पॉलिसी के अंदर कंपेयर करते थे कॉस्ट ऑफ फंड से। कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे निकालते अपन, कॉस्ट ऑफ फंड्स निकालते थे ना, कैसे निकालते थे, उसके अंदर अपन KO को यूज़ करते थे। ध्यान हो, किसी क्वेश्चन में KO दे रखा, मैंने बोला था इसको बहुत कुछ नामों से बोला जा सकता है, कभी KO बोल सकता है, कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकता है, कभी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल सकता है, ठीक है। अलग अलग नामों से कुछ भी बोल सकता है। तो अपन क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे निकालते थे, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स निकालते थे सबसे पहले, उसको मल्टीप्लाई करते थे किससे, कॉस्ट ऑफ फंड्स की रेट से। वो रेट कुछ भी हो सकती थी, KO, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो वो बोल रहा है डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी के लिए अपन इसको यूज़ करते थे, ठीक है। कैसे, अपने को कॉस्ट ऑफ फंड जो निकालना होता था वहाँ पे इसको यूज़ करते थे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अलाउिंग क्रेडिट पीरियड इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट। तो आप क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ अलाउिंग क्रेडिट पीरियड निकालने के लिए KO को यूज़ करते थे, ठीक है। दूसरा इसने बोला परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए, कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को अगर आपको कंपेयर करना हो, परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और बिजनेस, तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज़ कर सकते हो कि किसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रही है, वो बेटर फाइनेंसिंग कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। इस कंपेयर्ड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज नोन एज है कट ऑफ रेट और हर्डल रेट, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अनलाइकली टू कम इन एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। डिस्कस द डिविडेंड प्राइस अप्रोच एंड अर्निंग्स प्राइस अप्रोच टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी करने की जरूरत नहीं, अगले वाले क्वेश्चन में वैसे ही कवर्ड है ये, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, अगेन न्यूमेरिकली है, जो भी चार, कोई भी से भी 4 मेथड लिख देना, कौन से मेथड होते हैं, डिविडेंड यील्ड अप्रोच, अर्निंग्स यील्ड अप्रोच, ठीक है। देन अपना कौन सा होता है, YTM अप्रोच, यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच, रियलाइज्ड YTM बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल लिख देना, ठीक है। और अपना एक और था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, गोल्डन काका का मॉडल, बस वही सारे लिखे हैं, उनके बारे में एक लाइन लिखी है, कुछ भी लिख दो, एक लाइन, और फॉर्मूला सही लिख देना, बस तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ये भी हो गया, बस ख़त्म हो गया अपना थ्योरी कंप्लीट, ठीक है। बोलो कितना इफेक्टिव रिवीजन हुआ अपना, मस्त, ठीक है। 3.5 घंटे के अंदर सारी थ्योरी ख़त्म कर दी अपन ने, ठीक है। ईजिली सेफ साइड पे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वरना तो मैं अग्रेसिव एस्टिमेट भी दे सकता हूँ, लेकिन ईजिली 6 से 8 मार्क्स तुम्हारे इसमें से आराम से कवर्ड है इस मैराथन से, ठीक है। अग्रेसिव बोलना हो तो 10 के 10-20 में से आ सकते हैं पूरे, लेकिन 6 से 8 तो तुम्हारे कहीं नहीं गए इस मैराथन में से, ठीक है। चलो गाइस, अब मिलते हैं अपन आने वाले रिसोर्सेज के साथ में, और भी अपने को रिसोर्सेज के लिए मिलना है, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजीज भी आपके साथ डिस्कस करनी है, एग्जाम पास में आने वाले हैं, ठीक है। पढ़ते रहना, कंसेप्चुअली पढ़ना, लॉजिक का साथ मत छोड़ना, लॉजिक आपका साथ नहीं छोड़ेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।